ये कहानी सेकेंड ईयर हाई स्कूल के स्टूडेंट इसागी की है। उसको गॉड ने एक रहस्यमय वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जो कि अर्थ के अंदर भी मौजूद नहीं है। एपिसोड की शुरुआत में इसागी साइची एक गुफा के अंदर फंस चुका था, लेकिन उस गुफा के अंदर कोई तो ऐसी चीज थी जो कि वहाँ पे चमक रही थी। उसकी रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि इसागी को सामने कुछ भी वहाँ पे नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से वो रोशनी वहाँ पे खूबसूरत सी लड़की के ऊपर बदल जाती है। इरागी ये चीज को देख करके बिल्कुल से वहाँ पे शॉक हो जाता है। ये इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की अचानक से मेरे सामने यहाँ पे क्या कर रही है, वो भी ऐसी हालत में। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उतने में वो लड़की की आंखें भी वहाँ पे खुल चुकी थी। वो उठते ही जा करके इरागी को वहाँ पे गले लगा लेती है और इरागी से जा करके बोलती है, आई लव यू बाबू, क्या तुम मुझसे यहाँ पे शादी करोगे। अचानक से खूबसूरत सी लड़की का वहाँ पे प्रकट हो जाना एंड वो खूबसूरत लड़की का आ करके वहाँ पे उसको आई लव यू कहना हमारे हीरो के लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी। उसको याद आता है कि जब वो ये वाली दुनिया के अंदर नहीं आया था तो वो असल में एक मोटा चुबी और बदसूरत सा लड़का था जिसको कि हर कोई यार वगैरह बंदा आकर के वहाँ पे बुली भी किया करता था। पर उस दिन उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई जब लास्ट वाले पीरियड में वहाँ पे उसके स्कूल का अलार्म बजता है। उतने में ही अनाउंसमेंट हो जाती है एंड सभी जा रहे बच्चों को वहाँ पे क्लास में रुकने के लिए बोला जाता है। उस अनाउंसमेंट के पीछे जो भी शख्स वहाँ पे था वो अपने आप को वहाँ पे गॉड बता देता है। वो बच्चों से बोलता है, सारे बच्चों तुम लोग को मैं एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर भेजने वाला हूँ। तभी वो गॉड उन लोगों से बताता है कि बच्चों अब तुम लोग को इस दुनिया को छोड़ करके किसी और वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहाँ पर कि वो सभी के सभी बच्चे वहाँ पे हीरो होंगे और वो उन सभी बच्चों को पावर और आइटम बॉक्स को भी वहाँ पे दे देता है। उन सभी बच्चों को ये सभी अनाउंसमेंट बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। देखा आजकल के स्कूल वाले भी कैसे हमको टोपा पहना रहे हैं, हाँ मैं सच बात है। तभी फिर से वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है। उन सभी बच्चों को वहाँ पे ग्रुप्स के अंदर आने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन बेचारे इरागी के साथ तो कोई भी वहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए तैयार ही नहीं था। जस्ट बिकॉज ऑफ इस वर्ल्ड के अंदर भी इरागी का लेवल सिर्फ वहाँ पे 1 था, इसलिए वो बेचारा वहाँ पर अकेला ही रह जाता है। इरागी को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से तड़पते हुए देख करके गॉड को भी उसके ऊपर वहाँ पे तरस आ जाती है। इसीलिए वो तुरंत ही इरागी को वहाँ पे एक स्पेशल स्किल दे देते हैं एंड उसको भी दूसरे वर्ल्ड के अंदर वहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अकेले टेलीपोर्ट होने के कारण इरागी वहाँ पे एक अजीब सी जगह में टेलीपोर्ट हो गया था जहाँ पर कि उसके फ्रेंड्स भी उससे काफी ज्यादा दूर दूर थे। बेचारे इरागी को वहाँ पे आए हुए 5 दिन बीत चुके थे। 5 दिन में उसने वहाँ पे न खाया था ना तो वहाँ पे पिया था। तभी उसको अपने सामने वहाँ पे कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई देता है। इरागी तुरंत ही से अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसको खाने की कोशिश करता है। तभी उसके पीठ के ऊपर से एक काली सी चीज लड़ते हुए वहाँ पे उधर जाकर के गिरती है। इरागी दर्द में चिल्लाते हुए उस चीज को वहाँ पे गाली दे रहा था कि तभी वही चीज फिर से वहाँ पे इरागी के ऊपर कूद करके वापस से भाग जाती है। अब बेचारे 5 दिन के भूखे इरागी के पास जरा सी भी वहाँ पे जान नहीं बची हुई थी कि वो जा करके उस चीज का वहाँ पे सामना कर पाए। तभी उसकी नजर उसके सामने पड़े हुए कोई नारियल जैसे चीज पर पड़ती है। इरागी तुरंत ही से जा करके उस नारियल जैसी चीज को वहाँ पे उठा लेता है और ये चीज को भी वहाँ पे चेक कर लेता है कि वो चीज वहाँ पे खाने के लिए सेफ है या फिर नहीं। इरागी को पता चलता है कि ये फल कोई भी तरीके से यहाँ पे जहरीला नहीं है, बल्कि इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन है। इरागी बहुत ही ज्यादा भूखे होने के कारण वो उसे तुरंत ही से वहाँ पे खा लेता है, पर उस चीज का टेस्ट तो इतना ज्यादा बुरा था कि इरागी को तुरंत ही वहाँ पे उल्टियां हो जाती हैं। लेकिन बेचारा इरागी भूखा था ना, वो फिर भी उस चीज को वहाँ पे खा लेता है। तभी इरागी के आसपास से एक रोबोटिक टाइप की वहाँ पे आवाज आती है जो कहती है फ्रूट ऑफ एलोवेशन का असर होना यहाँ पे शुरू हो चुका है। पर इरागी को तो अपने अंदर कोई भी तरीके का अंतर नहीं समझ में आ रहा था। अब इरागी वापस से अपने आसपास में कुछ खाने की चीजें ढूंढने लग जाता है। तभी झाड़ियों के पार उसे वहाँ पे कुछ नाचते हुए मंकीज दिखाई देते हैं। ये वही मंकीज थे जो कि पहले जा करके इरागी को वहाँ पे परेशान कर रहे थे। इरागी अपनी स्किल का यूज करके तुरंत ही उस मंकीज के वहाँ पे लेवल को चेक करता है एंड वो ये चीज को देख करके वहाँ पे हैरान था कि मंकीज का भी लेवल यहाँ पे 120 है, जबकि खुद इरागी का लेवल वहाँ पे 1 है और ये मंकीज वहाँ पे कुछ तो घिस घिस करके बना रहे थे। उनके जाने के बाद इरागी तुरंत ही जा करके वहाँ पे चेक करता है एंड उसे वहाँ पे 9 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन मिलते हैं। उसके साथ ही में वहाँ पे हायर रिकवरी पोशन भी रखे हुए थे जो वो इस वर्ल्ड के अंदर मंकी बना रहे थे। हद पारे यार, हमारे यहाँ के तो मंकी बड़े जंगली हैं। इरागी मौका को देखते ही तुरंत ही वहाँ पे चौका मारते हुए उन सभी चीज को अपने आइटम बॉक्स के अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे इरागी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि हमारे हीरो के लिए परेशान हुए जा रहे थे क्योंकि वो उन लोगों से बिछड़ चुका है और उनके आसपास भी नहीं है। अब जिसके बाद हम लोग वापस से वहाँ पे इरागी को देखते हैं जिसको कि जंगल के अंदर वहाँ पे एक मशरूम मिलता है जिसकी तो इन्फॉर्मेशन उसकी स्किल्स के भी पास नहीं थी। तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, साथ ही में वो परेशान हो करके आखिर में उस मशरूम को वहाँ पे खा ही लेता है, ये सोचते हुए कि अगर जिंदा होना होगा तो जिंदा हो जाएगा वरना मर जाएगा। जिसके बाद जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, उसकी हालत वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से खराब होने लगती है। पर उस मशरूम को खाने से उसको पैरर रेसिस्टेंस वाली स्किल भी मिल चुकी थी। अब
अब इरागी को यही ख्याल आता है कि जब वो यहाँ पे इस दुनिया के अंदर मरने ही वाला है तो उसको बाकी के बचे हुए फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन भी यहाँ पे खा लेने चाहिए। इरागी के पास 9 में से सिर्फ 2 ही नारियल वहाँ पे बाकी बचे हुए थे और इन्हीं की वजह से वो इतने दिनों से अब तक यहाँ पे इसी दुनिया के अंदर सरवाइव करता आ रहा है। लेकिन अब तक उस बूढ़बक को जरा सी वहाँ पे पता नहीं चला था कि इन फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का क्या ही यहाँ पे असर होने वाला है। अब इरागी को लगने लगता है कि वो बात जरूर से यहाँ पे झूठ थी और यही चीज को सोच करके वो वहाँ पे परेशान भी होता है कि उसने फालतू में ही इतने सारे नारियल को चबा चबा करके खा लिया। तभी अचानक वहाँ पे इरागी को काफी ज्यादा अच्छी अच्छी स्किल्स मिलना शुरू हो जाती हैं और अब उसकी रैंक भी बिना कुछ किए वहाँ पे पहले से बढ़ चुकी थी। जब इरागी वहाँ पे बैठ करके अपनी खुशी को मना ही रहा था तभी अचानक से पीछे से वहाँ पे एक बंदर आकर के इरागी के ऊपर वहाँ पे जोरदार हमला कर देता है जिससे कि उसके शरीर से वहाँ पे खून निकलने लगता है। अब इरागी अपने जख्म को वापस से वहाँ पे भरने के लिए वही हीलिंग पोशन को पी लेता है और उस बंदर से गुस्से में जा करके पूछता है कि आखिरकार तूने मुझको यहाँ पे क्यों मारा। वो नटखट बंदर वहाँ पे उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और इरागी के ऊपर रैपिडली आकर के वहाँ पे हमला करता है। वो इरागी की गर्दन को पकड़ करके तुरंत ही उसको जमीन के अंदर पटक देता है। इरागी अब पूरी तरीके से समझ चुका था कि अब वो यहाँ पे इस चीज को नहीं हरा सकता क्योंकि इनका लेवल ही यहाँ पे 120 है और अब बस वो वहाँ पे मरने ही वाला है। जिसके बाद वो बंदर जा करके इरागी को खाने ही वाला था कि तभी इरागी के शरीर से वहाँ पे अचानक बदबूदार गैस निकलती है। उसे सूंघते ही वो बंदर तुरंत ही जमीन के नीचे गिर जाता है और वहीं उस बेचारे का काम तमाम हो जाता है। इरागी देखता है कि उस बंदर के अंदर से उसको काफी सारा आइटम मिला है जिनमें कि उस बंदर के स्किल्स कार्ड भी होते हैं। अब हमारा फ्रेंड इरागी भी यहाँ पे इन अटैक्स को यूज कर सकता है। उन आइटम्स में इरागी को वहाँ पे क्लेवर मंकी गुड बुक भी मिलती है जिसके की अंदर इस दुनिया के बारे में हर वो चीज लिखी हुई थी। पर दोस्तों ये बात तो काफी ज्यादा हैरानी की थी कि यहाँ पे इरागी हमारा इन बुक्स को आखिरकार कैसे पढ़ ले रहा है भाई, क्योंकि ये वही स्पेशल स्किल्स थी जो कि उसको वहाँ पे गॉड से मिली थी। अब इरागी को वापस से वही वाली आवाज आती है जो बोल रही होती है कि एवोल्यूशन पूरी तरीके से शुरू होने वाला है। इरागी तो उसकी कोई भी बात वहाँ पे समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसके शरीर के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से दर्द होना शुरू हो जाता है। अब तो उसके शरीर की हड्डियां भी टूटना वहाँ पे शुरू हो चुकी थी और वो पहले के मुकाबले बहुत ही पतला हो जाता है। ये भले ही बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था लेकिन भाई देखो मेरी बॉडी यहाँ पे चेंज हो गई। तभी इरागी अपनी स्क्रीन में देखता है कि इरागी का एवोल्यूशन यहाँ पे 100 में से 1 वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था एंड उसकी पावर्स पहले के मुकाबले वहाँ पे थोड़ी बढ़ जाती हैं। लेकिन इरागी को झटका तो तब लगता है जब वो अपनी स्क्रीन के अंदर देखता है कि 120 लेवल वाले मंकी को हरा देने के बाद भी उसका लेवल अभी भी वहाँ पे 1 ही है। अब इरागी साइची को इस दुनिया के अंदर आए हुए यहाँ पे 5 महीने हो चुके थे। जब वो एक जगह बैठ करके वहाँ पे आराम से पानी को पी रहा था तभी उसके ऊपर एक 22 लेवल की वुल्फ आकर के वहाँ पे अचानक अटैक कर देती है। इरागी वहाँ पे उस हमले को डॉज करके अपना सेल्फ कैलकुलेटिंग किक का यूज करता है जिससे कि वो वुल्फ उसी दर पर वहाँ पे खत्म हो जाती है। पिछली बार की तरह इरागी को इस बार भी इसमें से कई सारे आइटम्स मिलते हैं जिस पर कि एक वाटर स्पिरिट डैगर भी होता है जिसका इस्तेमाल करके अब इरागी भी वहाँ पे वाटर मैजिक का यूज कर सकता था। अब इरागी का पहले की तरह फिर से वहाँ पे एवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है और अब तक 10 में से उसके 9 एवोल्यूशन यहाँ पे हो चुके थे। वो मन में यही सोच रहा होता है कि जब उसका वहाँ पे 10 एवोल्यूशन भी हो जाएगा तब एक्चुअली में उसके साथ वहाँ पे क्या होगा। जब वो ये सारी बातों को सोच ही रहा था तभी उसको क्लेवर मंकी का ग्रुप आकर के वहाँ पे घेर लेता है एंड हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि इस बार उस मंकी का लीडर भी वहाँ पे आया हुआ था जो उचक उचक के इरागी को फाइट के लिए वहाँ पे तुरंत ही चैलेंज कर देता है। इरागी उससे कहता है कि क्या वो इस लड़ाई के लिए उससे वहाँ पे मना कर सकता है, जिस पर कि वो गोरिल्ला कहता है नहीं एंड हमारे हीरो के ऊपर एक जोरदार सा पंच वहाँ पे मारने का कोशिश करता है। पर इरागी ने तो उस हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर दिया था। जिस हमले को डॉज करता हुआ देख करके वो गोरिल्ला भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने वहाँ पे उसके हमले को डॉज किया हो। इरागी भी ये चीज को यहाँ पे रियलाइज कर लेता है कि ये यहाँ पे कोई गोरिल्ला नहीं है बल्कि ये तो यहाँ पे फीमेल है। बाय द वे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस गोरिल्ली का यहाँ पे हमारे हीरो के ऊपर क्रश आ चुका है। इरागी उसके ऊपर अपनी गिलाटिंग किक का वहाँ पे यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो गोरिल्ला उसे तो काफी ज्यादा आराम से डॉज कर देती है और इरागी के ऊपर एक जोरदार सा मुक्का वहाँ पे बना करके दे मारती है जिस पर कि इरागी जंगल में बहुत ही ज्यादा दूर तक जा करके गिरता है। वो गोरिल्ला वहाँ पे देखती है कि इतने ज्यादा खतरनाक पंच के बाद भी ये बच्चा अभी तक यहाँ पे जिंदा था। इरागी उससे रोते रोते पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में यहाँ पे मार दोगी क्या। अब इरागी तुरंत ही उठकर उसके ऊपर टायर क्लॉथ से वहाँ पे वार करता है लेकिन वो तो उसे डॉज करके वापस से वहाँ पे इरागी के ऊपर हमला कर देती है जिसके कारण वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका भी हो चुका था लेकिन इरागी तो फिर से वहाँ पे बच जाता है। इस चीज को देख करके वो मंकी फिर से वहाँ पे हमारे हीरो इरागी के ऊपर इम्प्रेस हो जाती है एंड इरागी को अपना नाम वहाँ पे सारिया बताती है। अब इरागी मजबूरन अपने डैगर को तुरंत ही से बाहर निकालता है और उस गोरिल्ला के ऊपर वॉल डिजास्टर मैजिक का यूज करता है। बट फ्रेंड्स ये हमला तो उल्टा पलट
करके इरागी के ऊपर ही हो जाता है। इरागी यही सोच रहा होता है कि ये हमला तो यहाँ पे सारिया ने उसके ऊपर किया है, तो सारिया उससे तुरंत ही वहाँ पे मना कर देती है, जिसके बाद वो वापस से वहाँ पे इरागी के ऊपर एक पंच मारती है। इरागी उन हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका एक घुसा जा करके इरागी के मुंह के ऊपर वहाँ पे हिट हो जाता है, जिसके वजह से हमारे हीरो के मुंह से और नाक से हर जगह से वहाँ पे खून निकल रहा था। इरागी अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर यही कह रहा होता है कि यही उसका यहाँ पे अंत है। उतने में उसको अपने सारे पुराने दोस्तों का ख्याल आ रहा होता है, जिसको देख करके इरागी को वापस से वहाँ पे मोटिवेशन मिल जाती है। अब इरागी उसी हमले को याद करता है जो कि पहले उसने उसी बंदर के ऊपर किया था, लेकिन इरागी को इस बारे में नहीं पता था कि उस वक्त वहाँ पे इरागी ने उस हमले को कैसे ही किया था। अब सारिया फिर से उसके ऊपर अपना एक पावरफुल अटैक करने के लिए आई रही होती है, तभी इरागी अपने दोनों हाथों को तुरंत ही से वहाँ पे खड़ा कर लेता है एंड उसके बाजुओं में से वही स्मेल वापस से वहाँ पे निकल रही थी। पर इस बार तो मामला बिल्कुल ही वहाँ पे डिफरेंट था। यहाँ पे सारिया को बेहोश होना चाहिए था, लेकिन वो तो उल्टा हमारे हीरो के प्यार में पागल हो जाती है एंड सारिया को इरागी से वहाँ पे शादी करने का भूत चढ़ जाता है। वो इरागी को तुरंत ही अपने कंधे में लाद करके अपने साथ वहाँ पे ले जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सारिया इरागी का यहाँ पे एक वेफू की तरह ख्याल रख रही थी। वो उसको खाने के लिए खाना भी बना करके देती है और पहनने के लिए कपड़े भी वहाँ पे देती है। इरागी को ये चीज के बारे में समझ नहीं आ रहा था कि एक गोरिल्ला इतना ज्यादा समझदार कैसे ही हो सकता है। उसको बस किसी न किसी तरीके से इस गुफा से बाहर भागना था। इरागी को ये बात के बारे में याद था कि उसने मैप के अंदर एक ब्लैक स्पॉट को देखा था। जब इरागी फुल मूड में बैठ करके उसके बारे में वहाँ पे सोच ही रहा था, तभी सारिया उसके पास आती है एंड उससे पूछती है कि क्या वो उसके बारे में सोच रहा था। इरागी को बहुत ही जोरों से उसके ऊपर वहाँ पे गुस्सा आ जाता है एंड इरागी चिल्लाते हुए यहाँ पे कह रहा होता है, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, तुम पागल हो क्या, कोई गोरिल्ला से प्यार करता है आखिर। और इरागी सारिया से ये भी पूछता है कि वो यहाँ पे गोरिल्ला हो करके इतना ज्यादा समझदार कैसे हो सकती है। सारिया उससे बताती है कि उसको गुफा के पास कुछ किताबें यहाँ पे मिला करती थी एंड उन बुक्स को रीड करके उसने ये सारी बातों को सीखा है। इरागी उस बुक को तुरंत ही खोलता है एंड उसे यहाँ पे पता चलता है कि उस बुक के अंदर काफी सारे घरेलू काम और मैजिक के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। अब सारिया इरागी से वापस से यहाँ पे बोलती है कि उसका खाना यहाँ पे ठंडा हो रहा है और वो उसे जल्दी से वहाँ पे फिनिश कर ले, पर इरागी उससे कहता है कि वो उसको यहाँ पे न सिखाए कि उसको खाना कैसे खाना है, रहना कैसे और कपड़े कैसे पहनना है। एंड गुस्से में इरागी वहाँ पे सारिया को बेस्टेड गोरिल्ला भी कह देता है। तभी सारिया उसे बहुत ही प्यार से कहती है, मैं गोरिल्ला नहीं हूँ, मेरा नाम यहाँ पे सारिया है एंड पते की बात तुम्हें पता है, तुम चाहो तो मुझे यहाँ पे हनी भी बुला सकते हो, तुम्हें शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर इरागी का तो वहाँ पे दिमाग ही चकरा जाता है। अब तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सारिया रात के खाने के लिए वहाँ पे हंट करने के लिए गई थी एंड इरागी के पास यही अच्छा मौका था वहाँ पे दुम दबा करके भागने का। पर जैसे ही वो यहाँ पे आगे बढ़ता ही है, थोड़ी दूर पर जा करके उसके सामने एक विशालकाय मकड़ी वहाँ पे आ जाती है। इरागी उसे देख करके बहुत ही बुरी तरीके से बौखला जाता है और चिल्ला पड़ता है, मुझे बचाओ कोई यहाँ पे। इरागी के चीखने की आवाज सुन करके सारिया तुरंत ही से वहाँ पे आ जाती है और एक ही गुस्से में वहाँ पे आ करके उस मकड़ी को दूर फेंक देती है। अब सारिया इरागी से पूछती है कि तुम यहाँ पे ठीक तो हो ना डियर, अलग ही चक्कर चल रहा है भाई इन दोनों का, तो यहाँ पे गोरिल्ला को यहाँ पे इंसान से प्यार हो गया। तब इरागी को वहाँ पे एहसास होता है कि इतनी ज्यादा बेइज्जती कर देने के बाद भी सारिया को उसकी कितनी ज्यादा यहाँ पे केयर है। अब हम दूर जमीन के अंदर एक शैतान को देखते हैं जो कि अपने इंसानियत को पूरी तरीके से वहाँ पे खो चुका है। अब वो बस बैठे बैठे वहाँ पे उम्मीद ही कर सकता है कि कोई वहाँ पे आ करके उसको वहाँ पे अंधेरे से बचा ले। अब हम देखते हैं इरागी और सारिया एक साथ बैठ करके वहाँ पे खाना खा रहे थे। तभी सारिया उसे बताती है कि आज उसे यहाँ पे मंकीज के साथ क्लेवर जंगल में यहाँ पे द एवोल्यूशन फ्रूट ढूंढने के लिए जाना है। ये सुनते ही इरागी जो कि बैठ करके आराम से वहाँ पे खाना खा रहा था, वो खाना उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। सारिया उससे पूछती है कि क्या हुआ डियर। तभी वो गोरिल्ला यहाँ पे पूछती है कि क्या वो यहाँ पे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानता है। इरागी डर के मारे उसे वहाँ पे तुरंत ही मना कर देता है। वो उसे बताती है द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्रूट है, जो भी उसे खाता है उसकी पावर वहाँ पे पहले के मुकाबले 100 गुना बढ़ जाती है, लेकिन अगर कोई गलती से भी उसे यहाँ पे 11 बार खा ले तो वो शख्स तुरंत ही वहाँ पे मर जाता है। इरागी की यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फटने लग गई थी क्योंकि वो खुद यहाँ पे 10 खा चुका है। सारिया उसे बताती है कि वो पहले से 10 यहाँ पे खा चुकी है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे उनको इकट्ठा कर रही थी ताकि वो यहाँ पे अपने होने वाले हस्बैंड को यहाँ पे खिला सके। लेकिन बीच में उसके इकट्ठा किए हुए 10 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन यहाँ पे गायब हो गए। जरूर किसी ने वहाँ पे मेरे फ्रूट्स को चुराया था। सारिया कितनी ज्यादा गुस्से वाली नजरों को देख करके हमारा हीरो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। डर डर के मारे इरागी उसको सारी बातें सच वहाँ पे बता देता है। पर ये बात को तो सुन करके सारिया वहाँ पे खुश हो जाती है और सारिया यहाँ पे बताती है कि अब तुमसे मेरा शादी करना और भी ज्यादा यहाँ पे जरूरी हो चुका है। फिर वो सारिया इरागी से पूछती है कि क्या वो उससे यहाँ पे हेट करता है। इरागी कहता है वो उसे वहाँ
पे हेट तो नहीं करता, पर और वहाँ पे सुन करके सारिया वहाँ पे कहती है कि चलो फिर हम लोग चल करके यहाँ पे शादी कर लेते हैं। फिर जिसके बाद शारिया वहाँ पे हंटिंग के लिए वापस से चली जाती है और इरागी इस मौके का फायदा उठा करके वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग इरागी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, पर वहाँ पे वे सभी काफी ज्यादा ही गुस्सा थे क्योंकि उन सभी से लगातार कई दिनों से वहाँ पे प्रैक्टिस ही करवाई जा रही है एंड उन्हें यहाँ पे रियल फाइट करनी थी। यहाँ तक कि किंग ने भी उनसे वहाँ पे कहा था, मेरे बच्चों हमें जा करके यहाँ पे डीमन किंग को हराना है। एंड अब वो बेकार राजा उनको वहाँ पे छोटे मोटे मॉन्स्टर से भी लड़ने नहीं दे रहा। दूसरी तरफ हम लोग वापिस यहाँ पे इराकी को देखते हैं जिस बेचारे के पीछे तो वहाँ पे सारिया लगी हुई थी। सारिया यहाँ पे इराकी को उस तरफ भागने के लिए मना कर रही थी, पर इराकी उसकी एक भी बात को सुनता नहीं है और इंस्टेंट मूवमेंट का यूज करके सारिया से बहुत ही ज्यादा दूर वहाँ पे भाग जाता है। वो एक ब्लैक गुफा के पास आ गया था जहाँ पर कि उसे काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा फील हो रहा था, लेकिन आ रही सारिया की आवाज सुनने के बाद वो तुरंत ही से उसी गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर इरागी को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गेट देखने के लिए मिलता है। वो जैसे उसी गेट को वहाँ पे ओपन करता ही है, उससे अंदर वहाँ पे डार्क डीमन जेनोस देखने के लिए मिलते हैं। वो बोलता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि कोई इंसान यहाँ तक जिंदा आ सकता है। इरागी तुरंत ही डार्क लॉर्ड का वहाँ पे लेवल चेक करने की कोशिश करता है। उस डार्क लॉर्ड का लेवल यहाँ पे 1500 था। वो डार्क लॉर्ड इरागी से लड़ने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे क्यूरियस हो रहा था क्योंकि उसको लगता है कि इरागी बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है, तभी तो यहाँ पे इस जगह पर आ चुका है। वो अचानक इरागी के पीछे आकर के अपनी स्वॉर्ड से वहाँ पे हमला करता है, लेकिन वो हमला आकर के तो सारिया अपने ऊपर वहाँ पे ले लेती है एंड उसी पल हमारी सारिया की वहाँ पे डेथ हो जाती है। इरागी सारिया का नाम लेकर के उससे वहाँ पे पूछने की कोशिश करता है कि उसने वहाँ पे आखिरकार उसकी वहाँ पे जान क्यों ही बचाई। तभी वो अपनी आइज को वहाँ पे वापस से ओपन करती है एंड बोलती है, मुझको बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुमने पहली बार मेरा नाम यहाँ पे लिया इरागी। इरागी उसको वहाँ पे हीलिंग पोशन देने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों सारिया वहाँ पे बताती है कि वो पहले ही वहाँ पे मर चुकी है। ये तो उसकी एबिलिटी है जो कि उसको वहाँ पे अलाउ करती है कि मरने के बाद भी वो कुछ देर तक तुमसे यहाँ पे बात कर सकती है। अब इरागी काफी ज्यादा सैड होकर के उससे वहाँ पे पूछता है, आखिर क्यों सारिया, तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों दे दी यहाँ पे? मैंने तो तुम्हारी कभी इज्जत भी नहीं की, मैं तुम्हें हमेशा यहाँ पे चिल्लाया करता था। सारिया कहती है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा काइंड पर्सन हो और निडर भी, मुझे यही खूबी तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पसंद आई थी। सच बताऊं तो इरागी मुझे तुम्हारे साथ मजा आता था। पीछे से डार्क लॉर्ड वहाँ पे एटीट्यूड में बोलता है कि एक गोरिल्ला और एक इंसान की लव स्टोरी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर ये तो वाहियात चीज है। अब इरागी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है एंड उससे बोलता है कि तुम जैसे स्केलेटन मैन यहाँ पे इस बात को समझ भी नहीं सकते। यहाँ पे इरागी वापस से वहाँ पे अपने वाटर डैगर को निकाल लेता है और जा करके वर्ल्ड डिजास्टर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जेनोस वहाँ पे अपने डार्क मैजिक का यूज करके इरागी के वाटर पंच को तुरंत ही से वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इरागी जरा सी भी वहाँ पे हार नहीं मानता और इंस्टेंट मूवमेंट के साथ तुरंत ही जेनोस के पास आ जाता है एंड इसी वक्त हमारे हीरो की अल्टीमेट स्किल भी वहाँ पे ओपन हो चुकी थी एंड इस चीज का यूज करके वो जेनोस मतलब कि डार्क लॉर्ड को बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे हरा देता है। डार्क लॉर्ड मरते मरते वहाँ पे आखिर में इरागी का शुक्रिया अदा करता है द पावर ऑफ लव दिखाने के लिए। अब हम देखते हैं कि वो डार्क लॉर्ड अपने इंसानी रूप के अंदर आ चुका है एंड उसके साथ वहाँ पे कोई लड़की भी थी, जिसके बाद अगले पल वो दोनों ही वहाँ पे हवा के अंदर गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग फिर से सारिया को देखते हैं जो कि आकर के हमारे हीरो से यही कहती है, मैं तुम्हारी यहाँ पे वाइफ बनना चाहती थी, लेकिन देखो किस्मत का खेल। इरागी भी रो रो करके यही कहता है कि वो भी यही चीज को यहाँ पे चाहता था, जिसके बाद वो दोनों लास्ट में वहाँ पे किस कर लेते हैं। तभी सारिया वहाँ पे और भी ज्यादा लाइटनिंग की पावर से चमकने लग जाती है एंड तुरंत ही से उसी खूबसूरत लड़की के ऊपर तब्दील हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब तो मैं यही सोच रहा हूँ कि हम सभी लोग मिल करके यहाँ पे चलते हैं जंगल के अंदर एंड भाई वहाँ पे कोई मंकी की क्वीन ढूंढेंगे, जा करके उसको किस करेंगे, शायद वो भी इसी खूबसूरत लड़की की तरह बन जाए। मेरा सजेशन यहाँ पे आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताना। जिसके बाद हम लोग एनिमे के अंदर देखते हैं कि सारिया दोबारा से वहाँ पे लड़की के ऊपर डेवलप हो जाती है। तभी हमें डार्क लॉर्ड जेनोस की सारी बैक स्टोरी बताई जाती है कि कैसे वो 1500 साल पहले यहाँ पे एक नोबल हुआ करता था जिसे कि हर कोई उसके वक्त में वहाँ पे आइडल माना करता था। वो स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ही अच्छा मास्टर था एंड वो वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग भी दिया करता था, पर एक दिन वो जा करके एम्परर की स्कीम के अंदर फंस जाता है, जिसके कारण वहाँ पे सभी लोग जेनोस को वहाँ पे हेट करने लग गए थे। यहाँ तक कि उसकी खुद की वाइफ उसके ऊपर वहाँ पे भरोसा नहीं करती थी और उससे दूर चली जाती है। आखिर में बस उसकी मेड मारिया जो कि उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करती थी एंड उनका ये अनकंडीशनल लव एम्परर को वहाँ पे पता चल जाता है और वो उन पे तुरंत ही से हमला करवा देते हैं। मारिया बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे अपनी जान को दे देती है। तभी मारिया को इतनी बुरी तरीके से मरता हुआ देख करके जेनोस वहाँ पे अपनी इंसानियत को खो चुका था। वही वो ब्लैक डे था जिस दिन की वो अपनी इंसानियत को छोड़ करके एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है। अब हम लोग इरागी और सारिया को देखते हैं जिनको कि वहाँ पे ट्रेजर चेस्ट मिला था। इरागी को उसके अंदर से सबसे पहले वहाँ पे एक व्हाइट शर्ट मिलती है जो वो तुरंत ही सारिया को पहनने के लिए वहाँ पे
दे देता है, जिस पर कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। भाई मैं क्या ही बताऊं। अब उसे देख करके इराकी के नाक से वहाँ पे तुरंत ही खून बहना शुरू हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि उसी खजाने में से इराकी को कई सारी चीजें मिलती हैं। पते की बात तो ये है कि अब वो यहाँ पे जा करके डार्क मैजिक का भी यूज कर सकता था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इराकी का फाइनल एवोल्यूशन भी यहाँ पे शुरू हो जाता है, जिसके बाद अब वो यहाँ पे एक पूरी तरीके से यंग एज लड़के की तरह दिख रहा है। सारिया भी उसके खूबसूरत चेहरे को देख करके वहाँ पे ब्लश कर रही थी। तभी आसमान से एक छोटी सी शीप आकर के नीचे गिर जाती है, जो कि आकर के उन दोनों को बताती है कि वो पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इस डंजन को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, एंड इसीलिए वो यहाँ पे आकर के इन लोगों को वहाँ पे उसका अवार्ड देने के लिए आई है। वो इराकी को कुछ सामान और सारिया को वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस दे देता है। साथ ही में इराकी को भी वहाँ पे एक हेलमेट देता है, जो कि किसी भी काम का नहीं है। फिर वो तुरंत ही उन दोनों को जंगल के बाहर वहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता है, क्योंकि वो दोनों भी यही चीज को चाहते थे। जिसके बाद की वो लोग वहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। इराकी और सारिया दोनों ही मिल करके वहाँ पे गिल्ड के पास जा रहे थे, ताकि वो लोग इस वर्ल्ड का आईडी कार्ड यहाँ पे बनवा सकें, एंड इसी बहाने शायद इराकी की मुलाकात वहाँ पे उनकी दोस्तों से हो जाए। सफर में आगे बढ़ते बढ़ते इराकी के रास्ते में वहाँ पे एक स्लाइम आ जाता है। नॉर्मली स्लाइम तो यहाँ पे कमजोर होते हैं, पर ये तो यहाँ पे 88 लेवल का था। साथ में वो काफी ज्यादा फास्ट भी था। वो उछल करके वहाँ पे इराकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इराकी अपनी नई स्किल का यूज करते हुए उसे काफी ज्यादा आसानी से हरा देता है। यहाँ तक कि इराकी का हमला इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि दूर जमीन तक वहाँ पे क्रैक बन जाता है। इराकी को उसी स्लाइम में से कुछ चीजें वहाँ पे मिल जाती हैं, जहाँ पे उसे एक बूट और कई सारी स्किल्स मिली हुई थी। वो बूट को सारिया को पहना देता है और सारी स्किल को जा करके अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद इराकी का लेवल वापस से वहाँ पे इंक्रीज हो चुका था। अब इराकी को इस बात का डर सता रहा था, अगर मेरी पावर इसी तरीके से बढ़ती रहेगी तो मेरा क्या ही होगा। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे धीरे धीरे इवॉल्व होता रहूंगा तो एक दिन मैं यहाँ पे मॉन्स्टर बन जाऊंगा। अचानक से इराकी के हेलमेट के अंदर से बहुत ही जोर की लाइट वहाँ पे चमकती है। वो हेलमेट जल्द से जल्द वहाँ पे एक रोप के अंदर बदल जाता है। इराकी को उस रोप के अंदर से एक वहाँ पे लेटर मिलता है। वो लेटर मिस्टर शीप का था, जिसके अंदर यही लिखा हुआ था, ये हेलमेट इराकी के लेवल के साथ यहाँ पे इवॉल्व होता रहेगा। लेटर को पूरा पढ़ते ही वो लेटर तुरंत ही वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और इराकी का तुरंत ही वहाँ पे मुंह जल जाता है। अब वो दोनों टेलवेट शहर के अंदर वहाँ पे पहुंच चुके थे, लेकिन उन दोनों को अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि उन दोनों बेचारे के पास तो वहाँ पे आईडी कार्ड नहीं थी। इराकी पहरेदार से वहाँ पे झूठ बोलता है, अरे दोस्त मैं तुमसे क्या ही बताऊं, मेरा आईडी कार्ड तो रास्ते में खो गया है, तुम प्लीज मुझे यहाँ पे अंदर जाने दो ताकि मैं दोबारा से आईडी कार्ड को बनवा पाऊँ। उस सोल्जर को इराकी की इन बातों के ऊपर विश्वास तो नहीं हो रहा होता, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे मान जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पे इराकी और साइची को एक गोले के ऊपर हाथ रखने के लिए कहता है। उस सर्कल के ऊपर हाथ रखने से यहाँ पे उसको पता चल जाएगा कि इराकी और सारिया कहीं से भागे हुए क्रिमिनल तो नहीं है। लेकिन इराकी और साइची वो दोनों इस टेस्ट के अंदर यहाँ पे पास हो जाते हैं, एंड इराकी वहाँ पे सोल्जर से बताता है कि वो यहाँ पे गिल्ड के अंदर जा करके अपनी आईडी कार्ड को ही बनवाने के लिए शहर के अंदर आया है। ये सुनकर वो पहरेदार बहुत ही ज्यादा वहाँ पे घबरा जाता है और उन दोनों को गिल्ड के अंदर जाने से सख्त वहाँ पे मना कर देता है। वो सोल्जर बॉय हमारे दोस्त इराकी को अपना नाम क्लूड बताता है एंड कहता है, दोस्त अगर तुम्हें अंदर कोई भी परेशानी यहाँ पे होती है तो तुम सीधा आ करके हमसे यहाँ पे बताना। इराकी फटाक से उसकी बातों को मान लेता है और वो वहाँ पे शहर के अंदर चला जाता है। बाहर से देखने में तो वो गिल्ड काफी ज्यादा नॉर्मल और पुरानी सी लग रही थी। इराकी वहाँ पे तुरंत ही अंदर झांक करके देखता है, जहाँ पर की एक पतली सी लड़की एक मोटे से आदमी को, जो कि खुद वहाँ पे वुमेन वाले सूट को पहने हुए था, उसे बेल्ट ही बेल्ट वहाँ पे मार रही थी। अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और भयंकर था। इराकी को इस गिल्ड के अंदर जा करके रजिस्ट्रेशन करवाना कुछ सही नहीं लग रहा था। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसके पीछे वहाँ पे गिल्ड मास्टर आ जाता है। आए अबे ये जोरो वन पीस से यहाँ कहाँ आ गया, और उन्हें जबरदस्ती वहाँ पे गिल्ड के अंदर ज्वाइन करने के लिए कहने लग जाता है। फिर उन्हें फिलअप करने के लिए गिल्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दे देता है। एंड यहाँ पे दोस्तों हमें पता चलता है कि जिस लड़की को हमने पहले यहाँ पे देखा था वो असल में इस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट है और बेहद ही खूबसूरत है। तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे इस लड़की का नाम यहाँ पे एरिस है, और वो वहाँ पे उन लोगों से बताती है आपको इस गिल्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई रीजन होना चाहिए आपके पास। तो इराकी उससे पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए आया है। जिस बात को सुन करके एरिस यहाँ पे कहती है कि इस गिल्ड के अंदर तुम्हारा ज्वाइन करना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन उनके गिल्ड के अंदर ही आती है। अगर इराकी, साइची और सारिया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उनको काफी ज्यादा यहाँ पे मदद मिलेगी। सारिया को भी ये गिल्ड वहाँ पे पसंद आई थी, तो फिर इराकी वहाँ पे सारिया के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ही लेता है। जैसे इराकी वहाँ पे पेपर में साइन कर ही रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पे अपने आप को लगाने वाले दो छपरी बंदे आ जाते हैं। इराकी उस गिल्ड में नया होता है, जिसके कारण वो लोग वहाँ पे इराकी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। इराकी भी वहाँ पे कोई क्वेश्चंस को नहीं करता, उनके साथ चलने के लिए वहाँ पे वो राजी हो जाता है। सारिया को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो दोनों ही एडवेंचरर्स इराकी को अपने बॉस
के पास लेकर के जाते हैं। वो इरागी का चेहरा वहाँ पे अपने बॉस को दिखाते हैं। इरागी का इतना खूबसूरत चेहरा देख करके वो दोनों भी वहाँ पे हैरान हो जाते हैं, लेकिन इरागी अपने सामने देखता है कि उसके बॉस ने अपने सारे कपड़े वहाँ पे उतार दिए हैं। एंड वो काफी ज्यादा वियर्ड तरीके से इरागी से वहाँ पे बोलता है, क्या तुम तैयार हो? जिसके बाद कि उन दोनों एडवेंचरर्स ने भी वहाँ पे अपने कपड़े को उतार दिया था। इरागी को उन तीनों के इरादे कुछ वहाँ पे ठीक नहीं लग रहे थे। उनकी इतनी बुरी हरकतों को देख करके इरागी वहाँ पे घबरा जाता है और सामने वाली दीवार को कूद करके वहाँ से भाग जाता है एंड सीधा गिल्ड में आकर के रुकता है। गिल्ड मास्टर और एरिस ये चीज को देख करके वहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि इरागी माउस ग्रुप से सही सलामत यहाँ पे वापसी आ गया। इरागी गुस्से में आकर के गिल्ड मास्टर से वहाँ पे कहता है, तुम लोग सारी चीजें जानते हुए भी उन लोगों का कुछ करते क्यों नहीं हो? गिल्ड मास्टर हंसते हंसते वहाँ पे कहता है कि अरे यार, मुझे लगता है वो लोग वही चीज को कर सकते हैं जो कि वो लोग वहाँ पे करते हैं, इसलिए मैं उन्हें ये सारी चीजें करने देता हूँ। अब एरिस जिसके बाद उन दोनों को एक्सप्लेन करती है कि उनके कुछ छोटे मोटे टेस्ट यहाँ पे होने वाले हैं, जिससे कि वो लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि उन दोनों को किस लेवल के मिशन यहाँ पे दिए जाएंगे। पर टेस्ट के दौरान उन लोग की सुरक्षा के लिए टेस्ट गार्ड आडोरिया वहाँ पे आ जाती है। आडोरिया एक ए रैंक की एडवेंचरर है एंड वो उन दोनों लोगों की टेस्ट प्रोटेक्टर वहाँ पे नहीं बनना चाहती। इरागी को भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी टेस्ट प्रोटेक्टर यहाँ पे कौन बनेगी। ये सुनकर आडोरिया काफी ज्यादा वहाँ पे गुस्सा हो जाती है और तुरंत इरागी का वहाँ पे कॉलर भी पकड़ लेती है। एरिस उसे शांत करने की कोशिश करती है। गिल्ड मास्टर आडोरिया से बताता है कि आडोरिया इरागी यहाँ पे माहो ग्रुप से सही सलामत वापस लौटा है, तो उसे लगता है कि इरागी यहाँ पे आडोरिया की वही वाली स्टाइल को झेल लेगा। आडोरिया भी ये चीज को सुन करके वहाँ पे शांत हो जाती है और जल्द ही उनकी टेस्ट प्रोटेक्टर बनने के लिए वहाँ पे राजी भी हो जाती है। रास्ते में चलते चलते आडोरिया हमारे हीरो से बताती है कि उनके 3 अलग अलग तरीके के यहाँ पे टेस्ट होने वाले हैं। पहला टेस्ट जिनमें जा करके उनको ऑर्फनेज के बच्चों को वहाँ पे संभालना होगा, दूसरा उन्हें जा करके एक बिल्डिंग को तबाह करना है, तीसरा और आखिरी उन्हें किसी किले के कुत्ते को ले जा करके वॉक कराना होगा। ऑर्फनेज के बच्चों का पूरी तरीके से देखभाल करने का काम वहाँ पे सारिया ले लेती है। तो इरागी और आडोरिया दूसरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में एक बच्चा खेलते खेलते वहाँ पे नीचे गिर जाता है। आडोरिया तुरंत ही उस बच्चे की वहाँ पे मदद करती है, लेकिन जब वो यहाँ पे उसी बच्चे के जख्मों में वहाँ पे दवा लगा रही थी, तभी पास में पड़ी हुई कुछ लकड़ियाँ वहाँ पे आडोरिया के ऊपर गिर जाती हैं। इरागी इस चीज को देख करके वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि कहीं उन लोग को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन जब इरागी जा करके उनकी तरफ देखता है तो इरागी वहाँ पे इस चीज को देख करके शॉक हो चुका था कि आडोरिया ने अपने डिफेंस सिस्टम से अपनी जान और उस बच्चे की जान वहाँ पे बचा ली है। जिसके बाद अब वो दोनों उसी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं जिसको कि इरागी को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करना होता है। आडोरिया इरागी को वहाँ पे उसी बिल्डिंग के पास जाने से मना कर रही थी क्योंकि वो बिल्डिंग इतनी ज्यादा कमजोर थी। जब इरागी जा करके अपना हाथ उस बिल्डिंग के ऊपर रखता है, भाई लिटरली पूरी की पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाती है। इरागी को इस हालत में देख करके आडोरिया वहाँ पे डर जाती है। उसे यही लग रहा होता है कि ये सारी चीजें उसके साथ रहने की वजह से वहाँ पे हुआ है, क्योंकि आडोरिया के आसपास जब भी कोई इंसान यहाँ पे रहता है उसके ऊपर हमेशा यहाँ पे मुश्किलें आती रहती हैं। और इसी चीज के कारण आडोरिया ने अपने बचपन में कई सारे लोगों को वहाँ पे खो दिया था जिनसे कि वो वहाँ पे प्यार करती थी। तभी से आडोरिया ने इस चीज को ठान लिया था कि अब से वो हमेशा यहाँ पे अकेली रहा करेगी ताकि उसके वजह से किसी और के ऊपर वहाँ पे परेशानियां ना आए। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता ही है इरागी इतनी जल्दी कहाँ मरने वाला है, उसको कुछ भी नहीं होता। वो हंसते हंसते वहाँ पे उसी मलबे से बाहर निकल जाता है। ये देखकर आडोरिया तो बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा आ जाती है और वो इरागी को ही वहाँ पे सुनाने लग जाती है, बैस्टर्ड कहीं के, अगर तुम इसी तरीके से लापरवाही करते रहोगे तो तुम यहाँ पे जो एडवेंचर बनना चाहते हो, तुम अपने लापरवाही के चक्कर में कहीं अपनों को यहाँ पे खो न दो। आडोरिया उससे बोलती है कि एक एडवेंचरर की ताकत उसकी पावर या उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, उसे हर तरीके से खतरे को महसूस करना आना चाहिए। अगर वो मर गया तो उसका मैजिक भी किसी काम का नहीं रहेगा यहाँ पे। तभी आडोरिया को इस बात का एहसास होता है कि कुछ ज्यादा ही वो यहाँ पे फ्री हो रही है। इसी वजह से वो अपने माइंड को तुरंत ही से कंट्रोल करके वहाँ पे शांत हो जाती है। लेकिन इरागी अभी भी उसको वहाँ पे एक टक घूर रहा था। ये देख करके आडोरिया को वहाँ पे शर्म आने लग जाती है और वो वहाँ से तुरंत ही निकल करके तीसरे मिशन की ओर भागने लग जाती है। इरागी पूरी तरीके से समझ चुका था कि आडोरिया सच में बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड गर्ल है, बस वो किसी से दिखाना नहीं चाहती। दूसरी तरफ हम लोग इरागी के दोस्तों को देखते हैं जिनको कि 5 महीने से ट्रेनिंग ही दी जा रही है, क्योंकि उनका मास्टर ये चीज को नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट जा करके वहाँ पे मर जाए। उस मास्टर के हिसाब से अगर ये लोग किसी पीसफुल वर्ल्ड से आए हैं तो इनको यहाँ पे पीसफुली तरीके से रहना चाहिए। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि इरागी का एक आखिरी टेस्ट वहाँ पे बाकी रह जाता है, जिस पर कि इरागी को वहाँ पे कुत्ते को ले जा करके वॉक कराना होता है। लेकिन दोस्तों, वो कुत्ता तो असल में वहाँ पे एक वुल्फ निकलता है जो कि इरागी को खदेड़ खदेड़ करके वहाँ पे उसकी हालत खराब कर देता है। उस भेड़िए की मालकिन को यही लग रहा होता है कि इरागी को इस काम में बहुत ही मजा आ रहा है। आडोरिया इरागी से मजाक में बोलती है
कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, अगर वो किसी भी तरीके से खतरे में पड़ेगा तो वो तुरंत ही से आकर के तुम्हें यहाँ पे बचा लेगी। तभी वो भेड़िए की मालकिन तुरंत ही से आडोरिया से बोलती है कि आजकल वो कुछ ज्यादा यहाँ पे खुश रहने लग गई है, कहीं इसका कारण यहाँ पे इरागी तो नहीं है। ये सुनकर आडोरिया तो बहुत ही ज्यादा वहाँ पे शर्मा जाती है और शर्माते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच यहाँ पे, वो तो सिर्फ इसकी यहाँ पे एक टेस्ट प्रोटेक्टर है। अब हम गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गिल्ड मास्टर इरागी को उसके मिशन कंप्लीट करने का रिवार्ड दे रहा था और भाई की स्टाइल तो इतनी ज्यादा कैजुअली थी कि वो अपने कच्छे से निकाल करके वहाँ पे उसे रिवार्ड देता है। इरागी उसकी इतनी बुरी हरकत को देख करके वहाँ पे काफी ज्यादा बौखला जाता है। खैर इरागी के पास अभी शहर के अंदर कहीं रहने की जगह नहीं है, तो आडोरिया उसे वहाँ पे एडवाइस देती है कि वो जहाँ पर रह रही है वो लोग भी जा करके उसी जगह पर वहाँ पे रह सकते हैं। आडोरिया के मुंह से इतनी ज्यादा टिगली हुई बातें सुन करके वो गिल्ड मास्टर साथ में एरिस दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आडोरिया बहाना बनाने की कोशिश कर ही रही होती है और वो बोलती है कि वो इस चीज को इसी वजह से कह रही है क्योंकि वहाँ का रेंट सच में काफी ही कम है और तो और उस जगह पर खाना भी बहुत ही अच्छा मिलता है। जिसके बाद इरागी और सारिया भी उसी जगह पर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब एडवेंचरर बनने के लिए इरागी और सारिया का यहाँ पे लास्ट टेस्ट बाकी रह गया है, जिन पर कि उन्हें जा करके 10 तरीके की मेडिसिन बनाना है। लेकिन इरागी तो बिना बात को पूरी सुने ही वहाँ पे तुरंत ही जंगल के अंदर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। सारिया ने जल्द ही वहाँ पे अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इरागी को तो पूरे जंगल के अंदर एक भी हब वहाँ पे नहीं मिलता, इसीलिए वो पूरे जंगल से रेयर तरीके के मशरूम उठा करके ले आता है। लेकिन ये हब तो वहीं उनके पैरों को नीचे ही उग रहे थे, जो देख इरागी शर्म से वहाँ पे कहीं पर डूब मरना चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 5 ही हब बाकी रह गई हैं, जिसके वजह से इरागी को वापस से वहाँ पे जंगल के अंदर जाना पड़ा। अब जंगल में उसको हब्स तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन उसका सामना कुछ मॉन्स्टर से हो जाता है जो कि खड़े होकर के किसी इंसान को टपकाने की बात कर रहे थे। इरागी को उनकी सारी बातें पता चल चुकी थी, लेकिन वो गधा फिर भी बैठ करके वहाँ पे सोच रहा होता है क्या मुझे जा करके इनसे हब्स के बारे में पूछना चाहिए। और वो बूढ़ कहीं का ऐसा ही करता है, वो तुरंत ही चला जाता है उन्हीं मॉन्स्टर्स के पास। अब एक इंसान का इस तरीके से आकर के उन्हें अप्रोच करना ये मॉन्स्टर को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है एंड इसी चीज को देख करके मॉन्स्टर्स वहाँ पे घबरा भी जाते हैं, क्योंकि अगर इरागी ने उनकी सारी बातें सुन ली होगी तो आज उनका बॉस वहाँ पे कहीं का नहीं रहेगा। अब अपनी जान को बचाने के लिए वो लोग तुरंत ही से इरागी को मारने का सोच लेते हैं, इसीलिए वो लोग अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट साथी जाइंट मॉन्स्टर को वहाँ पे बुलाते हैं। तो दोस्तों वो बंदा सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और ताकतवर भी। वो इरागी को तुरंत ही घुमा करके अपना भाला वहाँ पे मारता है, जिससे कि इरागी उसी भाले के नीचे दब जाता है। तो सब लोग को यही लग रहा था कि इरागी का काम तो अब यहाँ पे तमाम होने वाला है। सारे मॉन्स्टर इस चीज को देख करके वहाँ पे काफी ज्यादा खुशी मना रहे थे कि इरागी यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेकिन अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे इरागी ने मॉन्स्टर की सारी पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद वो उसके भाले को ही तुरंत ही से वहाँ पे तोड़ देता है। ये देख वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा बुरी तरीके से डर जाते हैं एंड इरागी से कहते हैं कि हमारा काम यहाँ पे पहले ही खत्म हो चुका था, तो शुक्र मनाओ बच्चे, आज हम लोग तुम्हें यहाँ पे जाने दे रहे हैं। अगर तुम फिर कभी हमारे सामने यहाँ पे आओगे तो हम लोग पक्का तुम्हें यहाँ पे मार डालेंगे। और ये कह करके वो चारों के चारों वहाँ पे दुम दबा करके भाग जाते हैं। इरागी को पूरे जंगल के अंदर हब्स के अलावा जो कुछ भी वहाँ पे मिल गया वो उन सारी की सारी चीजों को तुरंत ही उठा लाता है। तो आटोरिया भी उसके ऊपर तरस खा करके अपने 5 हब्स को उसे वहाँ पे दे देती है। दूसरी ओर हम लोग उन्हीं 3 मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि जा करके डीमन आर्मी की 3rd डिवीजन की क्वीन लिया के सामने जा करके वहाँ पे माफी मांग रहे थे। लिया गुस्से में आ करके उनको वहाँ पे सजा ही देने वाली थी, क्योंकि ये तीनों गधे लोग यहाँ पे उसकी बात को न मान करके इंसानों के बीच वहाँ पे चले गए थे एंड वहाँ से बहुत ही बुरी तरीके से पिट करके आ गए। उन तीनों में से एक मॉन्स्टर वहाँ पे बोल पड़ता है कि उन सब ने वहाँ पे जा करके हर जगह पर ट्रांसपोर्टेशन का मैजिक लगा दिया है। जो लोग भी उसके ऊपर वहाँ पे पैर रखेंगे वो लोग सीधा ब्लैक ड्रैगन के डंजन के अंदर चले जाएंगे। लीसा को ये बात सुन करके बहुत ही दुख होता है। फ्रेंड साफ तौर पर वो तो वहाँ पे नौटंकी कर रही थी। खैर उसकी बात न मानने के लिए वो वहाँ पे उन तीनों इडियट्स को 500 कोड़ों से वहाँ पे मारने वाली है। शहर के बाहर इरागी और सारिया वहाँ पे आडोरिया का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ वापस से फ्लूड मिल जाता है। फ्लूड आकर के उन्हें बताता है कि ये उनका वहाँ पे फाइनल टेस्ट होने वाला है। जब क्लूड खड़ा होकर के आडोरिया के बारे में वहाँ पे तारीफें कर ही रहा था, तभी वहाँ पीछे से आडोरिया भी आ जाती है। आडोरिया ये चीज को देख करके हैरान हो जाती है कि क्लूड और इरागी एक दूसरे को वहाँ पे जानते हैं पहले से। खैर उनके आखिरी टेस्ट में उन्हें जा करके कमजोर स्लाइम्स को मारना होता है। सारिया अपने फिजिकल कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छी है, तो वो यहाँ पे अपने गोरिल्ला कॉम्बैट का यूज करेगी। अब जब इरागी अपनी शॉट को उठा करके एक स्लाइम को वहाँ पे मारने ही जा रहा था, तभी वो स्लाइम अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है। आटोरिया ये चीज को देख करके समझ जाती है कि यहाँ किसी ने आ करके टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया है।
वो सभी लोग को सतर्क करने के लिए तुरंत ही भाग करके वहाँ पे गिल्ड की ओर जा रही थी, लेकिन गलती से वो लड़की भी अपना पैर उसी जाल के ऊपर रख देती है। अब उसके टेलीपोर्ट होने से ठीक पहले इरागी और सारिया जा करके उसको पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों ही ड्रैगन के डंजन के अंदर वहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके थे, जिसका एहसास ड्रैगन को भी वहाँ पे हो चुका था। अब वो तीनों ड्रैगन के डंजन के अंदर वहाँ पे फंस चुके थे। आडोरिया को उन दोनों बैस्टर्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में वो दोनों भी वहाँ पे फंस चुके थे। खैर, अब वो तीनों एक दूसरे से वहाँ पे अलग न हो जाएं, इसलिए आडोरिया तुरंत ही से उन दोनों को वहाँ पे काई स्टोन दे देती है, जो उन्हें टाइम टू टाइम एक दूसरे की लोकेशन वहाँ पे शेयर करता रहेगा। साथ ही में अगर उनका कोई साथी किसी खतरे के अंदर फंस जाता है तो उस स्टोन का रंग तुरंत ही से वहाँ पे लाल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते ही हुए आडोरिया का पहला ही कदम वहाँ पे उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है। वो दीवार बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, इसीलिए आडोरिया को तुरंत ही जा करके कोई और ही रास्ता वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। इरागी और सारिया के पास एक अलग ही स्टोन था, जिससे कि वो लोग जा करके वहाँ पे आडोरिया को ढूंढ सकते थे, पर उन दोनों लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है कि उस स्टोन को यूज कैसे करते हैं। जैसे तैसे वो पत्थर तुरंत ही वहाँ पे चमकने लग जाता है, लेकिन वो रास्ता दीवार के तो उस पार था, जो उन्हें एक बार और वहाँ पे डिसअपॉइंट कर देता है। इसलिए अब उन्हें खुद ही वहाँ पे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वॉल के दूसरी ओर आडोरिया को भी कई सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स ने मिल करके वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था, जिनको वो बेचारी जैसे तैसे करके वहाँ पे मार तो देती है, लेकिन उसकी हालत पहले से बहुत बुरी हो चुकी थी। सारी और इरागी को इस जगह के अंदर वहाँ पे लेडेड के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन वहाँ एक तो ऐसा कमरा था जिसके अंदर वहाँ पे ट्रेजर चेस्ट रखा हुआ था। पूरे डंजन के अंदर ये यहाँ पे एक लौता कमरा है जो कि पूरी तरीके से अलग दिखता है। तो इरागी तुरंत ही वहाँ पे समझ जाता है कि ये जरूर यहाँ पे कोई ट्रैप है, इसलिए वो वहाँ पे उस चेस्ट को न खोलने का ही वहाँ पे सोचता है। लेकिन तभी उसी चेस्ट बॉक्स के अंदर से वहाँ पे कोई आवाज बाहर आती है। हम देखते हैं कि ये चेस्ट बॉक्स इंसानों की तरह यहाँ पे बातचीत कर सकता है, और इंसानों के जैसे ही इसके हाथ और पैर भी हैं यहाँ पे। वो उछल करके तुरंत ही वहाँ पे इरागी के ऊपर अटैक कर देता है। इरागी ऐसी अजीब चीज को देख वहाँ पे घबरा गया था। वो गलती से उसी ट्रेजर चेस्ट के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है, और वो चेस्ट बॉक्स वहीं पे मर जाता है। उसके खत्म होते ही वहाँ पे एक और नया चेस्ट बॉक्स वापस से आ जाता है, जिसके अंदर उस चेस्ट बॉक्स की बायोग्राफी लिखे हुए थी। एक गोल्डन टाइप था, जब हर एडवेंचरर या एक्सप्लोरर को गोल्डन डंजन के अंदर जाने के लिए चेस्ट बॉक्स की जरूरत पड़ा करती थी, जिस पर कि वो लोग अपना ढूंढा हुआ खजाना भी रखा करते थे। लेकिन जब से आइटम बॉक्स को इन्वेंट किया गया है, लोगों ने चेस्ट बॉक्स को तो ऐसे भुला दिया जैसा कि वो कुछ यहाँ पे है ही नहीं। इस अकेलेपन ने उसे यहाँ पे इंसानों की तरह बोलना चलना सब चीजें यहाँ पे सिखा दी थी। उसने सोचा होगा कि अब शायद यहाँ पे इंसान लोग उसे अपना लेंगे, लेकिन इंसानों ने तो उसे मॉन्स्टर बोल करके वहाँ पे ईंट मार मार करके भगा दिया। अब उस चेस्ट बॉक्स के अंदर एक और रिंग वहाँ पे थी, जिससे कि किसी का भी गुड लक वहाँ पे 2 गुना माइनस में भेजा जा सकता है। तभी वो काई स्टोन तुरंत ही लाल रंग के अंदर चमकना शुरू हो जाता है, यानी आडोरिया जरूर किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुकी है। तभी हम लोग दूसरी तरफ आडोरिया को देखते हैं, जो कि एक विशाल काय गेट के सामने खड़ी हुई थी। उसके अंदर जाने के अलावा वहाँ पे कोई और रास्ता नहीं था। अंदर जाते ही वो दरवाजा अचानक से वहाँ पे बंद हो जाता है। तभी आडोरिया के सामने वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन खड़ा हुआ था, डीमन लॉर्ड की आर्मी का सबसे ज्यादा भावुकाली और ताकतवर मॉन्स्टर। आडोरिया बिना किसी सोचे समझे वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है। तभी हमारा सीन वहाँ पे तुरंत ही चेंज होता है एंड हम लोग यहाँ पे इरागी और सारिया को देखते हैं। उन दोनों को ये बात समझ में आ चुकी होती है कि आडोरिया जरूर किसी बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुकी है, पर वो क्या करे, वो पत्थर अभी भी दीवार के उस पार ही रास्ता वहाँ पे दिखा रहा था। साइची गुस्से में आकर के उस दीवार के ऊपर कई सारे मुक्के भी मारता है, जिससे दीवार तो नहीं लेकिन उसके मुक्के जरूर टूट जाते हैं। आडोरिया पहले से ही वहाँ पे काफी ज्यादा घायल थी और इस ड्रैगन से लड़ते हुए वो और भी वहाँ पे घायल हो चुकी है, लेकिन आडोरिया जो कि किसी से भी नहीं डरती, वो फिर भी जा करके उसी ड्रैगन से लड़ती है। इरागी और साइची को किसी भी हाल में बचाने के लिए आडोरिया अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म के अंदर आ जाती है एंड उस फॉर्म का नाम था कैलेमिटी बसर। उस ब्लैक ड्रैगन को एक इंसान से इतनी ज्यादा ताकत की उम्मीद कभी भी नहीं थी, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी आडोरिया वहाँ पे हार जाती है एंड ड्रैगन अपने फायर ब्लास्ट से उसे वहाँ पे खत्म करने के लिए जा रहा होता है। पर मौके पर इरागी और साइची वहाँ पे आ जाते हैं, डा करके उसे वहाँ पे बचा लेते हैं, जिसके बाद इरागी वहाँ पे अपना स्पेशल हीलिंग पोशन आडोरिया को वहाँ पे देता है और खुद जा करके वहाँ पे सामना करता है ब्लैक ड्रैगन का। इसके कुछ ही देर पहले इरागी के एक और पंच से वो दीवार वहाँ पे टूट चुकी थी, जिसके बाद वो रैपिडली मूवमेंट करके यहाँ पे आ जाता है। अब प्रेजेंट में ड्रैगन उसके ऊपर फायर ब्लास्ट से वहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन इंस्टेंट मूवमेंट से इरागी उसे तुरंत ही से डॉज कर देता है और वो तेजी से ड्रैगन की ओर ही वहाँ पे बढ़ रहा था। लेकिन ड्रैगन का सुप्रीम प्रो
सीधा जा करके इरागी को ही वहाँ पे लग पड़ता है। उसने ब्लैक ड्रैगन को कुछ ज्यादा ही वहाँ पे हल्के में ले लिया था। अपने अप्राइजल से वहाँ पे इरागी को पता चलता है कि इस ड्रैगन का लेवल यहाँ पे 5000 है, यानी वो ड्रैगन की पावर यहाँ पे जेनोस से 2 गुना थी। इरागी बेचारा वहाँ पे ड्रैगन के हमले को सिर्फ वहाँ पे डॉज ही कर सकता था, पर ड्रैगन के पास तो ऐसी भी पावर थी जिससे कि वो किसी की भी बॉडी को वहाँ पे कंट्रोल कर सकता था। वो इरागी को पकड़कर सीधा उसे दीवार में फेंक मारता है। एंड अब तक इरागी भी वहाँ पे अपने घुटनों के ऊपर आ चुका था। साथ ही में दोस्तों अब इस लड़ाई का अंत भी हमारे सामने ही था। यहाँ पे ड्रैगन अपना सबसे ज्यादा ताकतवर हमला बॉटनलेस इन्फर्नो से इरागी का वजूद वहाँ पे मिटाने ही वाला था। तभी सारिया अचानक उठकर उसे वहाँ पे याद दिलाती है कि इरागी के पास एक और मैजिक है। यहाँ पे इरागी तुरंत ही अपने वाटर डैगर को वहाँ पे समन करता है और वर्ल्ड डिजास्टर से वहाँ पे पूरी जगह को पानी के अंदर बदल देता है, जिस पर वो खुद भी वहाँ पे बह जाता है। इस इतने ज्यादा खतरनाक हमले से ड्रैगन का वहाँ पे हमला भी बेकार हो चुका था, पर ड्रैगन फिर से फायर ब्लास्ट से वहाँ पे इरागी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। इरागी तुरंत ही उछल करके उसे वहाँ पे डॉज करता है, लेकिन फिर से ड्रैगन अपने माइंड की पावर यूज करके उसे वहाँ पे फ्रीज कर देता है और सुप्रीम क्लो से इस कहानी का अंत पूरी तरीके से करने जा ही रहा था। इरागी वहाँ पे अपने आप को हिलाने की पूरी से पूरी कोशिश कर ही रहा होता है। तभी अचानक ही कहीं से उड़ करके उसको 2 नई स्किल्स वहाँ पे मिल जाती हैं। इरागी ड्रैगन के मैजिक से छोड़ करके एक सीक्रेट स्किल से ड्रैगन को तो कई हिस्सों में वहाँ पे काट देता है। इस लड़ाई का इतना ज्यादा बुरा अंत ड्रैगन को वहाँ पे पसंद नहीं आता। वो तो अपने मालिक के साथ वहाँ पे सिर्फ खुशी से रहना चाहता था। खैर ब्लैक ड्रैगन का आखिरकार वहाँ पे अंत हो चुका है। हमारे प्रोटैगनिस्ट इरागी का भी वहाँ पे लेवल बढ़ चुका है एंड अब वो तीनों के तीनों वहाँ से जिंदा वापस जा सकते हैं। लेकिन रास्ता कहाँ से है यहाँ पे, वो तो अब तक इनको वहाँ पे मिला ही नहीं। इरागी तुरंत ही सारिया को वहाँ पे शांत करता है। जरूर ड्रैगन के अंदर ऐसी कुछ न कुछ चीज होगी जो कि हमें यहाँ पे मदद करेगी बाहर निकलने में। इनमें ड्रैगन का वहाँ पे एक मोती था जिसको खाने से फिजिकल स्ट्रेंथ और मैजिक वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। इसको खाने से इरागी को स्पेस मैजिक नाम का एक और स्किल वहाँ पे मिल जाती है, जिससे कि अब वो लोग यहाँ से तुरंत ही बाहर निकल सकते हैं। इन आइटम्स के बीच ब्लैक ड्रैगन की किताब भी थी। एक समय पर ब्लैक ड्रैगन इंसानों का रक्षक हुआ करता था, लेकिन एक बीच इंसानों को उसकी चमड़ी देख करके वहाँ पे ख्याल आया हथियार बनाने का, जिसके बाद उन लोगों ने मिल करके ब्लैक ड्रैगन का शिकार करना शुरू कर दिया। तब उसको वहाँ पे डीमन लॉर्ड ने इंसानों से बचाया था, पर इंसानों के हाथों डीमन लॉर्ड वहाँ पे मारा जाता है। फिर जिसके बाद इस ड्रैगन को इसी डेंजन के अंदर सील कर दिया गया था। वैसे इस बार मिस्टर शीप यहाँ पे नहीं आए। तभी इरागी के सर पर बहुत ही तेज धमाका हो जाता है एंड हमें मिस्टर शीप का वहाँ पे लेटर मिलता है, जिसके अंदर वो यहाँ पे इरागी को कांग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी इंसानियत को खोने में एक कदम आगे आ चुका है। साथ ही में ड्रैगन को भी डीमन लॉर्ड से वहाँ पे मिलने नहीं दिया। इसी तरीके से मिस्टर शीप वहाँ पे इरागी को लगातार चिढ़ा रहे थे और वो कहते हैं इसी तरीके से तुम यहाँ पे मिशंस को पूरे करते रहो और मुझे तुम यहाँ पे परेशान भी ना करना, क्योंकि मैं यहाँ पे समर के वेकेशंस के अंदर चल रहा हूँ। जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ पे स्पेस मैजिक का यूज करके वापस अपने टाउन के अंदर आ जाते हैं। इरागी ने आडोरिया को अपनी गोद के ऊपर उठाए रखा हुआ था, जो देख आडोरिया वहाँ पे शर्मा जाती है। वो इरागी को वहाँ पे उसे उतारने के लिए कहती है। सारिया उसे समझाती है कि वो यहाँ पे अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, लेकिन आडोरिया के हिसाब से समझना तो उनको यहाँ पे चाहिए, क्योंकि आडोरिया का ब्लैक लक -2 लाख से भी ज्यादा है। इससे उसके करीब में रहने वालों को बहुत ही ज्यादा मुश्किलें पड़ सकती हैं। साथ ही में इस अनलक का यहाँ पे कोई तोड़ भी नहीं है। इसी वजह से जो भी उसके साथ रहेगा उसको इसकी पूरी किस्मत के साथ रहना पड़ेगा। जिसके बाद वो तीनों ही वापस से वहाँ पे गिल्ड के अंदर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है गिल्ड मास्टर और एरिस जब से वो लोग वहाँ पे गायब हुए हैं, तब से वो लोग उनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। और अब उन दोनों को यहाँ पे खुशी है कि वो तीनों वापस यहाँ पे सही सलामत लौट चुके हैं। आडोरिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उस जैसे कैलेमिटी के लिए कोई कैसे यहाँ पे इतना परेशान हो सकता है। इरागी उसे समझाता है कि जैसा वो यहाँ पे अपने आप के बारे में सोचती है वैसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को तुम्हारी बदकिस्मती से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो आडोरिया की परवाह करते हैं, ना कि उसके वहाँ पे बैड लक के चक्कर में उससे घृणा। आडोरिया इतनी ज्यादा अच्छी बातों को सुन करके वहाँ पे इमोशनल हो जाती है और रोते हुए वहाँ से तुरंत ही भाग भी जाती है। इरागी कुछ भी नहीं समझाता कि वो यहाँ पे ऐसे कैसे चली गई, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। इरागी भी तुरंत ही वहाँ पे आडोरिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब एक बार फिर हम लोग वापस से उन्हीं मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जिन्हें आकर के लिया बताती है कि ब्लैक ड्रैगन पिछली रात यहाँ पे मारा जा चुका है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन डीमन आर्मी में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं, बल्कि वो ड्रैगन यहाँ पे डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर था। एंड जिसने जा करके ब्लैक ड्रैगन को यहाँ पे मारा है वो जरूर यहाँ पे मॉन्स्टर्स के खिलाफ ही होगा। दूसरी तरफ इरागी पूरे टाउन के अंदर वहाँ पे उसी लड़की को ढूंढ रहा था। उसके पास अभी भी आडोरिया का वही
स्टोन था जिससे कि वो वहाँ पे उसकी लोकेशन का पता लगा सकता था। अब आडोरिया को ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पे आडोरिया की दोस्त एड्रीना से टकरा पड़ता है। इरागी उससे आडोरिया के बारे में पूछता है, लेकिन ये बात तो खुद उसे वहाँ पे इरागी से पता चली थी। वैसे एड्रीना यहाँ पे आडोरिया के प्रॉब्लम्स के बारे में जानती थी, इसीलिए वो यहाँ पे चाहती थी कि इरागी जा करके वहाँ पे उसका ख्याल रखे, पर ये बोलने की वहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा इरागी पहले से ही उसका वहाँ पे ख्याल रखता है। आखिर में वो वहाँ पे गाइड स्टोन का यूज करके वहाँ पे पहुंच ही जाता है जहाँ पर की आडोरिया थी। ये वही जगह थी जहाँ पर की इरागी का पहला टेस्ट हुआ था। वहाँ एक कोने में आडोरिया उदास और सहमी हुई वहाँ पे बैठी थी। वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके अंदर ऐसा क्या है जो लोग उसे यहाँ पे पसंद करेंगे, जबकि वो बस यहाँ पे दूसरों के लिए परेशानी का एक सबूत ही है। इरागी समझ चुका था कि आडोरिया अभी भी यहाँ पे काफी ज्यादा उदास है, इसीलिए वो तुरंत ही पीछे से जा करके उसको वहाँ पे गले लगा लेता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा हमेशा यहाँ पे आडोरिया के साथ रहेगा। उसके दुखी वक्त में वो हमेशा उसके साथ है, उसके अकेलेपन में भी वो हमेशा वहाँ पे उसके साथ है। वो बस उसके चेहरे में एक मुस्कुराहट देखना चाहता था जैसा कि वो वहाँ पे पहले करा करती थी। आडोरिया को ये सारी बातों को सुन बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, लेकिन इरागी को तो उसको पकड़े हुए कुछ ज्यादा ही देर हो चुकी थी, जिस वजह से उन दोनों को ही वहाँ पे शर्मा रही थी। तब इरागी को वहाँ पे याद आता है कि उसके पास एक नेगेटिव लक रिंग भी है। वो तुरंत ही उस रिंग को आडोरिया की वहाँ पे उंगली के ऊपर पहना देता है, क्योंकि आडोरिया का लक तो यहाँ पे नेगेटिव में है और वो रिंग यहाँ पे नेगेटिव काम करती है, मतलब कि वो यहाँ पे आडोरिया के नेगेटिव लक को पॉजिटिव लक कर देगा तुरंत ही से। जिसके बाद इरागी आडोरिया से कहता है कि अब हम दोनों मिल करके यहाँ पे एक खुशहाल जिंदगी को जी सकते हैं और इस चीज में वो हमेशा वहाँ पे उसको सपोर्ट भी करेगा। इस बात को सुन करके आडोरिया के दोनों ही गाल वहाँ पे लाल हो जाते हैं और वो शर्मा करके इरागी को धक्का दे करके वहाँ से भाग जाती है। इरागी कुछ भी समझा नहीं था कि अब यहाँ पे आडोरिया को आखिरकार क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारे सिंपल भाई को यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि आडोरिया यहाँ पे लव की फीलिंग को फील करने लग गई है। वो उसको समझाने के लिए तुरंत ही उसके पीछे भागता है, लेकिन वो वहाँ पे उसको थोड़ी खुश दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो यहाँ पे इस वक्त तक के लिए इस चीज को वहाँ पे टाल देता है। मन में हमारा भाई यही सोच रहा होता है कि दो वाइफ को यहाँ पे रख लेंगे। दूसरी तरफ आडोरिया को यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका हार्ट इतनी ज्यादा तेजी में क्यों धड़क रहा है। जिसके बाद इरागी जब भी आडोरिया के सामने वहाँ पे आया करता था वो उसे शर्मा करके अवॉइड कर देती थी और वहाँ से चली जाया करती थी। इरागी भी अब इस हरकत से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसको समझ में जरा सी भी नहीं आ रहा था कि आडोरिया उसको यूं इग्नोर क्यों ही करे जा रही है। अब इरागी को यहाँ पे गलतफहमी होने लग जाती है कि आडोरिया उसको वहाँ पे हेट करती है, तभी तो वो उसको यूं यहाँ पे ऐसा इग्नोर कर रही है। खैर सारिया वहाँ पे बताती है कि आज वो फिर से वहाँ पे ऑर्फनेज के अंदर जाने वाली है, तो इरागी भी हाँ इस वर्ल्ड के बारे में और भी जानने के लिए वहाँ पे कोशिश करेगा। उसका मेन प्लान तो यही है कि उसे खासकर अपने दोस्तों का पता लगाना है। वो सबसे पहले वहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए गिल्ड के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो दोनों इरागी के सामने अपने बनाए गए प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे थे भाई, वो भी फ्री में। लेकिन इरागी तो जानना चाहता था कि क्या इन खास दिनों में किसी सिटी के अंदर कुछ खास चीजें हो रही हैं। गिल्ड मास्टर को अचानक से वहाँ पे याद आता है कि अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पे बहुत ही सारे सुपर हीरोज को दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे समन किया गया है डीमन किंग को वहाँ पे मारने के लिए। इरागी इसके बारे में ही यहाँ पे जानना चाहता था, लेकिन वो इस चीज से हैरान भी था कि डीमन किंग से जा करके वहाँ पे उसके दोस्तों का सामना होने वाला है। लेकिन तभी गिल्ड मास्टर वहाँ पे उसे बताता है कि अगर वो इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहता है तो उसको इसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन रॉयल लाइब्रेरी के अंदर मिलेगी, जिसका की मैप वो यहाँ पे अपने वापिस एक अच्छे से निकाल करके वहाँ पे दे देता है। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे किंग को देखते हैं जो कि हमारे हीरो के दोस्तों के ऊपर ही वहाँ पे नजर रख रहा था। 5 महीना पूरी तरीके से बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हीरोज यहाँ पे डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। इस वजह से वो राजा काफी ज्यादा डिप्रेशन के अंदर था। अगर वो डीमन लॉर्ड यहाँ पे गलती से जाग गया तो हमें आकर के कौन यहाँ पे बचाएगा। जादूगर आकर के कहता है डियर किंग समन किए गए सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जा करके डीमन लॉर्ड से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जाकी उनको वहाँ पे लड़ने नहीं दे रहा। तभी वो मेज वहाँ पे उसे बताता है कि हमें यहाँ पे पार्वोडर एकेडमी के अंदर उन्हें वहाँ पे भेज देना चाहिए। वो ए रैंक एडवेंचरर्स की वहाँ पे एक एकेडमी है, वहाँ पे ये सभी लोग अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। एंड वैसे भी सारे किए गए हुए एडवेंचरर्स यहाँ पे एक बच्चे ही हैं, तो उन्हें फुसलाना भी हमारे लिए काफी ज्यादा आसान है। लेकिन किंग को वहाँ पे शक था कि वो लोग मिल करके उनकी बात वहाँ पे नहीं मानेंगे, तो जादूगर तुरंत ही किंग को वहाँ पे एक जादुई ब्रेसलेट दिखाता है। उतने में ही हमारी सीन वहाँ पे शिफ्ट होती है एंड हम लोग वहाँ पे इरागी को देखते हैं जो रॉयल एकेडमी के अंदर जा करके डीमन लॉर्ड के बारे में वहाँ पे कुछ रिसर्च कर रहा था। उसको हर एक किताब के अंदर वहाँ पे शैतान दिखाया गया है, पर इरागी भी यहाँ पे इस चीज को भली बात ही जानता था कि इंसान भी यहाँ पे किसी शैतान से कम है क्या। इसीलिए वो यहाँ पे इस चीजों में काफी ज्यादा कंफ्यूज है
कि आखिर यहाँ पे इनमें सही कौन है। वो ऐसे ही नई नई किताबों को वहाँ पे पढ़ता चला जा रहा था। पते की बात पता है क्या है भाइयों, यहाँ पे उसको नई नई स्किल्स भी मिलती जा रही थी। वो कई सारी किताबों के पन्ने वहाँ पे तेजी से पलटने लग जाता है और उसको उतनी ही तेजी से वहाँ पे स्किल्स मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये वही स्पेशल स्किल थी जो कि गॉड ने उसको यहाँ पे समन करने से पहले दिया था। इतनी ज्यादा बुक को रीड कर लेने के बाद भी इराकी को कुछ भी वहाँ पे ठीक ठाक नहीं मिलता। अब सुबह से चलते फिरते अब उसको वहाँ पे भूख भी लगने लग गई थी, तो वो बाहर तुरंत ही कुछ खाने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद रोड के एक कोने में खड़ी हुई एक लड़की उसको वहाँ पे दिखाई पड़ती है, जिसके कान तो फ्रेंड्स वहाँ पे जानवरों की तरह थे। वो सीधी सादी लड़की वहाँ पे कुछ साइड में बैठ करके पेंटिंग्स को बेच रही थी। इराकी वहाँ पे देखता है कि वो तस्वीरें तो सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। खास बात तो ये है कि वो सारी तस्वीरें इस लड़की ने खुद ही यहाँ पे बनाया है। इराकी उन तस्वीरों में से एक तस्वीर को लेने का वहाँ पे मन बना लेता है। वो ये सुन लड़की वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि वो यहाँ पे पहला ऐसा बंदा था जो कि वहाँ पे पेंटिंग को खरीद रहा है। इराकी उस पेंटिंग को तुरंत ही अपने आइटम बॉक्स के अंदर रख लेता है। तभी इराकी को पास की गली से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाने की सूंघ वहाँ पे आती है। वहाँ पर एक कैफे था, लेकिन अंदर जाने से वो वहाँ पे घबरा रहा था कि कहीं उसके साथ वो फिर से न हो जाए जो कि गिल्ड में उसके साथ वहाँ पे हुआ था। लेकिन इराकी की तो भूख उसे अंदर जाने के लिए वहाँ पे मजबूर कर देती है। अंदर कैफे का मालिक और बारूटों की तरह दिखने वाला एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी तुरंत इराकी को देख करके वहाँ पे पहचान लेता है कि इराकी पक्का यहाँ पे इस वर्ल्ड से नहीं है। तभी हमारी सीन यहाँ पे शिफ्ट होती है। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे अल्डोरिया को देखते हैं, जो काफी ज्यादा ही परेशान अनेक अनेक गलियों के अंदर वहाँ पे घूमे जा रही थी। उसको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी आखिर क्यों उसके दिल को उसके सामने आते ही वहाँ पे अजीब सा फील होता है। उतने में ही हमें एड्रियाना दिखाई जाती है, जो कि अल्डोरिया से आकर के बोलती है कि वो उसकी बीमारी के बारे में यहाँ पे जानती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग वापस से इराकी को उसी कैफे के अंदर देखते हैं, जो वहाँ पे खुशहाली में बैठा हुआ मीट नूडल्स को वहाँ पे चख रहा था। अरे वाह, कितना ज्यादा स्वादिष्ट खाना है, इसको तो मैंने 6-7 महीनों के बाद खाया होगा। इस आदमी का नाम यहाँ पे रेंस है, यहाँ का एक नॉर्मल सिटीजन। उसने इराकी को देखते ही पहचान लिया था कि वो यहाँ पे इस वर्ल्ड से तो पक्का नहीं है, यानी जरूर तुम यहाँ पे एक एडवेंचरर हो जो कि बाहर से समन किए गए हो। इराकी उससे सारी बातें बताता है कि वो हाल ही में ही एक ऑफिशियल एडवेंचरर बना है। इराकी के नाम से रेंस को वहाँ पे लगता है कि इराकी यहाँ पे नॉर्थन नेशन से है, जहाँ के तो वॉरियर्स काफी ज्यादा ही वहाँ पे पावरफुल होते हैं। इराकी भी उसकी सारी बातों में हाँ में हाँ किए जा रहा था। इराकी को तो बस इस बात का डर था कि इन दोनों को उसके बारे में न पता चल जाए कि उसके पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स हैं। दूसरी तरफ हम लोग एड्रियाना और आडोरा को देखते हैं। एड्रियाना आडोरा को बताती है कि वो यहाँ पे हमारे हीरो के प्यार के अंदर पागल हो चुकी है। ये बात तो मानने के लिए आडोरा वहाँ पे तैयार ही नहीं हो रही थी। वो बेचारी तो बस वहाँ पे लगातार शर्मा ही जा रही थी। तो एड्रियाना उससे वहाँ पे पूछती है कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड में यहाँ पे जो रिंग पहनी हुई हो तुम, इसका ऐसे पहनाना ये यहाँ पे कैसे ही मतलब होगा। आडोरा यहाँ पे एड्रियाना से कहती है कि इराकी के पास तो पहले से यहाँ पे सारिया है। ये कहते हुए उसके बहते हुए आंसू एड्रियाना को पूरी तरीके से समझ में आ रहे थे कि वो सच में वहाँ पे हमारे हीरो के प्यार के अंदर पागल हो चुकी है। अब आडोरा भी एड्रियाना के सामने सब कुछ वहाँ पे कन्विंस कर देती है। वो बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पे इराकी से बहुत ही बुरी तरीके से प्यार करती हूँ। उसे हर हाल में वहाँ पे इराकी चाहिए, लेकिन वो शायद उसे पा नहीं सकती। एड्रियाना खुश होकर के कहती है अब बस तुम मेरे ऊपर सब कुछ यहाँ पे छोड़ दो। दूसरी तरफ वापस से हम लोग कैफे के अंदर इराकी को देखते हैं, जिसने की बातों बातों में उलझते हुए उनको वहाँ पे रिंग के बारे में भी बता दिया, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड के ऊपर रिंग पहनाना यहाँ पे कन्फेशन कहा जाता है। ये बात को सुनते ही इराकी की तो वहाँ पे फट के चार हो चुकी थी, क्योंकि अब वो अगर जा करके ये चीज को कहेगा कि ये यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर उसने यहाँ पे ये चीज को गलती से कर दिया, तो इराकी को सरकार के द्वारा यहाँ पे बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाएगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि उसके छोटे भाई से उसका कनेक्शन वहाँ पे काट दिया जाए। एंड यहाँ पे मैं सही में इराकी की बात नहीं कर रहा हूँ। इराकी के अंदर इतनी बुरी तरीके से डर देख करके वो दोनों ही वहाँ पे समझ जाते हैं कि इराकी के मन के अंदर कोई और ही लड़की है। यहाँ पे रेंस कहता है कि उसे दोनों लड़कियों से यहाँ पे प्यार करना चाहिए, जो सुन इराकी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है। खैर कैफे का ओनर वहाँ पे उसे सलाह देता है कि उसको सारी बातें जा करके साफ साफ बता देनी चाहिए, उसे अपनी गलती के लिए वहाँ पे अपोलोजाइज करना चाहिए एंड साथ ही में अपने प्यार को भी इस चीज के बारे में वहाँ पे बता देना चाहिए। इराकी इसकी बातों को समझ रहा था एंड वो उसको वहाँ पे शुक्रिया कह करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कैफे का ओनर रेंस से कह रहा होता है कि उसे हमारे बारे में किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। रेंस कहता है कि परेशानी की कोई भी बात नहीं है, वैसे यहाँ की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर उनको यहाँ पर आकर के पिक करेगी। दूसरी तरफ इराकी सारिया को लेने के लिए वहाँ पे ऑर्फनेज के अंदर जा रहा था। रास्ते में वो डरता डरता ये चीज को भी सोच रहा था कि आगे उसको अब यहाँ पे क्या ही करना चाहिए। अब सारिया को बुलाने से
पहले आडोरिया को यहाँ पे कैसे समझाना है, हमारा हीरो इस बात की वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी अचानक सामने से आडोरिया वहाँ पे उसके पास आने लग जाती है। ये इरागी के पास अपनी बातों को क्लियर करने का एक अच्छा मौका था, लेकिन इससे पहले कि इरागी जा करके आडोरिया से वहाँ पे कुछ कह ही पाता, आडोरिया अचानक आकर के उसको वहाँ पे किस कर लेती है। वो कहती है कि हाँ, वो पूरी तरीके से जानती है कि इरागी ने उसको वो रिंग वहाँ पे उस फीलिंग से नहीं पहनाई। वो जानती है कि उसके पास वहाँ पे सारिया है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे उससे प्यार करती है। इरागी, क्या तुम मुझसे भी यहाँ पे प्यार कर सकते हो सारिया के साथ साथ? इरागी एक को चुन नहीं सकता था, साथ ही में वो आडोरिया को मना भी नहीं कर पाया। इरागी उसको कन्फ्रेस करने ही वाला था कि तभी ऑर्फनेज के अंदर से अचानक वहाँ पे सारिया बाहर निकलती है। सारिया को देख इरागी का मूड तुरंत ही वहाँ पे बदल जाता है। अब वो उसको वहाँ पे समझाने लग जाता है, लेकिन सारिया उतने में बोलती है कि उसे ये वाला प्रपोजल यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे इरागी के सिवाय सारिया का यहाँ पे कोई भी नहीं है, पर उसका इरागी के ऊपर कोई भी अकेला हक भी नहीं है। बाय द वे सारिया यहाँ पे आडोरिया को भी पसंद करती है, इससे कि वो तीनों वहाँ पे एक फैमिली की तरह बन जाएंगे। अब सारिया की बातों को मानते हुए इरागी वहाँ पे आडोरिया को प्रपोज कर देता है। आडोरिया कहती है कि अब वो उसके निक नेम आर से बुलाएगा उसे। इस नाम से बस उसको वही लोग बुला सकते हैं जो कि उसके करीब होते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और पता नहीं कहां से सभी लोग वहाँ पे अचानक आ जाते हैं। वहाँ पे सभी लोग खड़े होकर के उन्हें वहाँ पे बधाइयां दे रहे थे। एंड इसी तरह हमारे लोनली बॉय की यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली बन जाती है। तो भाइयों, कमेंट के अंदर जरूर से अपना प्यार यहाँ पे बताना कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखना है तो कमेंट में आप जल्दी से यहाँ पे पार्ट 2 लिख दीजिए, ताकि मुझे भी फील हो यार मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पे मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। बाय द वे, अगर आपको यहाँ पे ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। तो इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि आडोरिया हमारे हीरो इरागी को वहाँ पे प्रपोज कर देती है, वो भी सारिया के सामने, लेकिन सारिया भी उसको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है। तो वीडियो के बीच में ये चीज कहने के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। अगर आप चैनल में नए हो तो जल्दी से आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी आप लोग यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा। बाय द वे, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पार्ट 4 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि अब इरागी ऑफिशियली यहाँ पे एक एडवेंचरर बन चुका है, पर अब तक उसके पास कोई भी वहाँ पे घोड़ा ही नहीं है। एंड एक घोड़ा तो एडवेंचरर की पहचान होती है इस वर्ल्ड के अंदर। तो गिल्ड मास्टर इरागी को अपने कच्चे में से एक मैप निकाल करके दे देते हैं, जिसके अंदर उस जगह का रास्ता था जहाँ पर की इरागी को घोड़ा मिलेगा। वहाँ हमारे बेचारे इरागी को अकेले ही जाना पड़ता है, क्योंकि सारिया वापस से यहाँ पे ऑर्फनेज के अंदर गई है। दूसरी तरफ यहाँ पे आडोरिया भी कुछ क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे सफर पर गई है, वरना इरागी के घर में खाना कैसे आएगा। अब घोड़ों के तबले के अंदर पहुँचने के बाद इरागी को सबसे पहले रॉयल कप के बारे में पता चलता है, जो कि घोड़ों की रेस है। इसके अंदर एडवेंचरर्स यहाँ पे मैजिक और घोड़ों का यूज करते हैं, एंड इसी के बिहाफ पर वो जा करके इरागी को तेज तर्रार घोड़े दिखाता है। उनमें से एक घोड़ा तो ऐसा था जो कि उसके छूने भर से ही वहीं पे खत्म हो जाता है। ये घोड़े बाकी घोड़ों के मुकाबले भागने में बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, पर ये दिमाग के बहुत ही ज्यादा बेवकूफ भी होते हैं। कभी कभी तो ये बूढ़ घोड़े यहाँ पे सांस लेना तक भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। वैसे मालिक के पास एक और हॉर्स वहाँ पे बाकी था, जो कि यहाँ पे घोड़ा तो कम, वहाँ पे गधा ज्यादा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, वो घोड़ा वहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन जंगली होने की वजह से वो अपने पास किसी को भी नहीं आने देता था। तभी अचानक ही वो घोड़ा अपने मालिक को ही कुचल कुचल के वहाँ पे मारने लग जाता है। इरागी तो बस वहाँ पर खड़े होकर के हैरान ही हो सकता था। तभी उसको अचानक वहाँ पे एक और नई स्किल मिल जाती है, जिससे कि अब वो कोई भी तरीके की भाषा को वहाँ पे समझ सकता था। इरागी को पता चलता है कि ये फीमेल डंकी किसी ऐसे शख्स का यहाँ पे इंतजार कर रही है जो कि उसके काबिल हो। उससे पहले वो नहीं चाहती कि कोई भी ऐरा गैरा आकर के उसकी राइड ले। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि इरागी को उसके जरूरत के हिसाब से नई नई स्किल्स यहाँ पे मिलती रहती हैं। ये चीज जरूरी नहीं है कि इरागी को स्किल्स के लिए किसी से जा करके वहाँ पे फाइट ही करना पड़े। खैर, वो डोंकी भी वहाँ पे समझ चुकी थी कि इरागी उसकी सारी भाषाओं पे समझ सकता है। वो इरागी को तुरंत ही अंदर बुलाती है एंड उसके पास अचानक से एक जोरदार हमला कर देती है, लेकिन इरागी गुरु तो उसकी टांगों को ही वहाँ पे पकड़ लेता है और उसे अचानक अपने ऊपर उठा करके रख लेता है। जिसके बाद वो डोंकी भी अपनी हार को वहाँ पे मान लेती है। वो कहती है ठीक है। वो अब समझ चुकी थी कि इरागी यहाँ पे कोई आम इंसान नहीं है, इसीलिए वो डोंकी भी अब वहाँ पे चाहती थी कि हमारा इरागी वहाँ पे उसका मास्टर बन जाए। इरागी भी तुरंत ही उसकी बातों को वहाँ पे मान लेता है, जिसके बाद वो अपना नाम लुलूना वहाँ पे इरागी से बताती है। अब इरागी उसको वहाँ पे खरीदना चाहता था, लेकिन अभी तक अस्तबल के मालिक को वहाँ पे होश नहीं आया। वो इरागी को बच्चा समझ करके उससे कहता है, ओए बच्चे, जा करके स्कूल में पढ़ाई कर, यहाँ क्या कर रहा है। ये सुनते ही लुलूना उसके मुंह पर जोरदार वहाँ पे किक मार देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं एंड थोड़ी बहुत पेट पूजा करके वहाँ पे अपने सफर की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तभी इरागी की नजर उसी एनिमल ईयर वाली लड़की के ऊपर पड़ती है, जिसको कि कोई लड़का आकर के वहाँ पे परेशान कर रहा था। पर
गाइज हमें वहाँ पे पता चलता है कि ये लड़का तो उसी का सगा भाई है जो उसे पेंटिंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने के लिए जबरदस्ती वहाँ पे कर रहा है। इस लड़के का नाम मे है जो कि अपनी बहन माई की तरह वहाँ पे एक पेंटर है, लेकिन उसकी बनाई हुई पेंटिंग ज्यादा कुछ खास नहीं होती। खैर ये पेंटिंग वाला कंपटीशन रॉयल कप के 1 महीने बाद ही होने वाला है एंड मे को वहाँ पे पता चलता है कि इरागी ने उसकी बहन की पेंटिंग्स को वहाँ पे खरीदा था, तो वो इरागी को उसे वहाँ पे समझाने के लिए कहता है, ए भाई प्लीज मदद कर देना भाई, इस बहन को यहाँ पे समझा तू यहाँ पे आकर के। तो माई को मोटिवेट करने के लिए इरागी लुलुना के साथ रॉयल कप के अंदर वहाँ पे हिस्सा लेने का फैसला करता है, जिसका फर्स्ट प्राइज तांबुली नाम की एक रेयर मछली थी। अब खाने का नाम सुन करके लुलुना भी बिल्कुल से वहाँ पे एक्साइटेड हो जाती है एंड देखते ही देखते वो रेस का दिन भी हमारे यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा जल्दी आ जाता है। यहाँ पर आडोरिया और सारिया भी इन्हें यहाँ पे चेयर अप करने के लिए आई हुई थी, लेकिन देखने से तो ये रेस यहाँ पे इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि इस बार के कैंडिडेट्स यहाँ पे बहुत ही जोर में लग रहे होते हैं। क्योंकि वेलकरी अरोरा यहाँ पे बताती है कि यहाँ पे जो सेकंड प्राइज में रखा गया है जो सामान, वो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हॉट पिक्स है एंड फर्स्ट प्राइज में तो तुम्हें सारी वेलकरीज के साथ एक दिन बिताने के लिए मिलेगा, जो कि ये प्राइज लुलुना और इरागी को बहुत ही घटिया लगता है, इसीलिए वो लोग अपनी तांबुली के ऊपर ही वहाँ पे फोकस करेंगे। पर दूसरी तरफ ये प्राइज को सुन करके तो दोस्तों वहाँ पे पूरे के पूरे लोग उछल पड़ते हैं। यहाँ मे और माई भी उन्हें यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। अब रेस यहाँ पे शुरू हो जाती है, इन्हें पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा करके वापस यहीं पर आना था। रेस की शुरुआत में ही वहाँ पे कुछ घोड़े कैनन की आवाज सुन करके ही वहाँ पे मर जाते हैं, लेकिन इससे भी बेबदतर हालात हमारे इराकी के घोड़े के थे, क्योंकि लुलुना तो यहाँ पे रेस के अंदर भाग ही नहीं पा रही थी, वो बहुत ही बुरी तरीके से हफ रही थी। वो 5th प्राइज तांबुली के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड थी कि फ्रेंड्स यहाँ पे उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, जिसके वजह से लुलुना को अब यहाँ पर भूख लग रही है। इनका ऐसा इनएक्टिव बिहेवियर देख करके ग्राउंड में सभी लोग इनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। इरागी अपने आइटम बॉक्स के अंदर कुछ खाने लायक वहाँ पे ढूंढता है, तभी उसको फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का वहाँ पे एक बीज मिल जाता है, जिसको कि वो उठा करके तुरंत ही लुलुना को वहाँ पे खिला देता है। लेकिन आगे रेस तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। एक कैंडिडेट अपने वुल्फ विसल से कई सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे बुला लेती है, लेकिन हालात तो जब बुरे हुए थे जब उन सभी मॉन्स्टर्स के बीच वहाँ पे ए रैंक का मॉन्स्टर भी आ जाता है। हर कोई इस रेस से यहाँ पे पीछे हट रहा था। वेलकरीज भी यहाँ पे इस रेस को कैंसिल करने वाली थी, लेकिन पीछे से कोई एक एडवेंचरर अपने गधे के ऊपर सवार होकर के बहुत ही रॉकेट स्पीड में आ रहा था। उसको देख पूरे स्टेडियम के अंदर एक नई जान वहाँ पे भर जाती है। वो हमारा इरागी था, किसी को भी वहाँ पे शक नहीं होता कि उसकी पूरी तरीके से फटी हुई पड़ी है। उस फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खाने के बाद लुलुना अपने ऊपर वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो तेजी में उन्हीं सारे वुल्फ के बीच ही में वहाँ पे कूद जाती है एंड बिना लड़े सभी लोगों को पीट पाट करके वहाँ पे जीत जाती है। ये देख कर माई को भी काफी ज्यादा वहाँ पे हिम्मत मिली थी। अब उसको ये चीज देख करके पूरा साफ हो चुका है कि उसको कंपटीशन के अंदर क्या चीज बनानी है। वैसे एक बुरी खबर है, ये दोनों लोग गलती से वहाँ पे फर्स्ट प्राइज ले चुके हैं, यानी कि अब उन लोगों को तांबुली बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसीलिए लुलुना बच्चों की तरीके से वहाँ पे रोने लग जाती है। इरागी उसको सहला करके समझाता है क्या हुआ अगर हम लोग यहाँ पे तांबुली नहीं जीत पाए, अभी तो हमारी लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें बाकी है ना, जिन खानों को जा करके हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे ट्राई करेंगे। सही बात है ना लुलुना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग अगली बार जरूर यहाँ पे जीतेंगे 5th प्राइज में। लुलुना इरागी को गले लगा लेती है और उसको पकड़ करके रोने भी लग जाती है। उतने में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि लुलुना का भी अपीयरेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है, जिसके बाद वो सुंदर सी बिना किसी कपड़ों वाली लड़की के ऊपर बदल जाती है। आडोरिया ने इरागी को उसके साथ बैठा हुआ वहाँ पे देख लिया था, जिसके वजह से आडोरिया इरागी को वहाँ पे गलत समझ लेती है, लेकिन इरागी समझाता है कि ये शायद से यहाँ पे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। आडोरिया ऐसी फालतू की बातें सुन करके वहाँ पे कन्विंस नहीं होती, तो सारिया उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करती है कि वो भी पहले यहाँ पे गोरिल्ला थी, लेकिन फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खा लेने के बाद वो भी यहाँ पे इसी तरीके से एक इंसान बन गई। आडोरिया को ये चीज देख करके वहाँ पे चक्कर आ रहे थे। वो लुलुना को अपने साथ ले जाती है एंड 20 मिनट के बाद उसके प्रेजेंस को पूरी तरीके से वहाँ पे चेंज कर देती है। अब जब वो लोग वहाँ पे अपनी खुशी को मना ही रहे थे, तभी वहाँ पे 2 वेलकरीज आ जाती हैं और आकर के इरागी को वहाँ पे अरेस्ट कर लेती हैं। ना उसको पता है कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है और ना वो लोग वहाँ पे उसे बताती हैं। इरागी बस ये कहता रह जाता है कि वो यहाँ पे बेकसूर है। दूसरी तरफ डीमन किंगडम के अंदर सभी आर्मी के मेंबर्स वहाँ पे आकर के खड़े हुए थे। यहाँ आज एक जरूरी बात के ऊपर चर्चा होने वाली है। आज डीमन लॉर्ड की बेटी लोटिया, उसे यही लगता है कि सालों से चली आ रही डीमन और ह्यूमंस के बीच की लड़ाई हमें यहाँ पे खत्म कर देनी चाहिए। ये बात तो यहाँ पे हैरान कर देने वाली थी कि ये सारी बात उसकी लड़की कह रही है, जिसके फादर को कई सालों पहले ह्यूमंस ने मिल करके वहाँ पे बेरहमी से मार दिया था। लूटिया को पता चलता है कि विम्बर किंग के राजा यहाँ पे डेमन्स के साथ समझौता करना चाहते हैं। तभी लिया डिस्कशन के बीच खड़ी होती है एंड सभी लोग को वहाँ पे बताती है कि ब्लैक ड्रैगन को भी एक इंसान नहीं आकर के यहाँ पे खत्म किया है, जो कि विल्बर किंगडम से यहाँ पे बिलोंग करता है। ये बात उसको खुद ब्लैक ड्रैगन के आत्मा से पता चली थी। लूटिया उन्हें समझाती है कि अगर हमें यहाँ पे इस धरती के ऊपर शांति से रहना है तो हमें इंसानों के
साथ ही मिल करके यहाँ पे जीना पड़ेगा। लेकिन इस चीज के लिए तो लुटिया का असिस्टेंट वहाँ पे किसी भी हाल में तैयार नहीं था। वो सभी लोग को वही वाली प्रेडिक्शन याद दिलाता है जिसके मुताबिक अगर डीमंस यहाँ पे इंसान के साथ मिल करके रहेंगे तो जल्द ही डीमंस यहाँ पे विलुप्त होने लग जाएंगे। वो बोलने में इतना ज्यादा मगन हो जाता है कि वो बोलते बोलते अपनी हद को भूल जाता है। तब एक डीमन जनरल उससे कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो। एंड वो जनरल सभी जनरल से यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे वही चीजें होंगी जो कि हमारी मिस लुटिया यहाँ पे चाहेंगी, भले उन्हें यहाँ पे गायब होना पड़ जाए या किसी को जा करके गायब करना पड़े। दूसरी तरफ हमें इरागी को दिखाया जाता है जिसको कि विम्बर किंगडम के अंदर ले जा रहे होते हैं। वर्ल्ड के रेसू से रास्ते में याद दिलाती है कि वो रॉयल कप में फर्स्ट प्राइज यहाँ पे जीता था जिसमें उसे पूरा एक दिन वेलकरीज के साथ वहाँ पे मिल करके बिताना होगा। और उन वेलकरीज ने यहाँ पे हमारे इरागी को इस वजह से बेड़िया पहनाई है ताकि लोगों को ये बात पता चले कि वेलकरीज यहाँ पे कितनी ज्यादा ही मेहनत करती हैं चोरों को पकड़ने के लिए। अब वो लोग अचानक वहाँ पे इरागी के बेड़ियों को खोल देती हैं एंड पूरे कैसल के ग्राउंड को वहाँ पे उसे दिखाती हैं जो कि पूरी तरीके से वहाँ पे एक बैरियर से क्रिएट किया गया था जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे अपने पूरे पोटेंशियल के ऊपर आ करके ट्रेनिंग कर सकता है। लेकिन लुइस किसी को भी अपने पोटेंशियल तक पहुँचने नहीं देती। वेलकरीज की लीडर लुइस यहाँ पर सभी लोग उससे वहाँ पे डरते हैं क्योंकि वो पूरे किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल योद्धा है। इरागी ये चीज देख करके शॉक हो जाता है कि लुइस का हमला इतना ज्यादा तेज है कि वो एक ही फ्लो में सारी की सारी वेलकरीज को वहाँ पे गिरा देती है। जिसके बाद वो अचानक ही आकर के इरागी से भी वहाँ पे लड़ना चाहती थी। उसके लड़ने का तरीका देखने के बाद इरागी तो पहले ही वहाँ पे डर चुका था, लेकिन वो तो जबरदस्ती हमारे हीरो के हाथों में वहाँ पे तलवार पकड़ा देती है। लुइस के सारे किए गए हमलों को वहाँ पे हमारा इरागी अपने सिक्स सेंस से भी नहीं देख पा रहा था। हमें पता चलता है कि लुइस के पास कोई मैजिक या फिर कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो हमेशा से यहाँ पे एक पावरफुल तलवार बाज रही है। तभी अचानक से इरागी को वहाँ पे 3 और नई स्किल्स मिलती हैं जो कि है माइंड आई, रिफ्लेक्सेस और वर्ल्ड आई। अब इरागी लुइस के सारे मूव को तो वहाँ पे देख ही पा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उसकी बॉडी भी खुद ही वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही थी, यहाँ तक कि वो लुइस की तलवार गिरा करके उसको वहाँ पे शॉक कर देता है। इस चीज को देख करके सारी लड़कियों का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है। इरागी को खुद भी वहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था, जिसके बाद लुइस उसके सामने आकर के झुक जाती है और पूछती है कि क्या वो उसको यहाँ पे मास्टर पुकार सकती है, क्योंकि इरागी ने तो लुइस की वहाँ पे जान बचाई है। असल में लुइस अपनी शॉट की टेक्निक की वजह से बचपन से ही वहाँ पे बहुत ताकतवर थी, इसी के कारण उसके बराबर का तो कोई था ही नहीं और ना ही कोई उसकी वहाँ पे बराबरी करना चाहता था। लुइस इस चीज के वजह से काफी ज्यादा अकेली पड़ चुकी थी, पर आज इरागी ने उसको हरा करके आज उसकी जिंदगी बचा ली है। अब ये चीज को सुनने के बाद तो इरागी भी उसका मास्टर बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उसे कुछ भी सिखा नहीं सकता क्योंकि इरागी को तो खुद सिखाना नहीं आता। तभी अचानक इरागी को गाइड करने वाली स्किल भी वहाँ पे मिल जाती है। अब लुइस आकर के इरागी से जिद करने लग गई थी। तभी मेड अचानक से सारे लोगों को वहाँ पे चिल्लाते हुए बता रही होती है अचानक किसी ने आकर के किंग के ऊपर घातक अटैक कर दिया है। लुइस तुरंत इरागी को ये सारी चीजों से दूर रहने के लिए कह देती है, लेकिन अब यहाँ तक आ जाने के बाद इरागी यहाँ पे पीछे कैसे हट सकता है भाई। वो अपनी वर्ल्ड आई से पूरे के पूरे कैसल को एक ही बार में स्कैन कर देता है, जिसके वजह से उसे वही कैलकुलेट के बारे में पता चल जाता है। वर्ल्ड आई से आप उन चीजों को बस देख ही नहीं बल्कि सारी चीजें उनके बारे में वहाँ पे निकाल सकते हो। इरागी को पता चलता है कि इस असासिन का नाम यहाँ पे ओलिगा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 साल की यहाँ पे बच्ची है। इरागी जाकर के उसे आसानी से वहाँ पे पकड़ लेता है। ओलिगा इरागी के ऊपर कोनाई से हमला कर वहाँ पे भागने की कोशिश करती है, लेकिन इरागी उसी के कोनाई से उसे वहाँ पे दीवार में टांग देता है और उसे बेहोश कर वेलकरीज को वहाँ पे सौंप देता है, जिसके बाद लॉर्ना उसकी इंटेरोगेशन करने वाली थी। तभी हमारे इरागी को पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, किंग अब हमेशा के लिए यहाँ पे सो चुके हैं, क्योंकि ओलिगा ने जिस ड्रैगर से जा करके राजा के ऊपर वहाँ पे हमला किया था उसके चक्कर में अब किंग को कभी भी यहाँ पे होश नहीं आएगा। लेकिन इरागी को तो यकीन है जैसे कि उसने आडोरिया के कर्ज को वहाँ पे रिवर्स किया था उसी तरह वो किंग को भी बचा सकता है। लेकिन इरागी तो ये चीज देख करके हैरान हो जाता है कि किंग यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि रान से ही था, जिसने की खाने की शॉप के अंदर बैठ करके उसको लव की एडवाइस दी थी। एंड जिस स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का वो वहाँ पे बैठ करके वेट कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि लुइस ही थी। खैर तभी वहाँ पे लुइस का भाई फ्लोरियो आ जाता है, जो कि उनकी कंट्री के अंदर के मैजिक डिवीजन का लीडर है। उन लोगों ने मिलकर के किंग के घाव को वहाँ पे भर दिया है, लेकिन उसके कर्ज को काटने के लिए उनके पास कोई भी उपाय नहीं है। इरागी भी अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा तो जानता नहीं था कि कर्ज को कैसे यहाँ पे हटाया जाता है। यहाँ तक कि इरागी को ये भी नहीं पता था कि कर्ज यहाँ पे दिखती कैसी है। उतने में इरागी को मैजिक क्रिएशन नाम की एक और स्किल वहाँ पे मिलती है एंड सरप्राइजिंगली वो कर्ज वहाँ पे उसी मैजिक से टूट जाता है एंड वहाँ पर किंग को भी होश आ जाता है। किंग भी इरागी को यहाँ पर देख करके हैरान हो चुके थे, जिस पर फ्लोरियो किंग से बताता है कि इरागी वो शख्स है जिसने की आकर के उनके ऊपर लगे हुए कर्ज को वहाँ पे हटाया है, जिसके बदले में फ्लोरियो मतलब की किंग वहाँ पे इरागी को कोई गिफ्ट देने वाले थे, पर इरागी को वहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए था। वो लगातार जिद करने लगते हैं, जिस पर इरागी वहाँ पे कुछ मांग ही लेता है। दूसरी
तरफ काइजर किंगडम के अंदर किंग बार्बाडोर ने सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे अपने अकेडमी के अंदर बुलवाया था। एंड अब तक कुछ बच्चे उनमें से समझ भी जाते हैं कि किंग के बताए हुए मकसद को हमारे मकसद से कंपेयर करें तो वो दोनों यहाँ पे बिल्कुल अलग हैं। दूसरी ओर किंग और इरागी बैठ करके एक साथ वहाँ पे बात ले रहे थे। इरागी ने वहाँ पे विश के बदले में मांगा था कि वो लुइस और बाकी सारी वेलकरीज के साथ जब चाहे आकर के यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकता है, जो सुन सारी वेलकरीज इरागी से वहाँ पे इम्प्रेस हो जाती हैं। वैसे गाइस आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे इरागी जब यहाँ पे अरेस्ट हो चुका होगा तो क्या उसकी गर्लफ्रेंड लोग को कोई परवाह नहीं थी उसकी? तो हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, उन्हें यहाँ पे कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि वो तीनों की तीनों जानती हैं कि इरागी इस परेशानी से भी काफी आसानी से निकल करके चला आएगा। लेकिन आडोरिया को तो इस बात का यहाँ पे डर था कहीं वेलकरीज वहाँ पे हमारे इरागी का फायदा न उठा रही हूँ। दूसरी तरफ किंग इरागी को अपने सारे सपने के बारे में बताते हैं। उनका सपना ये है कि दुनिया के सारे लोग उनके साथ वहाँ पे बात लें, भले ही वो लोग वहाँ पे डीमंस ही क्यों ना हो। इससे एक दूसरे के बीच की अनइक्विलिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी और इन सभी चीजों को हटा करके प्यार का एक और नया जन्म होगा, जहाँ पर कि सारे लोग आराम से यहाँ पे शांति से रहा करेंगे। लेकिन काइजर किंगडम में लाकिया का किंग को वहाँ पे ये वाला फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उन्होंने सारे हीरोज को बार्बाडोर अकेडमी के अंदर भिजवा दिया है, क्योंकि किसे क्या ही पता है कि कोई भी आकर के उनका वहाँ पे ब्रेन वॉश कर दे और फिर उनके हीरोज उनके लिए वहाँ पे खतरा बन सकते हैं। बात इससे भी ज्यादा बदतर जाती, लेकिन तभी अचानक से कोई किंग को मारने की कोशिश करता है। जाकिया सारी चीजों को छोड़ करके उसका लगातार वहाँ पे पीछे करता है। अब वो किंग और जादूगर उसी बारे में बात करते हैं कि विंगबर किंग का राजा डीमंस के साथ समझौता चाहता है, इससे उनका बना बनाया प्लान यहाँ पे खतरे में जा सकता है। एंड इस चीज का एहसास किंग को वहाँ पे अच्छी तरीके से हो चुका था, इसीलिए उन लोगों ने एक हथियारे को किंग को मारने के लिए भेजा है। विंबर कैसल में सारिया और बाकी सारे लोग वहाँ पे हमारे इरागी से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन जब आडोरिया वहाँ इतनी ज्यादा खूबसूरत लुइस को देखती है तो वो तुरंत ही वहाँ पे इरागी को कूटने लग जाती है। इरागी फिर से उसे समझाता है कि तुमको दूसरी बार यहाँ पे गलतफहमी हो रही है, जिसके बाद वो सभी लोग लुइस से वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। लुइस जहाँ पे ये बात को सुनता है कि सारिया वहाँ पे उसकी वाइफ है, आडोरिया उसकी गर्लफ्रेंड है, एंड लुलुना जिसने की अपना सब कुछ अपने मालिक के नाम पर कर दिया है, तो फ्लोरियो तुरंत ही समझ जाता है कि लौंडा यहाँ पे खेला हुआ खिलाड़ी है। दूसरी तरफ लॉर्ना ओलिया का यहाँ पे इंटेरोगेशन ले रही थी, जिसमें कि उस 8 साल की बच्ची ने अब तक वहाँ पे अपना मुंह नहीं खोला था, इसीलिए अब लॉर्ना भी मजबूर हो चुकी थी अपना सबसे ज्यादा ताकतवर तरीका यहाँ पे आजमाने के लिए। वो शुरुआत से ये चीज को वहाँ पे उस बच्ची के ऊपर यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो तुरंत ही से वहाँ पे एक बाउल को निकाल लेती है एंड उसके अंदर से रामिन को खोल करके उसी की खुशबू वहाँ पे उसी बच्चे को सुगाती है। बेचारी ओलिगा ने बहुत ही देर से कुछ भी खाना नहीं खाया था, वो उसे पूरी तरीके से ललचाती है और उसी के सामने वहाँ पे फूड को खाती भी है। ऐसा भयंकर टॉर्चर देख वहाँ पे इरागी को गुस्सा आ गया था, वो दरवाजे को तोड़ देता है, जिसके बाद वो अंदर आ जाता है। लुइस भी लॉर्ना का आज रात का खाना वहाँ पे कैंसिल कर देती है, जो सुन वो डर जाती है। अब तक वो जो अपने मुंह में चबा रही थी वो सारी चीजों को वो तुरंत ही लुइस के ऊपर फेंक देती है। अब ओलिगा की पट्टी हटा देने के बाद वो लोग उसे वहाँ पे खाने के लिए देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ओलिगा के गले के ऊपर स्लेवमेंट कॉलर को लगाया गया है। ये एक खास तरीके का ब्रेसलेट होता है या फिर कोई रिंग, जिससे आप किसी को भी अपने वश के अंदर कर सकते हो, मतलब कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ तक कि वो आपके लिए मजबूरन अपनी जान को भी देने के लिए तैयार हो जाएगी। काइजर किंगडम के किंग को भी वहाँ पे पता चल चुका था कि उनका हथियारा वहाँ पे पकड़ चुका है। अब इससे पहले कि वो अपने मुंह को वहाँ पे खोल दे, जादूगर उसे वहाँ पे मारने जा रहा था। इसी ब्रेसलेट को उतारने का वहाँ पे कोई भी तोड़ नहीं था, लेकिन हमारे इराकी के पास तो एक और नई स्किल है जिससे कि वो मैजिक को वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। दूसरी ओर हम लोग जाकिया को देखते हैं जो कि अपना गुस्सा वहाँ पे जंगली पेड़ों के ऊपर दिखा रहा था। असल में जाकिया ने उसी हथियारे को वहाँ पे पकड़ लिया था एंड वो गुस्से में जा करके उससे पूछता है कि वो यहाँ पे किंग को क्यों ही मारना चाहता था, जिसके बाद उसे पता चलता है कि जाकिया किंगडम के सिपाहियों ने उसके किंग के कहने पर एक बेचारी सी डीमन गर्ल को मारा था, जो कि जा करके वहाँ पे फूल बेचा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय इस हथियारे के, जो कि उसके लिए एक दोस्त से बढ़ करके कुछ था। एंड आज वो बदला लेने के लिए अपने सिर के ऊपर कफन बांध करके यहाँ पे निकला था किंग को मारने के लिए। उसकी एक मिस्टीरियस स्किल से चारों ओर से वहाँ पे तीर की बरसातें हो जाती हैं, लेकिन जाकिया अभी वहाँ पे कुछ कम नहीं था, वो उन सारे हमलों को तुरंत ही काउंटर कर लेता है, पर वो हथियार अब तक वहाँ पे भाग चुका था। दूसरी तरफ इरागी अपने मैजिक के क्रिएशन से उसी ब्रेसलेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक नए तरीके के मैजिक को बनाने के लिए आपको उसी मैजिक को अपने माइंड के अंदर सोचना पड़ता है। ऐसे इरागी अपने मन के अंदर फ्री हो जाओ यही सोचे जा रहा था, तभी गलती से वो प्रेसिडेंट लिंकन को वहाँ पे याद कर लेता है। एंड असलियत की बात तो दोस्तों ये है, वो तो वहाँ पे सच में समन हो जाते हैं और आजादी के नारे लगाने लग जाते हैं, जिससे कि वो मैजिक वहाँ पे सर लिंकन के नाम पर बन चुका था और वो ब्रेसलेट तुरंत ही वहाँ पे टूट जाता है। ओलिगा के ऊपर आए हुए आंसू ये चीज को वहाँ पे जाहिर कर रहे थे कि वो इतनी बेचारी सी बच्ची कितने ज्यादा वक्त से किसी की यहाँ पे गुलाम थी। ओलिगा सारी बात एक्सप्लेन करती है कि कुछ समय पहले ही काइजर किंगडम के लोगों ने
कई सारे मॉन्स्टर्स को आकर के यहाँ पे हमारे विलेज के अंदर मार दिया था। उसी के साथ साथ उन्होंने कई सारे लोगों को वहाँ पे बंदी भी बना लिया था, जिनमें बच्चों को छोड़ सभी लोगों को वहाँ पे कारखाने के अंदर डाल दिया जाता और फिर बच्चों को किलिंग मशीन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती। उनमें से जितने भी बच्चे वहाँ पे जिंदा बच जाया करते थे उनको फिर ये लोग वहाँ पे ब्रेसलेट पहना दिया करते थे। इरागी बोलता है कि अब सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं, अब तुम यहाँ पे आजाद हो, तुम जो चाहो वो सारी चीजों को अब कर सकती हो। जिसके बाद फिर सारिया पूछती है कि क्या हम लोग ओलिया को अपने साथ रख सकते हैं। ओलिया वहाँ पे साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर वो बच्ची उनके साथ रही तो काइजर किंगडम उनका भी वहाँ पे दुश्मन बन जाएगा। इरागी कहता है मैं बस यहाँ पे दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हारे पूरे काइजर किंगडम को एक ही चुटकी में खा जाऊंगा और विंगबर्ग किंगडम भी यहाँ पे एक बच्ची को सजा तो नहीं देगा। एक बार फिर अपने मैजिक का यूज करके काइजर किंगडम का वही मेज डीमन किंग के असिस्टेंट से वहाँ पे बात कर रहा था। ये दोनों लोग शुरुआत से ही यहाँ पे एक प्लान बना रहे हैं, जिसमें अब डीमन किंग की बेटी खुद यहाँ पे बाधा बन रही है, लेकिन सारी चीजों को बर्बाद करने के लिए अब वो लोग भी वहाँ पे रेडी हैं। जब फ्लोरियो इरागी को वहाँ पे अपने मैजिक के ऊपर काबू करना सिखा रहा था, तभी वहाँ पे लुइस जो कि इरागी से मदद मांगने के लिए आती है। वो चाहती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में इरागी जाकर के किंग का वहाँ पे ख्याल रखे, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि विम्बर किंग के बॉर्डर्स को डीमन लोगों ने पूरी तरीके से वहाँ पे घेर लिया है। इसीलिए सारी वेल्किरीज तुरंत यहाँ पे रवाना हो रही है उनको वहाँ पे रोकने के लिए। इस युद्ध को खत्म होने में शायद यहाँ पे 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। वेल्किरीज तुरंत ही वहाँ पे बॉर्डर के लिए निकल पड़ती हैं एंड इरागी कैसल के अंदर मैजिक को कंट्रोल करना सीख रहा था, जिस बीच उसे 2 और वहाँ पे नई स्किल्स मिल जाती हैं। इरागी अब हमारी तरह यहाँ पे परेशान हो चुका था, अगर उसे इसी तरीके से बार बार स्किल्स मिलती रहेंगी तो वो बेचारा तो वहाँ पे मॉन्स्टर ही बन जाएगा। तभी गिल्ड मास्टर इरागी से मिलने के लिए वहाँ पे एक जादूगर के साथ आते हैं। उनको देख करके फ्लोरियो तुरंत ही उनके कदमों के नीचे गिर जाता है। वो उसी बुढ़े का बहुत ही बड़ा फैन है। यहाँ पे ये चच्चा जी और कोई नहीं बल्कि अब तक के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जादूगर हैं। फ्लोरियो इन इंसान के लिए इतना ज्यादा पागल है कि उसने इस इंसान की लिखी हुई बुक 3-3 बार यहाँ पे खरीदी है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इतना ज्यादा बड़ा महान जादूगर आखिरकार इनके छोटे से किंगडम के अंदर यहाँ पे क्या ही कर रहा है। इनका नाम बारनाबॉस है। इनको देख करके किंग भी इनके कदमों के नीचे झुक जाता है, क्योंकि एक वक्त पर किंग यहाँ पे इनके स्टूडेंट हुआ करते थे। खैर बारनाबॉस यहाँ पे अपने अकेडमी के स्टूडेंट के बारे में बात करने के लिए आए हैं। बारमाडोर अकेडमी के ही यहाँ पे प्रेसिडेंट है। हाल ही में काइजर किंगडम से कुछ हीरोज जो कि कुछ ही वक्त पहले दूसरी दुनिया से यहाँ पे बुलाए गए हैं, उनको यहाँ पे बारबाडोर मैजिक अकेडमी के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। जब से ये लोग उसी अकेडमी के अंदर आए हैं, अकेडमी के अंदर बहुत सी चीजें बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अजीब हो रही हैं। दूसरी दुनिया के बारे में सुन इरागी बस उनसे वहाँ पे पूछने ही वाला था कि तभी अचानक एक सिपाही आकर के किंग को बताने के लिए आता है कि 5000 बॉस लेवल के लोगों ने उनके कैसल के ऊपर वहाँ पे हमला कर दिया है, और तो और यहाँ वेल्करीज भी नहीं है उनको बचाने के लिए। वहाँ बॉर्डर पूरी तरीके से मॉन्स्टर से घिरा हुआ होता है। लुइस अपनी गॉड ऑफ वाटर स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक पल क्रिएट करती है, जो कि जा करके मॉन्स्टर्स को वहाँ पे मारने लग जाती है, जिसके बाद सारी वेल्करीज भी उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर वहाँ पे टूट पड़ती हैं। उनके साथ ब्लैक पेलिडियन भी था, जो कि लुइस के इतना ही ताकतवर माना जाता है। अब इस लड़ाई के बीच उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि कैसल के ऊपर भी वहाँ पे हमला हो चुका है। ये तमाशा असिस्टेंट जादूगर के साथ वहाँ पे देख रहा था। उसने ब्लैक पेलिडियन और लुइस को बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे फंसा दिया है। अब किंग को यहाँ पे कौन बचाएगा, और जो शायद यहाँ पे खतरा बन सकते हैं वो भी इतनी बड़ी आर्मी के पैरों तले कुचल दिए जाएंगे। गाइस वो लोग सच में बहुत ज्यादा थे यहाँ पे। लुलू ना उन सभी को देख करके बहुत ही डर गई थी। अगर डीमन ने इस पूरे वर्ल्ड को खत्म कर दिया तो उसे अच्छा अच्छा खाना कहाँ पर मिलेगा। अब फूड को बचाने के लिए लुलू ना तो वहाँ पे गॉड से लड़ने के लिए भी तैयार थी, तो डीमन तो उसके पैरों तले भी नहीं आता। मतलब कि महल के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी लोग वहाँ पे जोश के अंदर थे, जहाँ दूसरी तरफ गिल्ड के लोग भी इस चीज में पूरा सहयोग देंगे। हर कोई खुशी खुशी जा करके मॉन्स्टर्स के ऊपर वहाँ पे टूट पड़ता है। अब गिल्ड मास्टर तो भैया यहाँ पे साइतामा ही बन चुका था, एक एक मुक्के में यहाँ पे मॉन्स्टर की फाड़ के फेंक दे रहा था। ऐसी ताकत की उम्मीद गिल्ड मास्टर से इराकी को कभी भी नहीं थी। वहाँ एक इंसान नहीं बल्कि हर कोई इंसान वहाँ पे कमाल कर रहा था। यहाँ हम लोग उस रेस्टोरेंट के मालिक को भी देखते हैं, जिसे हमने पहले वाले पार्ट के अंदर रांझे के साथ देखा था। ये चच्चा जी असल में यहाँ पे एक लेजेंडरी असेसियन है, जो कि बीस्ट किंग को अपनी कुल्हाड़ी से ही वहाँ पे काट करके फेंक देते हैं। अब बारनाबॉस भी मॉन्स्टर के ऊपर अपर स्ट्राइक करके वहाँ पर एक बहुत ही ह्यूज पोर्टल को क्रिएट कर देता है, जिसके की अंदर सारे के सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे कैद हो जाते हैं। लेकिन डीमंस तो खत्म होने का वहाँ पे नाम ही नहीं लेते हैं। देखते ही देखते 2 गुना डीमंस वहाँ पे और आ जाते हैं। अब लड़ाई को जीतना तो वहाँ पे मुश्किल हो चुका था। सभी के सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से थक चुके थे, और अब ये मॉन्स्टर्स पहले के मॉन्स्टर के मुकाबले बहुत ही ताकतवर थे। साइची अपनी पावर का यूज करके एक बड़ा हमला वहाँ पे कर सकता है, लेकिन इस चीज के अंदर उसके दोस्तों की जान का भी वहाँ पे खतरा होगा। इरागी बहुत ही ज्यादा सोचता है कि वो आखिरकार यहाँ पे क्या कर सकता है। तभी उसको वहाँ पे एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही से लेडी ऑफ जजमेंट को वहाँ पे समन कर लेता है, लेकिन इससे भी
भी वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इराक इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार गलती यहाँ पे हो कहाँ रही है। तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि लेडी ऑफ जजमेंट वहाँ पे काम कर रही है। वो सिर्फ मास्टर्स के ऊपर वहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करके हमला करती है, लेकिन वो गिल्ड मास्टर और एलिसा के ऊपर भी वहाँ पे हमला करती है, क्योंकि ये यहाँ पे बैड इन्फ्लुएंस से काम कर रही थी। अब ऐसा करके सारे मास्टर्स वहाँ पे खत्म हो जाते हैं और ये सभी लोग मिल करके वहाँ पे उसी जंग को जीत जाते हैं। अब डीमन का तो असिस्टेंट वहाँ पे खड़े होकर के इस बात को पहचानने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। तभी अचानक उसके ऊपर भी वहाँ पे बिजली गिर जाती है। बारमा इस चीज को जानता नहीं था कि रागी इतना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब तक वहाँ पे सब खत्म नहीं हुआ था। उसने जितने भी मॉन्स्टर्स को वहाँ पे मारा था उसके वजह से सारी की सारी स्किल्स आकर के इराकी को मिलने लग जाती हैं। इराकी वहाँ पे इसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं बनना चाहता था कि वो यहाँ पे एक मॉन्स्टर ही बन जाए। लेकिन अब बेचारे के पास इतनी ज्यादा स्किल्स हो चुकी हैं कि उन्हें संभालने के लिए इराकी बेचारे को वहाँ पे कैटेगरीज बांधनी पड़ेगी। खैर, अब लड़ाई के बाद इराकी ओलिगा के सिर को वहाँ पे सहलाता है, जैसा कि उसने लड़ाई से पहले वहाँ पे वादा किया था। ये देख बारनबास भी वहाँ पे चाहता था कि इराकी आकर के उसके सर को भी वहाँ पे सहलाए। खैर, वो होश में आता है, इराकी को ऐसा टीचर अपनी एकेडमी को ज्वाइन करने का वहाँ पे ऑफर देता है। असल में वो इराकी की ऐसे इनक्रेडिबल पावर को देख करके वहाँ पे हैरान हो चुका था, या सिंपल वर्ड में बोला जाए तो वो वहाँ पे पागल हो चुका था। इसलिए बारमा वहाँ पे चाहता है कि इराकी ये वाला मैजिक अब उसको भी वहाँ पे सिखाए। लेकिन इराकी के पास तो इस ऑफर को मना करने की दो वजह थी। पहला कि लुइस से किया गया हुआ वो वादा जो कि उसने वहाँ पे पहले किया था, जब तक कि वो यहाँ पे किंगडम के अंदर वापस नहीं आ जाती इराकी यहाँ पे महल को छोड़ करके कहीं भी नहीं जा सकता, और वो सारी और बाकी सारे लोग को भी वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता है। बारमा बस थोड़ा सोचने के बाद वहाँ पे बोलता है कि वो इन सारे लोग को कुछ न कुछ वहाँ पे काम दे ही देगा। सब लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इराकी भी वहाँ पे उनकी बात मान ही लेता है। अब बारबाडोर अकेडमी जाने के बाद क्या पता हमारे इराकी को वहाँ पे वक्त न मिले, इसलिए वो अपनी सारी वाइफ के साथ एक एक दिन वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। ओरिगा और साइची का रिश्ता यहाँ पे छोटी बहन और बड़े भाई के जैसे हो चुका था। अब बेचारी ओरिगा ने यहाँ पे थोड़े थोड़े नए दोस्त भी बना लिए थे। इराकी सारियों को तुरंत ही वहाँ पे थैंक यू कहता है कि उससे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, जिस पर इराकी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस प्यारी सी बात को सुन करके सारिया तो वहाँ पे रो पड़ती है, जो देख ओरिया इराकी को तुरंत इसे डांट देती है। तभी आसमान में होते हुए वहाँ पे एक एयरप्लेन टाइप का कुछ गुजरता है, जिस पर कि हाल ही में हुए ड्राइंग कंपटीशन के विनर को बताया जाता है, जिसके अंदर की माई और मे भी थे। किंगडम के अंदर उन विजेताओं की बनाई गई तस्वीरों को दिखाया जाता है, जिस पर कि मे ने क्या बनाया होता है किसी को भी वहाँ पे समझ में नहीं आता, लेकिन माई ने तो इराकी और लुलुना की फोटो को बनाया था, जो देख करके इराकी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद हमारा हीरो माई से मिलता ही है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि माई पेंटिंग की पढ़ाई करने के लिए एम्बेरिया के अंदर जा रही है, लेकिन वो ये चीज को वादा करती है कि जब वो यहाँ पे लौटेगी वो सबसे पहली तस्वीर यहाँ पे हमारे इराकी की ही बनाएगी। वेलकरीज भी लड़ाई को खत्म करके वहाँ पे किंगडम के अंदर वापस आ चुकी थी, एंड लुइस को पता चल जाता है कि इराकी बारमाबस के साथ बारमाडोर अकेडमी के अंदर जाने वाला है। इराकी उससे कहता है कि जब भी उसको वहाँ पे वक्त मिले वो उससे मिलने के लिए जरूर वहाँ पर आए। जिसके बाद सीन हमारी शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे डीमन किंग के असिस्टेंट को देखते हैं, जो टोपा कहीं का उस हमले के अंदर भी वहाँ पे जिंदा बच गया था। डीमन लॉर्ड को उसके ऊपर काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब तक इतना ज्यादा टाइम बीत जाने के बाद भी वो उसे रिवाइव नहीं कर पाया है। एक विच वहाँ पे सलाह देती है कि उन्हें तुरंत ही बारबाडोर अकेडमी के अंदर वहाँ पे हमला कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि डीमन लॉर्ड को रिवाइव करने में तुम्हें परेशानियां देंगी, एंड उल्टी साइड वो तुम्हें यहाँ पे काम भी आ सकती हैं। तभी इराकी उस किंगडम में सभी लोग को अलविदा कर बारबाडोर अकेडमी के लिए निकल पड़ता है। उतने में उसकी गाड़ी के ऊपर कोई अजीब सा आदमी आ जाता है। एंड दोस्तों, इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इसमें ज्यादा प्यार दिखाते हो तो मैं इसका पार्ट 3 भी बहुत ही ज्यादा जल्द डाल दूंगा। सो बाय द वे, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाइयों, अगर आप लोग ने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करके जाइएगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे विम्बर किंगडम के ऊपर कितनी बड़ी मॉन्स्टर्स की सेना ने यहाँ पे हमला कर दिया था। इराकी और उसके सारे दोस्त कई सारी मुश्किलें उठा करके वहाँ पे जीत को हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद इराकी का टैलेंट देख करके बारमाबॉस अपने साथ इराकी को वहाँ पे अपनी अकेडमी के अंदर ले करके जाते हैं। तभी अचानक हमारी स्क्रीन यहाँ पे ब्लर होती है एंड हम लोग देखते हैं कि इराकी यहाँ पे किसी शख्स से लड़ रहा है, जो बंदा इराकी के ऊपर भारी भी पड़ रहा है। वो बस इराकी को खत्म करने ही वाला था कि तभी सारिया बीच में आ जाती है, लेकिन सारिया के सारे पावरफुल अटैक उसके लिए तो हवा के झोंके थे। वो चितोरी से सारिया के दिल के ऊपर छेद कर देता है। अपनी आखिरी सांसों को सारिया वहाँ पे इराकी की बाहों में ले रही थी। वो अपनी आखिरी सांसों में हमारे इराकी से वहाँ पे सवाल करती है, क्या तुम मुझे यहाँ पे मेरे गोरिल्ला फॉर्म में प्यार नहीं करते थे? वो इराकी को किस करने वाली थी, तभी वहाँ पे इराकी की अचानक आंखें खुल जाती हैं एंड हमें पता चलता है इराकी तो यहाँ पे कैरेज के अंदर ही बैठा हुआ है। शायद से वो यहाँ पे सपना देख रहा था। उसके ऐसे
अचानक उठने के कारण सभी लोग वहाँ पे चिंता में आ गए थे। वैसे बार्नाबास बताते हैं कि वो लोग बार्माडोर अकेडमी के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये तो अकेडमी कम किंगडम ज्यादा ही लग रहा था। यहाँ जो स्टूडेंट दूर दूर से यहाँ पे मैजिक को सीखने के लिए आते हैं, उनके लिए हर एक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। लुलू ना तो आते ही खाने के ऊपर वहाँ पे भूखों की तरह टूट पड़ती है। कानाजुकी को भी अपने इंस्टिंक्ट से एहसास हो चुका था कि इरागी भी इसी शहर के अंदर आ चुका है। अब बार्नाबास इरागी से बताते हैं कि उसे यहाँ पे लाने की उनकी असली वजह ये है, हर साल इस अकेडमी में दूर दूर से बड़े घराने के बच्चे हमारी अकेडमी में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसे बच्चों का भी एडमिशन हुआ है जो कि दूसरे ही वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। बार्नाबास वहाँ पे इरागी के दोस्तों के बारे में बात कर रहा था। वो कहते हैं वो लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनके पावरफुल होने के चक्कर में कोई और लड़के वहाँ पे उन्हें पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए इनके बीच हमेशा यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं और ये नहीं जानते कि अगर इनको यहाँ पे सजा दी गई तो काइजर किंगडम इनके ऊपर कैसे यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। तो बार्नाबास यहाँ पे चाहते हैं कि अकेडमी का सेवियर बन करके हमारा हीरो सारे लोग को यहाँ पे बचा ले। इरागी को अंदर से गोकू जैसी फीलिंग आ रही थी, एंड जैसे कि बार्नाबास ने वहाँ पे वादा किया था, वो सारिया और लुलूना को वहाँ पे अकेडमी का स्टूडेंट बना देता है। आडोरिया यहाँ पर टीचर बनी है जो कि बच्चों को एडवेंचर के बारे में सिखाया करेगी, एंड ओलिगा उसकी छोटी बहन इरागी की वहाँ पे असिस्टेंट है जो कि हमेशा हमारे हीरो के साथ ही रहेगी। इरागी की ऐसे खुशहाल शुरुआत उसको पिछले पार्ट के सारे सीन्स यहाँ पे याद आने लग जाते हैं, कैसे एक फ्रूट के कारण आज उसकी जिंदगी यहाँ पे कितनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। खैर इरागी को क्लास एफ का नया टीचर अपॉइंट किया जाता है, जिसकी पिछली क्लास टीचर बीट्रिस थी, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे डरावनी है, साथ ही में वो गुस्से में भी थी क्योंकि बार्नाबास तो बिना यहाँ का काम किए वहाँ पे घूमने चले गए थे। बार्नाबास उसे सारी चीज एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पे अकेडमी की भलाई के लिए गया था, तो बीट्रिस वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टेबल में रखे हुए सारे पेपर्स को वहाँ पे उड़ा देती है, जिससे कि इरागी खुद भी वहाँ पे डर गया था। तभी बीट्रिस सभी लोग को ले जा करके वहाँ पे उनकी क्लासेस दिखाती है। इरागी वहाँ पे उम्मीद को जगाते हुए बीट्रिस से पूछ पड़ता है, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है कि मैं तुम्हारे क्लास का जा करके अगला क्लास टीचर बन रहा हूँ। बीट्रिस अपने हाथ में रखी हुई बुक को वहाँ पे दबाने लग जाती है, शायद से हमारे हीरो ने कोई गलत सवाल पूछ लिया, लेकिन असल में वो तो वहाँ पे इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि वो एक अच्छी टीचर बनने में नाकाम जो ठहरी। लेकिन जैसे प्रिंसिपल बार्नाबास को उसके ऊपर वहाँ पे यकीन है, वैसे इसे भी यहाँ पे यकीन है कि इरागी सभी बच्चों को वहाँ पे संभाल लेगा। जिसके बाद इरागी को उसकी वहाँ पे क्लास एफ दिखाई जाती है। उसके अंदर जाते ही वहाँ पे टब आकर के उसके सिर पर गिरता है। इस क्लास के अंदर बस 4 ही स्टूडेंट थे, लेकिन वो चारों के चारों बहुत ही ज्यादा बदमाश थे। दूसरी ओर एक गुफा के अंदर जादूगर असिस्टेंट को वहाँ पे बता रहा था कि उन्हें डीमन लॉर्ड को वापस रिवाइव करने के लिए इंसानों की नेगेटिव एनर्जी को चाहिए होगा, इसीलिए वो दोनों ही प्लान बनाते हैं कि वो लोग बार्बाडोर अकेडमी के अंदर हमला करेंगे। तभी वही विच जिसे हमने पिछले पार्ट के आखिरी एपिसोड में देखा था, वो तुरंत ही असिस्टेंट को वहाँ पे कैद कर देती है क्योंकि उसकी पिछली हार के बाद अब उन्हें वहाँ पे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए वो लोग खुद ही डीमन लॉर्ड के लिए बार्बाडोर अकेडमी से नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके लाएंगे। वैसे इन दोनों का नाम एंग्यूर और डिम्यूलस है, जो कि डीमन कल्ट के खास मेंबर्स में से एक लोग हैं। अकेडमी के अंदर एक स्टूडेंट आकर के बहुत ही बुरी तरीके से हमारे इरागी को तंग कर रहा था, तभी बीट्रिस उसके सर के ऊपर वहाँ पे अपनी बुक खींच करके मारती है। ये चारों स्टूडेंट बीट्रिस से बहुत ही डरते हैं। अब बीट्रिस सभी लोग को इरागी से वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है, मेरे साइड में खड़ा हुआ ये बंदा आज से आपका क्लास टीचर है। जो ये चारों एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बीट्रिस तो उन्हें फिर वहाँ पे डरा देती है। क्लास एफ का एक स्टूडेंट सारियों को साइड में खड़ा हुआ देखते ही उसके प्यार के अंदर लट्टू हो जाता है, जिसके बाद वो सब भी अपने आप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। इस बड़े बाल वाले बंदे का नाम है इग्नोस, एंड ये हरी आंखों वाला बंदा ब्रियॉड है, जो कि काइजर किंगडम का राजकुमार भी है। ये अकड़ू सी लड़की, इसका नाम यहाँ पे हेलेन है, एंड आखिर में क्वाइट बीस्ट, इसका नाम इसी की तरह है। ये यहाँ पे लिख करके बात करता है। इन चारों का इंट्रोडक्शन देखने के बाद सारिया भी वहाँ पे एक्साइटेड हो जाती है और वो सभी लोगों के सामने अपने गोरिल्ला फॉर्म में आ जाती है, जिसको देख करके सभी वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। ये तो बस मैजिक है, इरागी ये कह करके सारिया को बाहर ले जाता है। अकेडमी में कानाजुकी भी इरागी की जगह सूंघ करके उसका पता लगाने की कोशिश करती है। तभी वो आयरिस से टकरा जाती है, जो कि खुद भी वहाँ पे साइची से मिलना चाहती थी, क्योंकि हमारे साइची ने बचपन में उसकी मदद जो की थी। अब कानाजुकी भी वहाँ पे साइची के बारे में बताती है, जो सुनते ही वो लड़की वहाँ पे साइची को तुरंत ही ढूंढने लग जाती है। क्लास में अभी हुए हाल ही टेस्ट के वहाँ पे एग्जाम पेपर बट रहे थे, जिसमें एग्नोस को छोड़ करके सभी बच्चों ने वहाँ पे अच्छा स्कोर किया था। अब अचानक ही सारिया फिर से अपने गोरिल्ला फॉर्म में आ जाती है। इरागी उसे फिर पकड़ करके वहाँ पे बाहर ले जाता है। सभी लोग हैरानी के साथ अपनी टीचर से वहाँ पे पूछते हैं, क्या ऐसा कोई मैजिक एग्जिस्ट भी करता है, क्या आपको पता है मैडम? लेकिन टीचर साहिबा ने तो खुद यहाँ पे पहली बार इसको देखा था। इरागी बाहर सारिया को ले जा करके समझाता है, देखो बाबू, तुम ऐसे ही सबके सामने अपने रियल फॉर्म में नहीं आ सकते। सारिया
सारिया वहाँ पे यस सर तो कह देती है, लेकिन हमारे हीरो इरागी को वहाँ पे भरोसा नहीं था। खैर जब इरागी वापस से क्लास के अंदर घुसता है तब मिस्टर वीट्रेस उसे सुझाव देती है कि उसे यहाँ पे इन स्टूडेंट की स्किल को आजमाने के लिए उसको वहाँ पे इन लोगों से टेस्ट ले लेना चाहिए। एंड इस चीज से इरागी तुम यहाँ पे उनको अच्छे से पहचान भी पाओगे। सारे स्टूडेंट तो इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। अब ट्रेनिंग हॉल में जाते वक्त इन्हें वहाँ पे पता चलता है कि सारिया तो इनके टीचर की वाइफ है, और यही नहीं उनका टीचर तो 2 लड़कियों को और घुमाता है। इग्नोस बेचारा इतना सिंगल था कि उससे यहाँ पे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती। हेलेन सारिया से पूछती है कि क्या इरागी यहाँ पे ताकतवर है, तो सारिया कहती है हाँ वो यहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर हेलेन एक अजीब सा रिएक्शन देती है। प्रिंसिपल ऑफिस में इरागी से वहाँ पे उसकी क्लास के बारे में वहाँ पे राय पूछी जाती है। इरागी की तो राय वहाँ पे न्यूट्रल थी। उसे बताया जाता है कि क्लास एफ के अंदर एक बहुत ही बड़ी परेशानी है, जिससे चलते एकेडमी के स्टूडेंट्स उन्हें वहाँ पे एक बीमारी की तरह देखते हैं, जो कि उनके आसपास भी रहना नहीं चाहते हैं। उस बीमारी का नाम है थियोवेल्ट टेरा काइजर, काइजर किंगडम का बड़ा राजकुमार। वो सारिया को तो देखते ही उसे वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड घोषित कर देता है। सारिया उसे तुरंत ही रिजेक्ट करती है, जो सुन उसे वो बात वहाँ पे सहन नहीं होती। क्लास एफ भी उसके ऊपर वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। तुरंत ही वो सारिया को अपनी गलती सुधारने के लिए बोलने लग जाता है, लेकिन सारिया वो तो फिर वहाँ पे उसे रिजेक्ट कर देती है। वो तो वक्त में एकेडमी की बेल बज चुकी थी, जिसके कारण वो सभी वापस जाने लग जाते हैं। पर वो क्लास एफ को धमकी दे करके जाते हैं, वो उन्हें वहाँ पे होने वाले कंपटीशन में देख लेंगे। तभी सामने से इरागी आ रहा था। थियोवेल्ट तुरंत ही उसे वहाँ पे जान लेता है कि वो सारिया का जहाँ तक पति है। खैर अब ट्रेनिंग सेक्शन यहाँ पे शुरू हो जाता है। इरागी एक एक करके बिना मैजिक सेंस यहाँ पे लड़ने वाला था। सबसे पहले इग्नोस आने वाला था, लेकिन हेलेन तो उसे वहाँ पे डरा देती है। पता नहीं क्यों हेलेन तो यहाँ पे अजीब से रिएक्ट कर रही थी। वैसे तो हेलेन यहाँ पे फाइट के दौरान 2 मामूली खंजरों का यूज करती है, जिनको की वो बाखूबी बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे यूज करती है। लेकिन इरागी यहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हेलेन यहाँ पे इतने गुस्से में क्यों ही है। अगर इरागी उससे इसी तरीके से लड़ता रहा तो हेलेन खुद ही अपने आप को वहाँ पे चोट दे देगी। इसीलिए वो एक स्पेल को वहाँ पे कास्ट करने वाला, लेकिन वहाँ पर कुछ होता नहीं है। एंगुलिया और डेम्यूस भी वहाँ पे अकेडमी से कुछ ही दूर थे। एंड यहाँ हेलेन तेजी से यहाँ पे इरागी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इरागी तो उसे हवा में उछाल देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही उसे अपने गोद के ऊपर ले लेता है। ये मूव तो इतना ज्यादा तेज था कि हेलेन भी वहाँ पे परेशान थी। वो इरागी को उसको वहाँ पे लगातार उतारने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन गलती से हमारा इरागी उसके बॉल्स को वहाँ पे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में इरागी के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच लगा देती है। बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी समझ में आ चुका था कि उनका अकेले इरागी को हराना बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है, इसीलिए वो लोग इरागी से अब मिल करके एक साथ वहाँ पे लड़ेंगे। लेकिन हमारे इरागी को तो इससे कोई भी एतराज नहीं था। पर तभी इग्नोस उसके ऊपर चढ़ने लग जाता है और कुछ ज्यादा ही उसके करीब आ जाता है। इरागी उसको पीछे ढकेलता है, लेकिन तब तक तो वो चारों तरफ से वहाँ पे घिर चुका था। अब उसी एक ही वक्त में तीनों हमलों को एक साथ वहाँ पे ओवरकम करना था। तभी गुड वहाँ पे इग्नोस और बीस्ट को इशारा करता है। उधर से वो दोनों एक साथ इरागी के ऊपर हमला कर देते हैं। साइची उनके अटैक को तुरंत ही से वहाँ पे पकड़ लेता है, लेकिन गाइस ब्रूट का प्लान भी यही था। अब ब्रूट के पास पूरा मौका था इरागी के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन इरागी तो उसके हमले को अपने दांतों से ही वहाँ पे रोक लेता है एंड एक लंबी छलांग मार करके एकेडमी की छत पर एयर पॉपुलेशन का यूज करता है, जिसके कारण वो तेजी से आकर के जमीन में टकराता है। एंड गाइस पूरी एकेडमी इस चीज से वहाँ पे हिलने लग जाती है। लेकिन इग्नोस को तो वो वाली हार वहाँ पे मंजूर नहीं थी, क्योंकि अगर वो बेचारा वहाँ पे मैजिक को यूज कर सकता तो वो इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे नहीं हारता। इरागी को उतने में याद आता है कि मिस बीट्रेस ने उसे बताया था कि ये बेचारे स्टूडेंट मैजिक को चाह करके भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये चारों लोग मैजिक एकेडमी के अंदर तो पढ़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग अपनी जिंदगी के अंदर मैजिक नहीं यूज कर सकते हैं। एंड यही रीजन है जिसके कारण बाकी क्लास के लोग इन्हें अपने से अलग समझते हैं। इरागी को अपनी वर्ल्ड आई का यूज करके वहाँ पे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे एक चेन से बंधे हुए हैं, जो यहाँ पे इनके मैजिक मानव को बाहर निकलने से रोक रही है। इनकी ये हालत इरागी को उसको वो पुरानी वाली याद दिला रही थी जब वो अपनी दुनिया के अंदर लूजर था। लेकिन यहाँ इस वाली दुनिया में टेलीपोर्ट होने के बाद उसको कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसको पूरी तरीके से बचा लिया और हर जगह उसका साथ भी दिया। एंड अब साइची भी इनको उसी तरीके से यहाँ पे बचाना चाहता है। ये बात सुन करके एग्नोस को तो वहाँ पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस बेचारे को किसी का झूठा दिलासा नहीं चाहिए था। लेकिन ये बच्चे तो नहीं जानते कि इराकी के पास इतने तगड़े तगड़े मैजिक है कि वो यहाँ के गॉड को भी आसानी से हरा देगा। जिसके बाद वो अपने मैजिक को यूज करता है, पर इस बार वो स्पेल कुछ बड़ा ही बनता चला जा रहा था। लेकिन खुशी की बात तो ये है उनकी चेन वहाँ पे टूट जाती है। अब ये चारों लोग अपने मैजिक मानव को वहाँ पे महसूस कर पा रहे थे। इस लड़की का मैजिक फायर टाइप है एंड बीस्ट का मैजिक अर्थ टाइप। ब्रूट की एबिलिटी पूरी तरीके से वाटर टाइप थी, जिससे कि ब्रूट वहाँ पे वाटर डिजास्टर को यूज करने की कोशिश करता है, जो वो बेचारा इरागी की तरह ही अपने ऊपर वहाँ पे मार लेता है। एग्नोस का भी टाइप वहाँ पे फायर था, जिसके वजह से वो तो अपने बालों के ऊपर वहाँ पे फायर लगा लेता है। ब्रूट तुरंत ही वाटर डिजास्टर से उसे भिगा देता है, जिसके बाद
बाद तो हेलेन की वहाँ पे हंसी छूटने लग जाती है। बाय द वे दोस्तों, अब वो लोग वहाँ पे फाइनली मैजिक को तो यूज ही कर सकते हैं। बीट्रिस भी ये सब देख करके वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे मैजिक यूज करता हुआ देख करके। यहाँ दूसरी तरफ पूरी एकेडमी में कानाजुकी सूंघ सूंघ करके वहाँ पे साइची का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। सूंघते सूंघते वो यहाँ पे आडोरिया और लुलुना की स्मेल में इरागी की स्मेल को रियलाइज करने लग जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद जब कैफेटेरिया में लुलुना को छोड़ करके सभी लोग वहाँ पे तमीज से खाना खा रहे थे, तब कानाजुकी इरागी को पीछे से ही वहाँ पे पहचान लेती है और एक पिछड़ी हुई गर्लफ्रेंड की तरह सबके सामने वो तुरंत ही आकर के इरागी को गले लगा लेती है। टेमगोलिया और डेमियोलेस भी बारबाडोर अकेडमी के गेट के बाहर आ चुके थे, जहाँ गार्ड्स लोग तो आकर के उनको वहाँ पे रोक लेते हैं, लेकिन एंग्यूला के पास ऐसी पावर है जिससे कि वो किसी भी बंदे को बहुत ही इजीली मैनिपुलेट करके उसे वहाँ पे कठपुतली बना सकती है। गार्ड्स वहाँ पे खुद उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं। यहाँ कानाजुकी और इरागी को इतना ज्यादा करीब देख करके लुलुने को तो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आडोरिया तो बहुत ही डर जाती है। यहाँ पे इरागी का ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा चेंज होने के बाद भी कानाजुकी ने कैसे ही हमारे भाई को यहाँ पे पहचान लिया। अब तो मुझको लगता है कानाजुकी पिछले जन्म में यहाँ पे डॉगी रही होगी। आडोरिया को ये सभी चीजों को देख करके बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो बिना इरागी की एक बात को सुने उसे तुरंत ही पीट देती है। तभी बिट्रेस आ करके उसे वहाँ पे बचाती है, लेकिन क्या फायदा जब चुड़िया चुग गई खेत। यहाँ पे इरागी का तो भरता बन चुका था गाइस। वहाँ पे कानाजुकी ब्लशिंग करते हुए बोलती है, मैं तो हमेशा से तुम्हें जानती थी कि तुम मेरे आसपास ही होगे यहाँ पे। तभी कानाजुकी इरागी को वहाँ पे किस कर लेती है। अरे गाइस, मुझे गलतफहमी हुई थी, लेकिन अभी तक वो उसे बस वहाँ पे सूंघ ही रही है। उसे इरागी के अंदर से बहुत ही सारी लड़कियों की खुशबू आ रही थी और वो समझ भी जाती है कि ये सारे काम यहाँ पे किन दोनों लोग के हैं। अब उन तीनों के बीच एक एक करके इमेजिनरी फाइट होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो लोग उनके साथ इरागी का रिलेशन एक दूसरे लोग के ऊपर वहाँ पे फेंक करके मारते हैं। कानाजुकी तो इरागी की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, जो गर्लफ्रेंड, सर्वेंट और छोटी बहन के हमलों को वहाँ पे आसानी से सह लेती है। फिर आती है हमारी सारिया वहाँ पे गोरिल्लाओं की बारात लेकर के, जो बोलती है कि हम इरागी के साथ एक साथ भी यहाँ पे रह सकते हैं। और ये हमला तो कानाजुकी को चारों खाने चित कर देता है, लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि उसके आखिरी वक्त में इरागी साइची उसके साथ है। अब सपनों की दुनिया वहाँ पे खत्म होती है एंड हम लोग देखते हैं कि सब लोग एक साथ बैठ करके डिनर कर रहे हैं। एंड यहाँ कानाजुकी एडमिट करती है कि वो इरागी साइची से यहाँ पे प्यार नहीं करती, वो तो बस उसका बचपन का दोस्त है, जिसके वजह से वो उसकी वहाँ पे परवाह करती है। लेकिन अगर वो करती भी तो वो उससे वहाँ पे बोल नहीं सकती, क्योंकि सारिया तो उसकी वाइफ ठहरी। सारिया उसे एक्सप्लेन करती है कि उसको इरागी की स्माइल पसंद है, और आडोरिया भी कहती है कि उसको साइची की लड़ाई बहुत ही पसंद आती है। ओलिगा को भी इरागी तब ज्यादा अच्छा लगता है जब वो उसके सर के ऊपर वहाँ पे हाथ फेरता है। एंड कानाजुकी बस चाइल्डहुड फ्रेंड। कानाजुकी वहाँ पे अपनी स्टोरी को बताती है कि जब वो यहाँ पे छोटी थी तो कई सारे बच्चे आ करके उसको वहाँ पे बुली किया करते थे, क्योंकि वो बेचारी लड़कों जैसे दिखा करती थी। तभी हमारे छोटे से मोटू इरागी ने आकर के उसको वहाँ पे बचाया था, एंड बचाने के चक्कर में वो बेचारा वहाँ पे कूटा भी गया था। कानाजुकी उसका शुक्रिया करते हुए पूछती है कि क्या वो सच में यहाँ पे लड़कों की तरह दिखती है। इरागी कहता है वो नहीं जानता, पर किसी के कहने पर तुम्हें यहाँ पे बदलना नहीं चाहिए। ये बात को सुन करके कानाजुकी का मन वहाँ पे हल्का हो जाता है। लेकिन उस दिन कानाजुकी को बचाने के वजह से अब बच्चों का मेन टारगेट हमारा हीरो साइची बन चुका था। वो उस बेचारे को परेशान करने के नए नए तरीके वहाँ पे ढूंढते रहते थे। कानाजुकी चाह कर भी उसकी वहाँ पे मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब तक तो इरागी सबसे बहुत ही दूर जा चुका था। अब इरागी भी सबके सामने ये बात को रिवील कर देता है कि वो तो इस दुनिया का है नहीं, और असल में वो मोटा बदसूरत छोटी हाइट वाला लड़का है, जो कि फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा लेने के बाद इस तरीके से बन चुका है। वो सभी लड़कियां कहती हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता, एंड वैसे भी इरागी ने उन्हें वहाँ पे उनकी कमियों के वजह से प्यार किया है। ये सुन करके इरागी तो वहाँ पे खुश हो जाता है, जिसके बाद वो वापस से पहले की तरह वहाँ पे बन जाता है। कानाजुकी को इस बात की खुशी थी कि आखिरकार इरागी को अच्छे दोस्त मिल चुके हैं, इसीलिए अब इरागी को उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और अब इसी वजह से वो इरागी से कह देती है कि अब तुम मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से भूल जाओ, क्योंकि जैसा कि गाइस हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि काइजर किंगडम ने इन सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा है, क्योंकि ये सभी के सभी धुरंधर लोग जा करके वहाँ पे डीमन किंग से लड़ेंगे, एंड इसी के कारण इनके ऊपर 24 घंटे हमला होने का डर रहता है। एंड यही कारण है कि दूसरे क्लास के बच्चे लोग इन्हें जरा सी भी वहाँ पे पसंद नहीं करते हैं। अब कानाजुकी वहाँ से जाने लग जाती है, तभी ओलिगा उसके हाथों में वही ब्रेसलेट को देख लेती है, जो देख करके वो वहाँ पे हैरान हो जाती है। साथ ही में वो वहाँ पे डर भी चुकी थी। अब इरागी भी उसी ब्रेसलेट को वहाँ पे देख लेता है, जिसके कारण वो तुरंत ही से उसको कंफर्म करता है अपने एआई से, एंड उससे पता चलता है कि हाँ ये वही वाला स्लेमेंट कॉलर है जो कि इसके ऊपर था। अब इरागी को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था ये सब चीजों को देख करके। वो अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। गाइस उसके ऊपर तो उसका शैतान हावी हो रहा था। वो बहुत ही जोर से दहाड़ता है, जिसके चक्कर में कानाजुकी वहाँ पे बेहोश हो जाती है, जिसके कारण उसका ब्रेसलेट और हर कोई स्टूडेंट का ब्रेसलेट वहाँ पे टूट जाता है। ये आवाज में इतनी ज्यादा ताकत
थी कि वो आवाज विम्बर किंगडम से लेकर के डीमन किंगडम तक, मतलब कि उससे भी आगे तक वहाँ पे जाती है, जहाँ तक कि वो आवाज को नहीं जाना चाहिए था। ये शख्स इतने सालों से इसी वक्त का यहाँ पे इंतजार कर रहा था। इराकी के अंदर का वो शैतान उससे बस वहाँ पे निकलने ही वाला था, पर सारिया इन मौके पर कूद करके उसे वहाँ पे बचा लेती है। वो सभी लोग इराकी के लिए बहुत ही वहाँ पे डर गए थे। इराकी कानाजुकी को बेहोश देखता है, वो उसे वहाँ पे होश पर भी लाता है एंड उसे काइजर किंगडम और ब्रेसलेट के पीछे का सारा कड़वा सच वहाँ पे बता देता है। कानाजुकी अब इराकी की बात वहाँ पे समझ चुकी थी, लेकिन अभी तक उसके अंदर एक चीज का डाउट था कि काइजर किंगडम आखिरकार ये सारी चीजें कर ही क्यों रहा है। तभी बारमा बस भी वहाँ पे आते हैं एंड कहते हैं यकीनन डीमन किंग को हराने के लिए असल में काइजर किंगडम पूरे वर्ल्ड के ऊपर हुकूमत करना चाहता है, लेकिन अगर विम्बर किंगडम और डीमन किंगडम ने यहाँ पे अलायंस को बना लिया तो वो सपना बेचारे लोगों का वहाँ पे सपना ही रह जाएगा। लेकिन अब सारे ब्रेसलेट यहाँ पे टूट चुके हैं, जिसके कारण परेशानी भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। बारमा बस भी वहाँ पे चले जाते हैं। कानामी भी थोड़ा वहाँ पे डर चुकी थी, तो इरागी उसको यकीन दिलाता है कि वो हर एक चीज में उसकी वहाँ पे मदद करेगा। और तभी लुलू ने बेचारी को वहाँ पे भूख लगने लग जाती है, इसीलिए वो सभी अब कैफेटेरिया के अंदर वहाँ पे खाना खाने के लिए जा रहे थे। तभी कानाजुकी पीछे से कह पड़ती है कि वो भी उनके ग्रुप को वहाँ पे ज्वाइन करना चाहती है, जिसमें कि वो इराकी की बड़ी बहन बन सकती है। कट गया भाई, कट गया इराकी का, जिसको कि वो बचपन से प्यार किया करता था, उसी लड़की ने आज उसे छोटा भाई बना लिया। अगर हमारी कम्युनिटी में भी कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ ये कांड हुआ है तो वो कमेंट में जरूर बता सकता है भाई अपनी फीलिंग्स को। इराकी अब उसकी बातों को सुन करके अपने कदम को वहाँ पे पीछे बढ़ाने लग जाता है। वहाँ इरिस भी पीछे से इराकी को छुप करके देख रही थी। दूसरी तरफ अंग्यूला और डेम्यूलस भी उसी ताकतवर आवाज के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक उसकी टी के अंदर वहाँ पे जादूगर अपीयर होता है, जो बताता है सारे के सारे ब्रेसलेट यहाँ पे टूट चुके हैं, यानी कि उनका प्लान अब पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है। डेम्यूलस उन्हें तुरंत ही शांत होने के लिए कहता है, अरे इतना भी मत घबराओ, मैं हूँ ना, और वैसे भी बुड्ढे तुम इसी तरीके से चिल्लाते रहोगे तो मेरी चाय यहाँ पे गिर जाएगी। वैसे जादूगर वहाँ पे बताता है कि उस आवाज की वजह से डीमन किंग की पावर 300 से 400 गुना यहाँ पे बढ़ चुकी है। इसका साफ मायनों में यही मतलब है कि अब आप लोग की यहाँ पे बारी है। तभी डेम्यूलस वहाँ पे परेशान होकर के तुरंत ही चम्मच से चाय को वहाँ पे घोल देता है। कंपटीशन का डे भी दिन ब दिन वहाँ पे करीब आता जा रहा था, इसीलिए साइची के क्लास के स्टूडेंट्स वहाँ पे चाहते हैं कि साइची हमारा उन्हें स्कूल के बाद एक स्पेशल क्लासेस यहाँ पे दिया करे। इसके लिए इराकी भी वहाँ पे मान जाता है। एंग्यूरा और डेमिलियस भी वहाँ पे अकेडमी के ऊपर हमला करने वाले हैं, बस थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद। यहाँ ट्रेनिंग सेशन में सारे स्टूडेंट्स एक साथ साइची के ऊपर हमला कर रहे थे। यहाँ पर इराकी अपने एक स्पेल से इनके हमले को रोकने वाला था, लेकिन फिर से उसके साथ वही होता है जो कि उसके साथ हेलन से लड़ते वक्त हो रहा था। इराकी तेजी से उनके हमले को एक बैरियर की मदद से वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। ये देख वो चारों स्टूडेंट्स वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाते हैं। वैसे डीमोटिवेट तो मैं भी हो जाऊंगा यार, अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो। भाइयों 100% में से 5% बस करते हो आप लोग सब्सक्राइब। जिसके बाद वही स्टूडेंट सोचते हैं कि इसी तरह चलता रहा तो वो लोग यहाँ पे क्लास एस को हरा ही नहीं पाएंगे। तभी इराकी उन्हें वहाँ पे हौसला देता है, उतने में क्लास एस भी वहाँ पे आ जाती है। वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, लेकिन अब माहौल तो वहाँ पे गरमाने लग चुका था। हेलन तो हमला करने के लिए तुरंत से वहाँ पे तैयार थी। क्यू हेड हेलन के खंजर को देख करके पहचान लेता है कि हेलन तो यहाँ पे बल्शिया एम्पायर से आई है। क्यू हेड कहता है कि मैं तुम्हारी भूखी नंगी कंट्री के अंदर राज करते ही सभी की सभी चीजें यहाँ पे छिना लूंगा। अब हेलन ये सारी बातों को सुनने के बाद उसे जान से मार देना चाहती थी, पर बीस्ट आकर के उसे वक्त पर वहाँ पे रोक लेता है। ब्रूड भी अपने सगे भाई के खिलाफ खड़ा था एंड उसे भी अपने टीचर के ऊपर वहाँ पे भरोसा है, जिसके कारण थियो हेड वहाँ पे इराकी से दो हाथ करना चाहता था, लेकिन ब्रूड उतने में कहता है कि वही उसकी औकात दिलाने के लिए यहाँ पे काफी है, वो भी कंपटीशन के अंदर, तो तुम वहाँ पे तैयार रहना। तो थियो हेड भी वहाँ पे हंसते हुए ये कह करके चला जाता है, इसी जन्म में करोगे ना, अगले जन्म में तो नहीं। जिसके चक्कर में अब वो लड़की भी और भी ज्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। एंड आज उस लड़की ने पहली बार हमारे साइची को टीचर बुलाया था, जिसके बाद गाइस हमें उनकी कड़ी ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर कि वो लोग कई सारी चीजों में ट्रेन करते हैं। एंड धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जब उनका कंपटीशन अगले दिन वहाँ पे होने वाला था। इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी उनके मन के अंदर शक अभी भी था, क्या वो लोग कल वहाँ पे जीत पाएंगे। तभी बीस्ट भी वहाँ पे उनके साथ नहाने के लिए आता है। ब्रूड ने ये सुना है कि वो बीस्ट सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल डीमन स्लेयर के इनोसिके की तरह, इसीलिए ये बीस्ट अपने चेहरे को छुपा करके रखता है ताकि हम लोग इसे नजर न मार दें। लेकिन एग्नोस को तो लगा था कि बीस्ट यहाँ पे भालू वाला मुखौटा इस वजह से पहनता है क्योंकि इसका चेहरा यहाँ पे भालुओं वाला है और वो भालू वाले मुखौटे से अपना भालू वाला चेहरा छुपाता है। तभी इराकी भी वहाँ पे उनके साथ नहाने के लिए आता है। इराकी का छोटा भाई वहाँ पे इतना बड़ा देख करके वो तीनों के तीनों लोग वहाँ पे हैरान रह जाते हैं। और हाँ, मुझे याद आया, एग्नोस और डिमोलेस भी वहाँ पे अकेडमी के ऊपर हमला करने वाले हैं।
बस थोड़ी सी शॉपिंग कर लें उसके बाद। तभी एस्ट्रा वहाँ पर आ जाता है, जो कि डीमन कल्ट का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। वो उन्हें यहाँ अप्रिशिएट करने के लिए आया था, इनकी इतनी बेबदतर काम चोरी के लिए। वो डिम्योलस की गर्दन को पकड़ लेता है एंड बोलता है कि अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा ना तो हम लोग पक्का कभी भी यहाँ पे डीमन किंग को रिवाइव नहीं कर पाएंगे, और शायद मैं तुम्हें अगला मौका भी नहीं दूंगा, तुम्हें मैं सीधा गायब कर दूंगा। एंड ये चीज को कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर बारबाडोर क्लास बैटल कंपटीशन वहाँ पे शुरू हो चुका था, जिस पर की सबसे पहला मैच क्लास एफ और क्लास एस के बीच में होने वाला है। इसमें दो प्रतियोगी तब तक लड़ेंगे जब तक कि उनका अपोनेंट घुटनों के ऊपर यहाँ पे नहीं आ जाता और वो अपनी हार को वहाँ पे मान न ले। इस कंपटीशन के दौरान साइची तो वहाँ पे उपलब्ध ही नहीं था, क्योंकि नेचर का कॉल तो उसे बार बार वहाँ पे बुलाया जा रहा है। पहला मैच एक ही किंगडम के दो सगे भाइयों के बीच होने वाला था और ये मैच बस वहाँ पे शुरू होने ही वाला था। तभी अचानक से कुछ रिंग आकर के बारमा बस को वहाँ पे कैद कर लेती हैं, जिसमें कि बारना बस को मजा आ रहा था। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तभी अचानक एकेडमी के ऊपर एक मैजिक स्पेल कास्ट होता है, जिसके अंदर से अंग्यूरियो और डिम्योलस वहाँ पे बाहर निकलते हैं, जो इस एकेडमी के सारे स्टूडेंट को डीमन किंग को सेक्रीफाइस करने वाले थे। वो मैजिक स्पेल नर्क वाली आंखों के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। उसने चारों तरफ एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर दी थी जिस पर कि हमला करने वाला खुद ही वहाँ पे मारा जा रहा था, और इसको छूने वाला भी। अब तक कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे गायब हो चुके थे। क्यू हेड इनको रोकने के लिए वहाँ पे लड़ने आगे बढ़ता है। वो एक लाइटनिंग मैजिक का यूज करके अंग्यूरस के ऊपर वहाँ पे हमला करता है, लेकिन एंग्यूलस तो उसके हमले को उसके ऊपर ही वहाँ पे फेंक देती है। वो बेचारा बाल बाल बच गया। एंग्यूरिया वहाँ से गायब होकर के थ्योहेड के साथियों को तुरंत ही अपने मैनिपुलेशन के अंदर ले लेती है, और अब बेचारे थ्योहेड को अपने साथियों से ही वहाँ पे लड़ना पड़ रहा था। इससे पहले कि उसे कोई गंभीर चोट वहाँ पे आ जाती, ब्रूड अचानक से आकर के उसे वहाँ पे बचा लेता है। लेकिन अब एंग्यूरिया उन दोनों को एक साथ ही वहाँ पे खत्म करने वाली थी, लेकिन इस बार तो दोस्तों एग्नोस ने वहाँ पे उन्हें बचा लिया था। इस हमले के चक्कर में स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया जादू भी वहाँ पे खत्म हो चुका था। ब्रूड अपने भाई को तुरंत ही समझाता है कि ये वक्त भाई हमारा एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हम लोग को मिल करके इनको खत्म करना होगा। हेलेन भी वहाँ पे समझौता करने के लिए मान जाती है। आखिरकार कंट्री की जो बात है, अब वो सभी एक साथ एंग्यूरा के ऊपर वहाँ पे हमला कर देते हैं, पर एंग्यूरा तो एक ही शॉट में उन सभी को पीछे ढकेल देती है। लेकिन दोस्तों थ्योहेड तो अभी भी वहाँ पे टिका हुआ था। वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है, जिसको कि वो अपने अम्ब्रेला से रोक लेती है और उसी छाते को थ्योहेड के अंदर वहाँ पे घुसा देती है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पे कहती है, तुम तो कमाल हो काइजर किंगडम के राजकुमार, अपने साथियों को यहाँ पे चारा बना दिया अपने चक्कर में। पर ये तो थियोहेड का बिछाया हुआ एंग्यूरस के लिए जाल था। उसने अपने ऊपर डिफेंस मैजिक का यूज किया था। अब बीस्ट अपने मैजिक से एंग्यूरा को वहाँ पे तुरंत ही पकड़ लेता है। अब एक साथ मिल करके सभी लोग वहाँ पे एंग्यूरा के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके कारण एंग्यूरा का आधा मास्क वहाँ पे हट चुका था। एंड गाइस हम लोग देखते हैं कि एंग्यूरा का तो आधा चेहरा वहाँ पे जला हुआ था। अब एंग्यूरा बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। डेम्योलस भी साइड में खड़ा बोलता है, इन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो इनकी आ चुकी है, मतलब मेन लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। बारमा बस कहते हैं कि नहीं, वो लोग असल में डीमन कल्ट के मेंबर थे, यानी वो लोग अगर यहाँ पर आए थे मतलब कि जंग बहुत ही जल्द होने वाली है। लेकिन उनकी बातों को सुन कौन रहा था। तभी हम लोग अगली साइड देखते हैं कि डेम्यूलस के अंदर अब भी थोड़ी बड़ी जान वहाँ पे बाकी होती है। वो मरने से पहले इराकी के ऊपर अटैक कर देता है। आयरी इस चीज को देख लेती है और वो इराकी को बचाने के चक्कर में वो खुद भी इसी हमले के ऊपर आ चुकी थी और वो दोनों सच में मारे जाते हैं। मैं नहीं जानता था कि इस कहानी का अंत इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। इस बेचारी की कहानी तो आने से पहले यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन अब दोस्तों हम लोग क्या ही कर सकते हैं, बेचारा इराकी तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेकिन गाइस अभी एक और तरीका यहाँ पे बाकी है। अब हम लोग कहानी आगे देखते हैं, जहाँ पर कि इराकी को पता चलता है, बेटे अगर तू ये वाला गेम जीत गया ना, इसका मतलब तुझे अगली लाइफ मिलेगी। इसी जगह पर इराकी के साथ आयरिस भी फंसी हुई थी। आयरी इराकी को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो दोनों एक ही जूनियर स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे, लेकिन इराकी को तो आयरी नाम से बस कुछ प्रोडक्ट याद थे। अभी उन्हें हाल ही में पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पे मर चुके हैं। खत्म। ये वही दुनिया है जहाँ पर की फोर्थ वॉल टूट जाती है। मतलब कि हमारे मेन कैरेक्टर को पता होता है कि वो एक एनिमे का फ्रिक्शनल कैरेक्टर है। अब इराकी मर चुका है तो उसको वहाँ पे एक मौका दिया जा रहा है वापिस जिंदा होने का, ताकि वो दोनों लोग मिल करके कहानी को आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ पर इराकी से उसकी लाइफ के रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिसका कि अगर वो सही जवाब दे देगा तो लाइफ ऑफ डोर का यूज करके वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। लेकिन अगर भाई ने दिया फिर से गलत जवाब तो वो तुरंत यहाँ पे मौत के घाट भेज दिया जाएगा। आयरी को पूरी
तरीके से बंदी बना करके इराकी से सवाल पूछा जाता है, क्या आयरी को इराकी के ऊपर क्रश क्या उसके पहली बार देखने से आ गया था। आयरी पूरे इशारों से उसको जवाब बताने की कोशिश करती है, लेकिन इराकी को तो यही लग रहा था कि वो बेचारी बाथरूम जाना चाहती है। जैसे तैसे तुक्का दौड़ा करके वो बेचारा सही जवाब दे देता है, एंड जवाब था नहीं, जिसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन भी बताई जाती है। जूनियर स्कूल के टाइम इराकी और आयरी दोनों स्कूल में इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, तो उनके पास तो कोई दोस्त भी नहीं था एक साथ लंच करने के लिए। जिसके बाद उन दोनों ही ने एक साथ बैठ करके लंच करना वहाँ पे शुरू कर दिया था। एक दिन इराकी उससे पूछ पड़ता है कि वो यहाँ पे अकेली क्यों रहती है। वो ये चीज को जानने के लिए क्यूरियस था, क्योंकि वो तो इराकी की तरह बुली नहीं होती है। आयरी उसको बताती है कि वो दूसरों से बात करने में थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब कि दोस्तों वो साफ साफ एक इंट्रोवर्ट लड़की है। इराकी कहता है कि तुमको अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए, जैसा कि तुम मेरे से बात कर सकती हो तो एग्जैक्टली तुम दूसरों से भी जा करके बात कर सकती हो, और साथ ही में तुम तो क्यूट भी हो, तुमसे कोई भी बात करने के लिए राजी हो जाएगा। यकीनन आयरी की जिंदगी में पहली बार उसको कोई ने क्यूट बोला था। भले वो पहला प्यार नहीं था, लेकिन वो वाला प्यार था जो कि धीरे धीरे होता है। अब इराकी को भी याद आ चुका था कि आयरी यहाँ पे असल में है कौन। जिसके बाद इराकी को लास्ट टास्क और पूरा करना है, एंड ये टास्क को पूरा करते ही वो वापस से जिंदा हो जाएगा। दूसरी तरफ विम्बर किंगडम के राजा रांजे को डीमंस कम्युनिटी की तरफ से एक चिट्ठी आई होती है, जिसके मुताबिक वो दिन बहुत ही करीब आ रहा है जब डीम और इंसान एक साथ अलायंस बनाएंगे, जिसकी सुरक्षा में गिल्ड मास्टर और एरिस को उन्हें पहले वहाँ पे किडनैप कर लिया है। दूसरी ओर डीमन किंगडम के ऊपर भी इसी अलायंस के ऊपर चर्चा चल रही थी। एक डीमन जनरल लूटिया को बताता है कि वहाँ के लोग सच में बहुत ही पावरफुल हैं, खासकर वो गिल्ड मास्टर। जब वो उसकी फोटो देखती है तो वो उसको बहुत ही हॉट लगता है। वहाँ पर किंग की सुरक्षा के लिए गिल्ड मास्टर और एरिस भी जोरों जोरों से तैयारियां कर रहे थे। तीसरी तरफ साइची भी अपनी आखिरी टास्क की ओर बढ़ रहा था। वहाँ पर उनका सामना उन्हीं लोगों से हो जाता है जिसको कि हमने वीडियो के शुरुआत में देखा था। इस टास्क में इराकी को इसी भूल भुलैया से निकल करके गेट ऑफ लाइट के पास जाना है, जिसी बीच उसको अपने दरवाजे को भी बचाना होगा। लेकिन इराकी के पास तो कोई दरवाजा है ही नहीं, क्योंकि उसको दरवाजे की जरूरत ही नहीं है। उसको अपनी गुफा को बचाना होगा, वो भी काकाशी के 1000 ईयर ऑफ डेथ से। अब खेल वहाँ पे शुरू होता है, जिसके बाद आयरी शुरुआत में ही दो लोगों को बहुत ही आसानी से नॉकआउट कर देती है। लेकिन जब इराकी ट्राई करता है तो उसकी तो उंगली मुड़ जाती है। वो लोग इराकी को हार मानने के लिए कहते हैं, एंड उसकी सेकंड लाइफ को वो लोग उसके साथ एंजॉय करने के लिए बोल रहे होते हैं। लेकिन इराकी ये चीज कह करके रिजेक्ट कर देता है कि मैं यहाँ पे गे नहीं हूँ। अब वो अपनी पूरी जान को लगा करके उसके दो साथियों को फिर से मार देता है, जिसके बाद आयरी इराकी को लेकर के वहाँ पे भागने लग जाती है। लेकिन उनका लीडर उनको तो फिर से पकड़ लेता है, इस बार अपने स्पेशल रोज मूव से वो इराकी को एक जगह पर जकड़ लेता है। फिर गाइस इराकी के साथ वहाँ पे जो होता है वो चीज मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरी तरफ डीमन कल्ट में विडो डेस्टर को बताता है गैम्बल और यूटिस दोनों लोग ही अपने काम के ऊपर लग चुके हैं, एंड यहाँ पर वापिस से हम लोग इराकी को देखते हैं, जिसके पीछे बहुत ही गहरा छेद हो चुका था। आयरी को भी ये चीज रियलाइज हो रही थी कि यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है। लेकिन इराकी वापस से वहाँ पे खड़ा होता है, पर इस बार इराकी की पावर देख करके उनका लीडर तो वहाँ पे कांपने लग जाता है। इस बार तो इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा कांटों वाली फाइट होती है, जिस पर आखिर में इराकी एक पंच मार करके वहाँ पे जीत ही जाता है। और फिर आयरी और इराकी लाइफ ऑफ गेट का यूज करके अपनी दुनिया में वापस चले आते हैं। लेकिन जब वहाँ पर उसकी आंखें खुलती हैं, तब वो लुइस को घायल हालात में वहाँ पे आते हुए देखता है। उसके गिरने से पहले इराकी उसको जा करके बचा लेता है, एंड इनके पीछे हम लोग देखते हैं आयरी को, जो कि बहुत ही अजीब तरह से हंस रही थी। इसके कुछ ही वक्त पहले डांजे ने लुइस को इराकी को उसी कंट्री के अंदर वापस लाने के लिए बोला था, क्योंकि वो चाहता था कि इराकी भी आकर के इस चीज को देखे कि वो लोग अलायंस कैसे बनाते हैं। एंड किंगडम के अंदर गिल्ड मास्टर भी अलायंस शुरू होने से पहले गिल्ड में और भी ज्यादा लोगों को भर्ती किया जा रहा था। लेकिन क्या ही किया जाए दोस्तों, हर कोई इंसान वहाँ पे निकम्मा निकल रहा होता है। लेकिन उतने में वहाँ पे यूटिस आता है, जिसकी बॉडी तो देख करके गिल्ड मास्टर भी उसका फैन बन जाता है, जिसके बाद उसको तुरंत ही गिल्ड के अंदर ज्वाइन कर लेता है। अब डीमन किंगडम से भी डीमन की राजकुमारी अपने सभी जनरल्स के साथ वहाँ पे बहुत ही शान और शौकत से विम्बर किंगडम के अंदर पहुंच जाती हैं, जिसके बाद सीन वापस से काइजर किंगडम के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पर की पूरी तरीके से अकाल पड़ चुका था। किंग की हालत भी बहुत ही खराब थी। जाकी अपनी पूरी जी जान लगा करके इसके पीछे की वजह को खोजने की कोशिश कर रहा था। तभी उतने में उसको एक कमरे से किसी इंसान के हंसने की आवाजें आती हैं। वो वही जादूगर था जो कि असिस्टेंट को बता रहा था कि अब काइजर किंगडम पूरी तरीके से डीमन कल्ट के कब्जे में आ चुका है। मतलब कि जादूगर शुरुआत से काइजर किंगडम के किंग का यूज कर रहा था डीमन किंग को वापस से रिवाइव करने के लिए। अब ये बात को तो सुन करके जाकिया को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। वो जादूगर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा विम्बर किंगडम के लिए वहाँ पर निकल जाता है, उस उम्मीद को लेकर के शायद से उस किंगडम के अंदर कोई उसकी मदद कर दे। वहाँ पर जाने से पहले उसने किंग को सारी बातें वहाँ पे बता दी थी। किंग बताते हैं कि काइजर किंगडम के ऊपर करीब 30 साल पहले यहाँ पे डीमस ने हमला किया था, जिस पर कि वो लोग किसी को भी बचा नहीं पाए।
ऐसा फिर कभी भी ना हो। इसीलिए वो बेचारे अपने किंगडम को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे एंड यही लालच उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। लेकिन हालातों को देख करके तो अब उनका किंगडम अपने अंत के करीब है और अब उन्हें इस किंगडम को बचाने के लिए दूसरी कंट्रियों का साथ चाहिए। अब जैसे ही ज़ाकिया विम्बर किंगडम के अंदर पहुंचने वाला था तभी अचानक से उसके सामने डीमन कैल्ट का मेंबर डेस्ट्रा प्रकट हो जाता है। वो बहुत ही तेज था जिसकी पावर को देख करके वो समझ जाता है भाई ये तो अनदर लेवल का बंदा है। किसी न किसी तरीके से उसको एक मौका मिल जाता है उसी बंदे को मारने का। लेकिन दोस्तों हम लोग देखते हैं कि डेस्ट्रा के पास भी वैसे ही विलाय होती है जैसे कि हमारे प्रोटैगनिस्ट इरागी के पास है। वो उसके हमले को रोक देता है जिसके बाद उसके कवच को पिघला करके वहां पर उसी सेनापति को मारने ही वाला था। लेकिन अपने लास्ट मोमेंट पर सेनापति को याद आता है कि उसके किंग ने उसके ऊपर भरोसा किया है और विम्बर किंगडम की किस्मत भी अब उसके ही हाथों में है। यहाँ तक कि प्रेजेंट टाइम में जो उसके पास स्वॉर्ड है वो भी किंग की तरफ से गिफ्ट की हुई रॉयल स्वॉर्ड है। अब ज़ाकिया एक बार फिर खड़ा होता है अपनी पूरी पावर को लगा करके वहाँ पे एक स्पेल को एक्टिवेट करता है और उसी स्पेल की पावर से अपनी तलवार को वापस रिजनरेट करता है एंड सुप्रीम हेवन टेस्ट नाम का एक ताकतवर हमला टेस्ट्रा के ऊपर फेंक देता है। लेकिन वो बेचारा उसके बैरियर को काट भी नहीं पाता। अब टेस्ट्रा उसको मारने ही जा रहा था लेकिन तभी लुइस आकर के उसी बैटल को ज्वाइन करती है एंड वो अपनी इतनी प्यारी टेरिटरी के अंदर किसी एक का भी यहाँ पे खून नहीं बहने देगी। ज़ाकिया बिल्कुल बुरी हालत में लुइस को वहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि ये टेस्ट्रा नाम का बंदा तो बहुत ही पावरफुल इंसान है। लुइस उसकी एक भी बातों को सुनती नहीं है और डेस्ट्रा के ऊपर जा करके एक जोरदार हमला कर देती है। डेस्ट्रा उसके हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर दे रहा था एंड लुइस को ये बात का भी रियलाइज करवा देता है कि उन दोनों की पावर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन लुइस उससे कहती है तुम ताकतवर तो हो लेकिन मेरे मास्टर के उतने नहीं। डेस्ट्रा उसकी बकवास को अनसुना करके उसके ऊपर हमला कर देता है पर बेचारा ज़ाकिया तो उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। ये देख करके डेस्ट्रा को एक पुरानी मेमोरी याद आती है जिसको देख करके वो वहाँ से रोते रोते चला जाता है। वहाँ ज़ाकिया लुइस के हाथों में दुनिया का फ्यूचर छोड़ करके अपनी सांसों को तोड़ देता है एंड अब प्रेजेंट में हम लोग लुइस, इरागी और सारिया को एक कैबिनेट के अंदर बैठ करके कहीं जाता हुआ देखते हैं एंड वो सभी लोग विम्बर किंगडम की ओर जा रहे थे। वहीं अंदर गिल्ड मास्टर से और लोगों की दोस्ती बन नहीं रही है क्योंकि गिल्ड मास्टर ने डीमन वर्ल्ड के एक जनरल को बुढ़ा बोल दिया था एंड उसने भी बेचारे गिल्ड मास्टर के फैशन की वहाँ पे इंसल्ट की। अब ये सारी बातों के चलते उन सभी के बीच में एक भसड़ शुरू हो जाती है। रांझे और लूटिया भी बेवजह इसके अंदर पीटे जाते हैं। तभी यूटिस अचानक से खड़ा होता है एंड कहता है कि इस दोस्ती को आगे बढ़ाने का मकसद हम सब के बीच में शांति कायम करना है, ना कि यहाँ पे लड़ाई करना। सभी लोगों की ये बात सुनकर के आंखें खुल जाती है जिसके बाद वो लोग एक दूसरे से गले मिलकर के रोने लग जाते हैं। तभी उतने में लुइस के साथ वहाँ पे इराकी भी आ जाता है एंड जो भी उसके साथ और लुइस के साथ होता आ रहा है वो सारी बातें वहाँ पे बता देता है। लूटिया बताती है कि वो काइजर किंगडम और डीमन कल्ट को उनके मकसद में कोई भी तरीके से कामयाब नहीं होने देंगे, जिसके बाद डीमन किंगडम और विम्बर किंगडम के बीच में अलायंस कर लिया जाता है। अब एक्स्ट्रा सीन में हमें पता चलता है कि बारबाडोर अकेडमी में अभी जो आयरी मौजूद है वो असल में गैम्बल है जो कि उसी डीमन किंग का मेंबर है। जब इरागी लुइस के साथ विम्बर किंगडम में जा रहा था तभी कानाजुकी को भी आयरी के बिहेवियर के ऊपर शक हो चुका था एंड अब यहाँ पर इरागी नहीं है तो वो इसी बात का फायदा उठाने वाला है। अगर गैम्बल के पास्ट के बारे में बात की जाए तो वो डीमन कल्ट में आने से पहले वो गैम्बल एक नोबल परिवार से था, लेकिन उसको ये चीज बहुत ही जल्दी समझ में आ चुकी थी कि उसके खानदानी होने का लोग बस तो फायदा ही उठाते हैं। यहाँ तक कि खुद के उसके मदर एंड फादर भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो उसे बस एक वेपन की तरह देखते हैं जो कि उनके परिवार को आगे लेकर के जाएगा, जिसके कारण उस बेचारे ने अपने आप को ही खो दिया। तभी क्लास एफ का स्टूडेंट आयरी को होश पर लेकर के आते हैं एंड उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे लड़कों के बाथरूम के अंदर क्या ही कर रही हो आयरी। गैम्बल को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है इरागी को अच्छी तरीके से चोट पहुंचाने की। गैम्बल अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से सारिया का रूप ले लेता है एंड जिसके बाद वो उसके गोरिल्ला का भी रूप ले लेता है। दोस्तों गैम्बल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ उन चीजों को भी कॉपी कर सकता है जिसका वो ट्रांसफॉर्मेशन लेगा। अब गैम्बल वहाँ पे उन तीनों को एक ही हमले पर ढेर कर देता है, जिसके बाद वो मौका देख करके लुलुना के ऊपर भी हमला करता है। लेकिन लुलुना ने तो उसको देख लिया था, पर लुलुना को लगता है कि वो उसका खाना छीनने आई है, तो वो अपने में से थोड़ा बड़ा खाना उसे शेयर कर देती है। ये चीजों को देख करके गैम्बल की आंखों के ऊपर आंसू आ चुके थे। गैम्बल लुलुना से पूछता है कि तुमने मेरे साथ अपना खाना क्यों ही शेयर किया। लुलुना कहती है तुमने मेरे मास्टर की जान बचाई थी, इस वजह से मैंने तुम्हें अपना खाना दिया है, एंड वैसे भी तुम उसकी अच्छी दोस्त जो हो। ये तो सुन करके गैम्बल वहाँ पे फूल जाता है एंड शर्मा करके वहाँ से चला जाता है। अब वो लुलुना को मारने में तो फेल हो गया, लेकिन वो ओलिगा को तो नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जैसे ही वो ओलिगा के पास जाता है, ओलिगा तुरंत ही उसको अपना छाता दे देती है ताकि वो बेचारी इस बारिश के अंदर भीग न जाए। गैम्बल उस बेचारी छोटी लड़की की हरकतों को देख करके तो खुद ही हैरान रह जाता है, क्योंकि जब वो खुद ओलिगा की एज का था तो लोग आकर के उसके छाता को छीन लिया करते थे, साथ ही में उसको बुरी तरीके से कूट भी दिया करते थे। ओलिगा बोलती है कि तुम भी तो मेरे साथ अपना पूरा खाना शेयर करती हो, एंड वैसे भी तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना। जिसके बाद गैम्बल एक बार फिर वहाँ पे फूल जाता है, जिसके बाद वो फिर से वहाँ पे भाग जाता है।
अब वो इसी चीज को रास्ते में सोच रहा था कि वो 2 बार तो फेल हो चुका है, लेकिन इस बार वो इराकी बन करके आर्डोरिया के पास जाएगा और उसको मार देगा। दूसरी ओर इराकी जब विम्बर किंगडम के लिए वहाँ पर निकला था तो वो लोग रास्ते में कुछ सामान को लेने के लिए रुक गए थे, जहाँ पर कि सारिया को डेस्ट्रा बहुत ही उदास बैठा हुआ दिखाई देता है। सारिया में डेस्ट्रा को कोई और चीज वहाँ पे दिखाई दे रही थी। उतने में इराकी भी वहाँ पे आ जाता है। डेस्ट्रा वहाँ पर उन लोगों से मिलने के लिए आया था। इराकी को भी उसी बीच ध्यान आता है कि उसने डेस्ट्रा को कहीं न कहीं तो देखा है। तभी डेस्ट्रा इराकी को पहचानते हुए बोलता है, तुम तो बारबाडोर एकेडमी के टीचर हो ना। वो बोलता है कि अब इराकी बहुत ही फेमस हो चुका है, अब तो विम्बर किंगडम के राजा भी तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। वैसे इराकी उससे पूछता है कि डेस्ट्रा तुम यहाँ पर क्या ही कर रहे हो। डेस्ट्रा उसको जवाब देता है कि वो कुछ मजेदार करने के लिए सफर के ऊपर निकला है, और ये कह करके वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते जाते डेस्ट्रा यही कहता है कि वक्त हुआ तो हम फिर से जरूर मिलेंगे। जिसके बाद हमारी सीन वापिस से शिफ्ट होती है बारबाडोर एकेडमी के ऊपर, जहाँ पर कि आर्डोरिया इस चीज को देख करके हैरान होती है कि इराकी तुम इतनी ज्यादा जल्दी आ गए यहाँ पे। इराकी बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी, इसीलिए मैं अकेला ही तुमको यहाँ पे मिलने के लिए चला आया। अब वो आर्डोरिया को गले लगा करके तुरंत ही एक डैगर का यूज करके उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी आर्डोरिया एक बड़ा सा घूसा मार करके उसे दूर कर देती है, क्योंकि वो बेचारी तो बहुत ही शर्मा गई थी। गैम्बल अब मन के अंदर सोचता है कि इराकी इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी इससे यहाँ पे घूसे खाता है। वैसे वो बोलती है कि उसको इराकी की बहुत ही परवाह हो रही थी। ये सुन करके तो गैम्बल को वापस से एक और झटका लगता है। अब आर्डोरिया उससे कहती है कि अब तुम मुझे इराकी यहाँ पे गले लगा सकते हो, लेकिन गैम्बल तो अब पूरी तरीके से सदमे में जा चुका था। तो आर्डोरिया गुस्से में आकर के एक और घूसा उसके ऊपर धर देती है। अब गैम्बल को एक और नया मकसद मिल चुका था, ये लोग आखिरकार इराकी से इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं। पर गैम्बल तो धीरे धीरे अब उनके साथ कंफर्टेबल हो चुका था। उसको अचानक से याद आता है, मैं तो अपना मकसद ही यहाँ पे भूल गया भाई, मैं तो इनको मारने के लिए आया था, मैं तो इनके साथ मिल करके खाना खा रहा हूँ। तभी 12वां बस भी डीमन कल्ट के बारे में कोई बातें बताने वाले थे, लेकिन अचानक से वहाँ पर कोई बड़ा सा ऑर्क आ जाता है, जो कि आकर के उनके ऊपर हमला कर देता है। वो आर्डोरिया को लगभग मारने ही वाला था, लेकिन तभी गैम्बल उनके बीच में आ जाता है। ऑग्रे उस बंदे की डीमन आई को देख करके वहाँ से भाग जाता है। एंड ये सारी चीजों को देख करके अभी तक जो 12वां बस को शक था, मतलब कि उन्हें इतनी ज्यादा दिनों से जो पावर डीमन किंग की यहाँ पे फील हो रही थी, वो शक अब यकीन में बदल जाता है। तभी कानाजुकी बीच में आकर के रिवील करती है कि इनके बीच में जो इराकी है वो असल में हमारा असली वाला इराकी है ही नहीं, और प्रूफ के तौर पे वो अपनी साथ असली वाली आयरी को भी लेकर के आई थी, जो कि उस बिचारी को मुर्गियों के झोपड़े पर बेहोश पड़ी हुई मिली थी। अब गैम्बल भी तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो सभी को अपने प्लान के बारे में बता देता है कि किस तरह वो बेरहमी से इराकी के दोस्तों को मार करके उसे तड़पाना चाहता था। लेकिन इराकी की जगह लेने के बाद उसको ये बात तो पता चली है कि प्यार होता क्या है, जो उससे कभी भी किसी ने उसकी लाइफ के अंदर नहीं किया। इसी के कारण किसी के मरने या फिर जीने से उसको कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन गैम्बल की तो सोच अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वो एक ऐसे सफर के अंदर जाएगा जहाँ पर कि वो एक ऐसे खास को ढूंढेगा जो कि उसकी परवाह करती हो, सच मायनों में वो उसको प्यार करती हो। 12वां बस भी गैम्बल को जाने देते हैं, क्योंकि वो आसानी से जानते हैं कि अगर वो चाह ले तो अकेले ही सभी लोग को यहाँ पे मार देगा। लेकिन जब वो ये बात अपने डीमन कल्ट में बताता है कि वो डीमन कल्ट को आज से छोड़ रहा है और वो अभी से डीमन किंग का साथ भी नहीं देगा, तो अचानक कहीं से काले लिबास वाला आदमी आकर के गैम्बल को वहाँ पे बेरहमी से मार देता है। दूसरी ओर विम्बर किंगडम के अंदर गिल्ड के सभी लोग डीमन कल्ट के ऊपर हमला करने की तैयारियां कर रहे थे। तो वक्त आ चुका है कि यूटिस भी अपने सारे प्लान को अंजाम दे दे। वो यहाँ पर सभी लोगों को मारने की सोच रहा था। तभी पैसिफरमैन वॉशरूम करने के लिए जाता है और वहाँ कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके अगले दिन गिल्ड मास्टर और विडोर की इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। गिल्ड मास्टर ये चीज कहता है कि वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा जिसने कि उसकी जान ली है। एरिस आकर के बताती है कि BB1 की सांसें अभी तक यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन वो दोनों तो उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद इधर उधर वो लोग इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। बेबी मैन की पैंट की चेन खोली हुई थी, तो वो लोग वहाँ पे कुछ गलत सोचने लग जाते हैं कि वो असल में बाथरूम के अंदर इतनी देर से कर क्या रहा था, जो चीज को सोच करके एरिस वहाँ पे बहुत ही एम्बैरेस हो जाती है। खैर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए वो लोग अपने साथियों के ऊपर ही शक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। तो वो लोग इसी केस को क्लोज करके बेबी मैन को जमीन पर ही जिंदा गाड़ देते हैं। अबे भाई ये लोग क्या है यार, क्या खाते हैं ये लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। लेकिन तभी कब्र से बेबी मैन का हाथ बाहर निकलता है, जो कि गिल्ड मास्टर का पैर वहाँ पे पकड़ लेता है। सभी लोग को यही लगता है कि बेबी मैन अब यहाँ पे ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन बेबी मैन तो उठ करके बताता है मैं तो बस चैन की नींद सो रहा था। बेबी मैन को इतनी अच्छी तरीके से जिंदा देख करके गिल्ड मास्टर को बहुत ही खुशी होती है और एरिस को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैं कह रही थी ना ये जिंदा है, फिर भी तुम लोग ने इसे जिंदा गाड़ दिया। खैर बेबी मैन बताता है कि वो बाथरूम में अपने ही दूध की बोतल से फिसल करके गिर गया था। तो अब गिल्ड मास्टर यूटिस को कांग्रेचुलेट और थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उसकी सहायता के बगैर इस केस को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन अब एरिस को यूटिस के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से शक होने लग जाता है। दूसरी तरफ विम्बर किंगडम के अंदर वहाँ पे इराकी क्लासिफ को बताता है कि विम्बर किंगडम और डीमन
डीमन किंगडम के बीच में अलायंस बांध दी गई है, यानी कि बहुत ही जल्द उन लोगों का सामना डीमन केल्ट के मेंबर से होने वाला है। इसलिए वो सभी के सभी स्टूडेंट को अपने आप से तैयार होने के लिए बोलता है, क्योंकि क्लास एफ के सभी स्टूडेंट खुद ही खुद के रक्षक हैं। दूसरी ओर हम लोग एरिस को देखते हैं, जो कि अंधेरी गली से वापस गिल्ड की ओर जा रही थी। तभी उसके सामने अचानक से यूटिस आ जाता है। यूटिस को देख करके एरिस थोड़ा सा हैरान तो थी। यूटिस वहाँ पे कहता है कि अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। वो आयरिस के सामने रिवील कर देता है कि वो डीमन केल्ट का मेंबर है एंड उसका शौक है ताकतवर लोगों से जा करके लड़ना एंड उनको जान से मार देना। एंड यही चीज को वो एरिस के साथ अब करने जा रहा है। एरिस भी उसके एक ही पंच में ढेर हो जाती है। अब एक और पंच में जब वो उसको मारने जा ही रहा था, तभी उसी पंच को आ करके गिल्ड मास्टर रोक लेता है एंड उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यूटिस पूरी बात को घुमा करके बोलता है, हम तो बस यहाँ पे खेल रहे थे और कुछ भी नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग गिल्ड मास्टर को जितना भी बेवकूफ समझते हैं वो उतना बेवकूफ है नहीं। वो झूठ सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। जिसके बाद यूटिस भी उसे सारी सच्चाई वहाँ पे बता देता है एंड उसकी बेवकूफ सी फ्रेंडशिप की बुराई करने लग जाता है, जो देख करके अब गिल्ड मास्टर से ये सारी बातें सहन नहीं होती एंड उसको एक ही घूसा मार करके कई मीलों दूर तक फेंक देता है। जिसके बाद वो पूरी फोर्स से जंप लगाता है एंड सीधा उड़ते हुए यूटिस के पास पहुंच जाता है। तभी उन दोनों के बीच बराबर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट होना शुरू हो जाती है। यूटिस कहता है कि उसकी डिप्रेस्ड लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिसके कारण उसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गई थी। लेकिन आज उसको वो टाइप का अपोनेंट मिल चुका है जो कि उससे लड़ने के काबिल है। जिसके बाद तो यूटिस अपनी पूरी पावर का यूज करके गिल्ड मास्टर से लड़ने लग जाता है। अब बेचारा गिल्ड मास्टर भी कहीं न कहीं उससे वहाँ पे कुटने लग गया था। तभी गिल्ड मास्टर यूटिस से ये बोलता है कि उसकी पूरी मसल्स वहाँ पे रो रही हैं। आखिर उसने उसके ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों ही डाला हुआ है। अब यूटिस भी इस चीज को नोटिस करता है कि उसकी सारी मसल्स वहाँ पे कांप रही हैं। तभी वो अचानक से सामने देखता है गिल्ड मास्टर को, जो कि बहुत ही गुस्से में और ताकतवर दिखाई दे रहा था। गिल्ड मास्टर अपनी पूरी पावर को अपने पंच के ऊपर दे करके यूटिस के ऊपर वहाँ पे लगा देते हैं, लेकिन वो पंच तो यूटिस के करीब से निकल जाता है। हम लोग गाइस देखते हैं कि वो हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि भाई पहाड़ों के बीच से छेद बन जाता है। अब गिल्ड मास्टर भी बेहोश होकर के वहाँ पे यूटिस के ऊपर ही गिर जाता है। यूटिस उसको वहीं अकेला छोड़ करके वापस अपने घर जाने लगता है। उसने गिल्ड मास्टर की इतनी ज्यादा डेडिकेशन को देख करके अपनी हार को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था। तभी उसके सामने अचानक से विडोर प्रकट होता है, जो कि यूटिस को वहीं पर मार डालता है, क्योंकि यूटिस बेचारा वहाँ पे हार चुका था। दूसरी ओर हम लोग अपने प्रोटैगनिस्ट इरागी को देखते हैं, जो कि अपनी मैजिक का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहा है। और बारमाबस के हिसाब से यही सही वक्त था इरागी को सारी सच्चाई बता देने का। बारमाबस बहुत सालों पहले से ही जानते थे कि डीमन कल्ट इसी कंट्री के ऊपर आकर के हमला करेगा, जिसकी वजह से वो इरागी को यहाँ पर लेकर के आए थे, क्योंकि जो इरागी के पास फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन है वो असल में डीमन किंग से कनेक्टेड है। एंड इसी तरह इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी कहानी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं हम पुरानी स्टोरीज की। जब कई सारे गॉड मिल करके इस दुनिया को क्रिएट कर रहे थे, तभी एक गॉड को इन सारी चीज से आपत्ति थी एंड उसी आपत्ति के चलते चलते गॉड्स के बीच वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया, जिस पर की ज्यादातर चीजें सभी वहाँ पे खत्म हो गयी। लेकिन आखिर में सभी गॉड्स ने मिल करके उसी गॉड को इसी वर्ल्ड के अंदर सील कर दिया था। जिसके बाद वो वाला गॉड जिसको सील कर दिया गया था वो सभी गॉड से नफरत करने लग गया था एंड उसी नफरत वाली चीजों से जन्म हुआ फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का, जो इंसानों की नेगेटिव एनर्जी को यूज करके इस दुनिया के अंदर फैलने लग गया। एंड इस चीज को गॉड ने भी नोटिस किया, जिसके बाद उन लोगों ने उसे वहीं पर रोक दिया। लेकिन जो भी फ्रूट ऑफ द एवोल्यूशन को खाता है आगे चल के वो डीमन किंग का खाना बन जाता है, क्योंकि जिस गॉड को भी सील करा गया था वो असल में डीमन किंग ही था। अब ये बात भी सभी के सामने आती है कि डेस्ट्रा कभी बारमाबस का स्टूडेंट हुआ करता था। एक बड़े युद्ध के दौरान डेस्ट्रा ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, जब तक कि जा करके बारमाबस वहाँ पे डेस्ट्रा से मिला। वहाँ पर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डेस्ट्रा का माइंडसेट तो अब दुनिया को खत्म करने का बन चुका था। वो इन सारी चीजों का दोष अब भगवान को देने लग गया था। जिसके बाद बारमाबस की स्टूडेंट लिबेरा ने डेस्ट्रा को वहाँ पे सुधारा था। वो धीरे धीरे लिबेरा को बहुत ही पसंद करने लग गया एंड उसने अभी अभी अपने आप को संभाला ही था कि तभी डीमस ने बारबाडोर एकेडमी के ऊपर हमला कर दिया, जिस पर कि वो अपनी जान बचाते बचाते एक बड़े डीमन के सामने आ गया। उसी वक्त बारमाबस बाकी सारे डीमन से लड़ने में व्यस्त था। जब वो डीमन आगे बढ़ करके डेस्ट्रा को मारने वाला था, तभी लिबेरा ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके वहाँ पे डेस्ट्रा को बचाया था। इस चीज का सदमा वो वहाँ पे सह न पाया। डीमन लोगों के जाने के बाद उसे मलबे के अंदर लिबेरा तो नहीं मिली, लेकिन वो क्लिप जरूर से मिलती है जिसको डेस्ट्रा ने वहाँ पे लिबेरा को दिया था। इस चीज को देखने के बाद डेस्ट्रा की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो उसी डायमेंशन के अंदर चला गया जहाँ पर कि हमने इरागी को डीमन किंग के साथ देखा था। डीमन किंग डेस्ट्रा को मैनिपुलेट करता है एंड यकीन दिलाता है कि ये सभी की सभी चीजें यहाँ पे गॉड ने की हैं। जिसके बाद डेस्ट्रा उसकी बातों में आकर के द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा लेता है। उसी वक्त बारमाबस उसको चाह कर भी नहीं रोक पाए थे। अब जब वो ये वाली कहानी को बता ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने डेस्ट्रा आ जाता है, जो वहाँ पर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है जिसके कारण कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। वो इरागी को अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन बारमाबस अपने मैजिक का यूज करके उसके मैजिक से बाहर निकल
निकल जाते हैं एंड इरागी को बचाने की कोशिश करते हैं, पर यकीनन वो बेचारे ऐसा नहीं कर पाते, जिसके बाद डेस्ट्रा बार्नबास को मार करके विडोर की पावर से इरागी और सारिया को दूसरे डायमेंशन के अंदर लेकर के चला जाता है एंड वो डायमेंशन पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी से बना हुआ था, यहाँ तक कि डीमन किंग भी इसी जगह पर सील्ड है। डेस्ट्रा साइची को बताता है कि उसके पास एब्सोल्यूट डेथ की पावर है, जिससे कि वो किसी को भी जाकर के छुएगा तो वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो कभी वापस से रिकारनेट भी नहीं हो सकता। मतलब कि अभी तक डेस्ट्रा ने जिन जिन लोगों को मारा है वो लोग कभी भी रिकारनेशन नहीं ले सकते, जिसके लिए वो डीमन किंग का बहुत ही शुक्रगुजार है। लेकिन वो साइची का पावर यूज करके डीमन किंग को रिवाइव करके अपनी पावर से डीमन किंग को मारना चाहता है। मतलब कि डेस्ट्रा वहाँ पर डीमन किंग को ही मारना चाहता है। अरे नहीं, वो तो पूरे वर्ल्ड को ही खत्म करना चाहता है। जिस वर्ल्ड ने उसको इतना ज्यादा दुख दिया है तो वो वर्ल्ड अब वहाँ पे रहेगा भी नहीं। जिसके बाद साइची और डेस्ट्रा के बीच तुरंत ही लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर साइची अपने मैजिक का जरा से भी यूज नहीं कर सकता है, जिसके वजह से वो बस अपनी स्किल का यूज करके वहाँ पे लड़ता है। डेस्ट्रा आखिर में अपने खंजर से इरागी को वहाँ पे घायल कर देता है एंड जब वो उसको मारने वाला था तभी सारिया कहीं ना कहीं से बीच में आ जाती है। लेकिन सारिया का तो हर एक हमला उसके लिए हवा का चलता फिरता झोंका था, जिसके बाद वो सारिया को भी अपना एब्सोल्यूट डेथ का यूज करके वहाँ पे मार देता है। ये चीज को देखने के बाद तो इरागी अब पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसके कारण इरागी के अंदर से बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है। जाने की इरागी अब वहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, जिसके कारण डीमन किंग की पावर भी अब वहाँ पे बढ़ रही थी। हम देखते हैं कि इरागी के अंदर का फ्रूट ऑफ द एवोल्यूशन टूट चुका है, जिसके कारण इरागी के अंदर से बहुत ही तेजी से एनर्जी वहाँ पे निकलने लगती है एंड फ्रेंड्स अब उसकी ताकत डीमन किंग के टक्कर की हो चुकी थी। जिसके बाद हमारे हीरो इरागी की आंखें एक और नए डायमेंशन के अंदर खुलती हैं, जहाँ पर कि उसके सामने सभी चीजें रिवाइंड हो रही थी। यहाँ डेस्ट्रा उसे उसकी वो वाली मेमोरीज भी दिखाता है जब वो अपनी दुनिया के अंदर बुली हुआ करता था, सभी लोग उसको परेशान करते थे। वो इरागी को मैनिपुलेट करता है, उसे यकीन दिलाता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ एंड हम लोगों को मिल करके इस दुनिया को खत्म कर देना चाहिए जिसने कि हमें इतना ज्यादा दुख दिया है। इरागी बस उसकी बातों को वहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला था कि तभी उसको वहाँ पे सारिया की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो डेस्ट्रा के साथ आने से तुरंत ही इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पे बुली हुआ करता था, क्योंकि अगर मैं उस वक्त वहाँ पर बुली नहीं हुआ होता तो आज मुझे इतनी ज्यादा अच्छी जिंदगी भी न मिली होती। हम लोग देखते हैं कि सभी लोग इरागी को कहीं ना कहीं से शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। सारिया भी अचानक से सामने आती है, इरागी को आकर के थैंक यू कहती है कि उसने सारिया के गोरिल्ला होने के बाद भी बिना किसी चीज के उसको वहाँ पे अपना लिया एंड अब इन सभी चीजों के प्यार के कारण इरागी अपने डायनामिक पावर का कंट्रोल कर पा रहा था, जिसके बाद उसका आखिरी बार एवोल्यूशन होता है एंड अब की बार वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खूबसूरत बन चुका था और अब इरागी अपनी लव का पावर का यूज करके वहाँ पे एक प्लांट उगाता है, जिसके कारण वो उन सभी को वापस से जिंदा कर देता है जो कि वहाँ पे मर चुके थे। जिसके बाद इरागी की स्पेशल वाली पावर चली जाती है, लेकिन अभी भी उसके पास लव वाली पावर है, जिस पर कि वो डेस्ट्रा के साथ लड़ता है एंड उससे वहाँ पे जीत भी जाता है। डेस्ट्रा को अब वहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था कि असल में वो ऐसा हार कैसे सकता है, जबकि वो दोनों तो एक ही जैसे मेंटालिटी के थे। जिसके बाद वो फूट फूट करके रोने लग जाता है। तभी इरागी उसको याद दिलाता है कि अगर वो कोशिश करे तो वो अभी भी अपने आप को यहाँ पे बदल सकता है। ये चीज सुन करके डेस्ट्रा को अच्छा लगता है, जैसा कि उसका भाई उसको वहाँ पे कुछ समझा रहा हो, और वो अपनी एब्सोल्यूट डेथ पावर से ही अपने आप को वहाँ पे हिट कर लेता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि उस बेचारे को अब अपनी टीचर के पास जाना है। इरागी उसको उठा करके वापस से जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अब तभी सारिया अब इरागी के सामने आती है एंड अपने गोरिल्ला फॉर्म पर आकर के इरागी को वहाँ पे प्यार करने लग जाती है। जिसके बाद दोस्तों सारी चीजें वहाँ पे नॉर्मल हो जाती हैं। गैम्बल भी नॉर्मल होकर के वहाँ पे उसी स्कूल का टीचर बन जाता है एंड यूटिस ने भी गिल्ड मास्टर के साथ वापस दोस्ती करके उसी गिल्ड में रहना चाहा। जाक, एंग्यूलस और डेम्यूलस वो लोग भी वापस से जिंदा हो चुके थे। एंड फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये वाला एनिमे यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम लोग आखिर में एक डीमन को भी देखते हैं। एंड गाइस इसी के साथ हमारे 4th पार्ट में ये पूरी सीरीज यहाँ पे एंड हो जाती है। एंड दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने जितना भी प्यार दिखाया है वो तो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता, तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। खैर अभी तक इसके आगे के एपिसोड नहीं निकले हैं। जब तक लिए दोस्तों मैं नई नई सीरीज को लाता रहूंगा, तो चैनल को जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना।